वो कुछ चीजें ऐसा है कि ओवरलैपिंग है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग है, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, जो केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1995 को ये करती है, नियमित है ना, तो वो सब अलग अलग चीजों का अलग अलग है। जैसे टेलीविजन के लिए अलग है, टेलीकॉम के लिए अलग है, इंटरनेट के लिए अलग है ना, अपराध हो तो अलग है। तो अलग अलग अथॉरिटी के अपने अपने नियम है, जी जी। तो पूरी हाँ व्यवस्था को समझना होगा। बिल्कुल सर। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते सर, एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर कोई गफला करा, उन्होंने फ्रॉड करा, तो उसके ऊपर कंप्लेंट करा था। उसमें उसके ऊपर इंक्वायरी भी हो चुका है। वो बाद में भी वो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दे रही, वो बोल रही गवर्नमेंट को भेज दी है, वो अंडर प्रोसेस है बोल के बता रहे। क्या करना सर? हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना कि जो भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई है सर वो हाँ उसमें गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस में जो है वो व्यक्तिगत सूचना मानी जाती है, लेकिन आप यदि खुद शिकायत करता है हाँ हाँ तो फिर सर सर आरटीआई सर। में आप उसकी मांग कर सकते हैं कि मैं स्वयं शिकायत करता हूं, तो इस पर की गई कार्रवाई जो है वो मुझे दी जाए, तो उसमें सर आप अभी सर्टिफिकेट अपील कर सर सकते अभी सदस्य जोड़ रहे हैं अपन, तो 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सर हैं। इसमें हाँ क्या जी, एडअप करना चाहूंगा, अभी एक रिसेंट हाँ जी, अपडेट आया है मेरे पास। यस सर। अभी सर जो सुभाष कुमार अग्रवाल है ना, सुभाष कुमार अग्रवाल नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाँ, सुभाष। आरटीआई कार्य करता है, उनके जी जी सुप्रीम जी। कोर्ट में केसेस हुए बहुत जी तो सारे। सर इनका 81H के मामले में ना अभी इन लोग कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, कोई भी जैसे जांच वगैरह हो रही है ना इसका। अभी जैसे अभी एक सीआईसी का एक आदेश आया था, अपने को पता चला था कि 12 साल से पेंडिंग था। इसी तरह से सुभाष कुमार अग्रवाल जी का एक मामला जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और उसी कारण से उन लोग जो है जांच रिपोर्ट जो है वो 81H के अंतर्गत अभी फाइनली दे नहीं रहे हैं। हम लोग अभी टीपी के लिए गए थे, तो हमने संबंधित जो आईओ होता है, आईओ के ऊपर जो सीनियर अधिकारी होता है उससे हम बहुत, उसने हमको बहुत सारी काम काम की जानकारियां टैक्स चोरी को लेकर दी। मतलब उसने एकदम प्रैक्टिकल बता दिया कि हमारी याचिका जो है कौन सी स्टेज पे है, क्या आयु है, क्या है, सब कुछ बता दिया उसने। बट उसने एक ही चीज लास्ट में बोला कि मैं ये सब चीजें आपको रिटर्न में नहीं दे सकता, ओरली बस इसमें बता देखिए, सकता हूँ। कारण यही है कि सुभाष चंद्र कुमार अग्रवाल वाला जो केस है। हाँ जी, तो सर इसमें इसमें लास्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे बहुत सारे ना, किशन चंद जैन जी के भी जैसे कभी रिसेंट में भी एक अपडेट आया था, केस पेंडिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण। सुभाष कुमार अग्रवाल, इसको भी लेके सर अपन आने वाले समय में एक मीटिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे जो लंबे समय से पेंडिंग केसेस हैं और बहुत ही हाँ, इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे अभी सीआईसी का डिसीजन तो आ गया, मगर ऐसे बहुत से केसेस हैं उनको लेके भी चर्चा की जा सकती है। हाँ, ये दो फर्क मैं बता देता हूँ आपको। जो देखिए, 81G अलग है, 81H अलग है। सिविल इंक्वायरी है तो 81G लागू होता है, क्रिमिनल इंक्वायरी है तो सीआरपीसी लागू होता है, तो इसे उसमें 81H का एग्जम्पशन लगता है। तो जो जांच हो रही है उसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि सिविल जांच है कि आपराधिक जांच है। आपराधिक जांच में ऑलरेडी सीआरपीसी या बीएनएस में सूचना का अधिकार है, तो वहाँ पर जो भी ट्रायल चला जाएगा तो वहाँ पे अभियुक्तों को पहले सूचना पूरी दी जाएगी, मैजिस्ट्रेट खुद देगा, है ना। तो वहाँ पे आरटीआई जो है वो उस पर ओवरराइड ये नहीं करता है, क्योंकि उसमें अपने अपराध होते हैं और कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है। तो अपराधी का जो भी अधिकार है वो सूचना पर है, सूचना की प्रक्रिया पर नहीं है। तो सूचना अलग है, प्रक्रिया अलग है। तो प्रक्रिया यदि देखो, आरटीआई कानून है ना, किसी भी कानून को निरस्त नहीं करता है एक्सेप्ट फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो सूचना देने के लिए जितने भी कानून बने हुए आरटीआई के अतिरिक्त है, वो सब में अलग अलग प्रक्रिया दी हुई है, और वो प्रक्रिया उस कानून की फॉलो करनी पड़ेगी। तो कोई भी नागरिक का अधिकार प्रक्रिया पर नहीं होता है, सूचना का अधिकार है, सूचना मिलेगी, लेकिन वो कानून जो भी बना हुआ है हाईकोर्ट के रूल है या फिर कोई दूसरे रूल है, जैसे कोर्ट के रूल है, तो उसके मुताबिक मिलेगी। तो प्रक्रिया का पालन जो है वो सबको करना पड़ेगा। तो आपको अमुक अधिनियम में मुझे मिले, ये आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, कोई भी नागरिक इंसिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सूचना का अधिकार के अलावा भी बहुत से कानून है जिसमें सूचना मिलती है। तो सूचना की प्रक्रिया पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, जी जी सर। मेरा मेरा कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी हुआ सर। सिविल या क्रिमिनल थी वो। सिविल सर। अच्छा, हाँ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ओके। सर मिलना चाहिए, मेरे को नहीं लगता इसमें देंगे हम लोग। नहीं, आप क्रिमिनल केस की बात करें, उनका सिविल का तो उसमें है ना, क्लॉज अलग अलग होते हैं, 81H अलग है, 81G अलग है। जी जी जी। सिविल में नहीं दे सकता है सर? सिविल में 81G लागू होता है, क्योंकि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, गिरीश रामचंद्र देशपांडे, तो उसमें ये कि आप यदि स्वयं शिकायत करता है तो फिर आप मांग सकते हैं कि ये व्यक्तिगत सूचना नहीं है और मेरे से संबंधित है, अदरवाइज तो नहीं मिलती। हाँ, मैं मांग कर सकते हैं ना सर? यस, और दूसरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट साबित नहीं करना आपको, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज नहीं है। आपको सर अपना स्वयं का इंटरेस्ट बताना है कि आप कौन है, आपको क्यों चाहिए। तो आप यदि स्वयं प्रभावित है तो उसमें यह है कि आपको शिकायतकर्ता होने के नाते मिल सकती है, सबको नहीं मिलेंगी, ऐसा है। ओके। 81J में क्या होता है, 81J में ऐसा नहीं होता है कि एक को सूचना दी जाए तो सभी को दिया जाए। तो 81J में सुप्रीम कोर्ट का हर एक जज, हाई कोर्ट का हर एक जज, हर सूचना आयोग, हर अपील अधिकारी, हर पीआईओ अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय ले सकता है। इसमें रूल ऑफ प्रेसिडेंस लागू नहीं होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको उसमें ये करना पड़ेगा कि आप स्वयं शिकायत करता है तो आपको मिल जाएगी, दूसरा व्यक्ति शिकायत करता नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। ओके। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी है ना सर? वो पब्लिक इंटरेस्ट का क्लॉज डिलीट कर दिया ना, अभी जो संशोधन हुआ है 81J में लागू नहीं होता है ना।
तो पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो है वो क्लॉज उसमें नहीं लागू, उसमें ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट साबित भी कर दो तो भी नहीं होगा, आपको ये साबित करना है कि 8(1) लागू नहीं होता, तब आपको सूचना मिलेगी, है ना। आपको क्लॉज को ही चैलेंज करना है कि 8(1) का जो एग्जेम्पशन उन्होंने लिया वो एग्जेम्पशन ही लागू नहीं होता है। आप यदि पब्लिक इंटरेस्ट साबित करोगे, पब्लिक इंटरेस्ट आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट साबित करना जरूरी नहीं है, और पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दो तभी सूचना नहीं मिलती है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो केवल 8(1) और ई के लिए है, जे के लिए नहीं है ना। तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन है और आप स्वयं प्रभावित कैसे है। वो यदि आप बता दो कि आप डायरेक्टली उस केस से रिलेटेड है तो फिर वो 8(1) लागू नहीं होगा। तो आपको 8(1) लागू नहीं होता, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। सर विषय शुरू किया जाए आज का। हाँ यस सर, कर जी सकते जी हैं। आज सभी सदस्यों का स्वागत है यहाँ पर। और आज का जो हमारा विषय है वो ट्राई को लेकर TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें अभी एक नया एक्ट आया है, अभी रिसेंट में 2024 में आया है, लगभग 1 माह 1.5 माह पहले। और ये कई सारी जो विसंगतियां थी हमारे देश में जो चल रही थी टेलीकॉम को लेकर, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो उन सबके लेके आज इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में इसके बाद हम ट्राई की जो वेबसाइट है उस पर जो RTI से संबंधित जो जानकारियां दी गई है, मैंने व्यक्तिगत देखा है तो काफी अच्छी तरह से उन्होंने RTI के बारे में पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें वेबसाइट पर उपलब्ध कराई हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित हमारे कई सारे जो सवाल है कॉल रिकॉर्डिंग जी सर आवाज आ रही है जी जी सर कॉल आ गया था। तो इस तरह से कई सारी चीजें जो है ट्राई के अंतर्गत है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीजों का के बारे में चर्चा करेंगे। तो विनय सर मेरा आपको स्वागत है, और साथ में सर आपका होस्ट में सर आप टाइपिंग पे आगे बढ़िए सर, और प्रेजेंटेशन पे चर्चा स्टार्ट करते हैं सर। जी विनय सर हेलो। हाँ हाँ यस, मैं शुरू कर रहा हूँ, शेयर कर लेता हूँ मैं प्रेजेंटेशन। जी 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 मैं दूसरा डिवाइस भी यूज़ कर रहा हूँ, तो लैपटॉप से मैं शेयर कर रहा हूँ और मोबाइल से मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि स्क्रीन भी क्लियर होगा और आवाज़ भी क्लियर होगी सभी को, ठीक है। जी 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 सर हाँ यस, तो शुरू करूँ मैं कुलदीप जी? जी जी बिल्कुल सर, आपकी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है, आपकी आवाज भी क्लियर है जी सर। तो आज हम टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 देखेंगे, पर इसके डिटेल प्रावधान हम नहीं देखेंगे क्योंकि बड़ा एक्ट है, लगभग 62 सेक्शन का, तो ये पूरा एक्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसके जो मेन फीचर्स है वो हम देखेंगे, और ये क्यों लाया गया और इससे कौन कौन से पुराने कानून निरस्त हुए, ये सब हम बारी बारी से देखेंगे। और इसके जो मुख्य फीचर है तो इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है, पूरा का पूरा कानून लागू नहीं हुआ है लेकिन ज्यादातर लागू हो गया है। कुछ चैप्टर्स है जो इसके लागू अभी नहीं किए गए, जैसे कि स्पेक्ट्रम अलोकेशन वगैरह। तो हमको पता है कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था, और जब ये पॉलिटिशियंस को पता चला कि ये स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी यूजफुल होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी यूजफुल नहीं होती है, और ये एक स्केर्स रिसोर्स है, तो इसमें भी लोगों ने घोटाला करना शुरू कर दिया। तो अब इसमें ऑक्शन का प्रावधान किया गया है, तो अभी कोई अलोकेशन चल नहीं रहा है, तो इसलिए फिलहाल ये चैप्टर लागू नहीं किया गया है, लेकिन बाकी जो सेक्शन है कई सेक्शन लागू कर लिए गए, तो हम इसमें देखेंगे क्या लागू हुआ है क्या लागू नहीं हुआ है। इट एम्स टू अपडेट एंड यूनिफाइड टेलीकॉम लॉज by replacing outdated laws like the Indian Telegraph Act of 1985, 1885। अब जो 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट है, ये इंडियन नाम इसलिए है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन के अलावा और भी बहुत सारे देशों के लिए कानून बनाती थी, तो जो भारत के लिए कानून बनाती थी उसमें इंडियन वो लोग लिखते थे। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, अब टेलीग्राम सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट ने 2013 में बंद कर दी, अब ऑब्सोलीट है करके, तो इसलिए ये कानून भी ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि टेलीग्राम अब नहीं भेजे जाते। द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933, ये भी एक कानून है जो वायरलेस टेलीग्राफी जिससे शुरू हुआ था, और ये भी पुराना हो गया था और ऑब्सोलीट हो गया था, तो इसलिए इसको भी समाप्त कर दिया गया। एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, ये पहले ही ये कर दिया गया था, तो उसको पूरी तरह से रिपील कर दिया गया है। तो ये 3 कानून को ये पूरी तरह समाप्त कर देता है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दिया गया है दैट क्लियरली डिफाइंस इट्स स्कोप, देयरबाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, क्योंकि जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया कुछ ओवरलैपिंग कानून है और कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग कानून लागू होते हैं, तो इसमें काफी कंफ्यूजन था क्योंकि ये 100-150 साल पुराने होने की वजह से सब ये पुराने कानून हो गए थे, तो इसलिए इनको बदलना जरूरी था। अब इसमें नया चेंज क्या किया गया है वो देखेंगे। मैसेजेस सेंड थ्रू इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज व्हाट्सएप, सिग्नल एंड टेलीग्राम एज वेल एज दोज दैट आर एन्क्रिप्टेड एक्सेप्ट ओवर द टॉप OTT सर्विसेज आर विद इन द एक्ट एम्बिट। अब इसमें क्या इसके एम्बिट में आता है क्या नहीं आता, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें हम देखेंगे इसको डिटेल में कि इसमें व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम, इसको हम आजकल बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, IMS। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब है कि मैसेज आपने भेज दिया, मैसेज चला गया। तो जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो तो इसमें आता है, लेकिन जो एन्क्रिप्टेड है कि जो ओवर द टॉप, जैसे कि आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहा है, तो कुछ OTT सर्विसेज है जिसके बारे में डाउट है कि ये इसके एम्बिट में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इस तरह की कुछ चीजें इसमें है, तो वो हम देखेंगे। दूसरा, इसका जो फ्रेमवर्क है, तो एक्ट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव ROW यानी कि राइट ऑफ वे, क्योंकि जो अलग अलग टेलीकॉम की लाइंस होती है ये प्रॉपर्टी पर से जाती है, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है या कौन सी प्रॉपर्टी इकोनॉमिकल है। तो जैसे कि रेलवे लाइन के पहले या नहर के पहले एक सर्वे किया जाता है, तो उसी तरह से टेलीकॉम लाइन के पहले भी ये देखा जाता है कि टेलीकॉम लाइन कहाँ से लेनी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी रास्ते में आ रही है। तो इसमें पहले बड़ी प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा लिटिगेशन होता था, तो इसलिए इसमें सरकार ने राइट ऑफ वे जो है कि टेलीकॉम सर्विसेज करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क को तो दिन ब दिन बढ़ता ही है, अलग अलग टाइप की लाइन्स होती है, जिसमें कुछ हमारी जमीन के अंदर से जाती है, इसको फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं, पहले कॉपर की होती थी, अब एल्यूमिनियम की, या दूसरी जो फाइबर ऑप्टिक लाइन की होती है। कुछ ऐसी होती है जो समंदर के अंदर से जाती है, तो वो ओशन सबमरीन केबल्स बोलते हैं। हवा के थ्रू भी सिग्नल जाते हैं जिसको वायरलेस बोलते हैं, स्पेस के थ्रू जाते हैं जिसको टेलीकॉम ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कई तरह से होता है, इसको बोलते हैं लैंड, सी, एयर एंड स्पेस। The definition of public entities has been broadened to include government agencies, local bodies and PPP projects like airports, seaports and highways। तो अब एक लाइन कहाँ से जाती है, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार की ही है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी सरकार की है, लोकल बॉडीज भी सरकार की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें आजकल एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट है और हाईवेज है।
इसमें भी सेवाएं देनी पड़ती है, क्योंकि हजारों लाखों जनता वहाँ आती जाती है और उनको भी सबको ये टेलीकॉम सर्विसेज देनी पड़ती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उन पर इनको पावर दिया गया है कि इनको राइट ऑफ वे है और ये कोई भी चीज पर से ये टेलीकॉम वायर्स वगैरह ले जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जमीन के अंदर होती है, दीवारों में होती है, छत में होती है, कहीं से भी ले जा सकते हैं और वायरलेस भी हो सकती है। पब्लिक एंटिटी शैल बी ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड राइट ऑफ वे एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो पब्लिक एंटिटी जो है वो इनको राइट ऑफ वे देगी टेलीकॉम की लाइन के लिए, ये इसमें किया गया है। दूसरी है कॉमन डक्ट्स। तो इसमें इन लाइन विद पीएम गति शक्ति विजन द लॉ प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश कॉमन डक्ट्स एंड केबल कॉरिडोर्स। तो इसमें जिम्मेदारी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि उनको जहां जहां पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो इसमें कॉमन डक्ट्स होती है। डक्ट्स मतलब गड्ढे होते हैं, पाइप की तरह टनल्स होती है, उसमें से वो ये केबल्स वगैरह जाती है और केबल्स के थ्रू डेटा जाता है। तो ये डक्ट्स और केबल के लिए कॉरिडोर बनाए जाए, ये इसमें प्रावधान है। फिर नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स, तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 ऑफ दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। तो सरकार को टेलीकॉम सेवाएं रोकने का अधिकार है। तो इसमें जहां भी ऐसा लगता है कि जैसे कर्फ्यू घोषित करते हैं, तो उसी तरह से कहीं पर ऐसा कुछ लगता है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए या अफवाहें उड़ रही है, पब्लिक इमरजेंसी के लिए सेवाएं रोकनी है, तो इस तरह से सेवाएं रोकने का अधिकार जो है वो 20(2) में दिया गया है। दिस मेजॉरिटी एक्सपांड्स द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज दैट मे बी एबल टू इंटरसेप्ट मैसेजेस। 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो टैपिंग कर सकती है, रिकॉर्डिंग कर सकती है। तो ये कौन सी 10 एजेंसी है वो हम देखेंगे कि जिनको टैपिंग करने का अधिकार है, जो संसद में सूचना दी गई थी उसके मुताबिक। फिर डिजिटल भारत निधि है, ये पुराने प्रोविजन है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो पहले था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ, इसका नाम बदलकर अब डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है, which can be used to fund research and development and pilot projects instead of just supporting the establishment of telecom services in rural areas। तो ये जो नए नए फ्रीक्वेंसी पर अभी भी चल रहा है, क्योंकि स्पेक्ट्रम मैंने बताया कि कम है और सैकड़ों हजारों किलोमीटर यदि हमारे सिग्नल पहुंचाने हैं, जो हम रेडियो से पहुंचाते हैं, टेलीविजन से पहुंचाते हैं, और मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, आईएसएम होता है, जैसे कि इंडस्ट्री साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड्स होते हैं, और उसके अलावा एमेच्योर या जो शौकीन लोग हैं जो हॉबी के लिए करते हैं उनके बैंड्स होते हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च चलते रहता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करने के लिए किया गया है, रादर देन प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज इन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में ऑलरेडी इंटरनेट सब जगह पर लगभग पहुंच गया है, तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब ये फंड जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कि इसका R&D में इस्तेमाल किया जाए। दैट आल्सो प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू फैसिलिटेट इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, इसका कांसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब कोई नई फ्रीक्वेंसी पर R&D करना है, ट्रायल करना है, तो इनको टेलीकॉम एक्ट के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है। इसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहा गया है। तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि सैंडबॉक्स क्या होता है और टेलीकॉम में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है। तो इसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। फिर इसमें प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स है कि कमर्शियल मैसेजेस सेंड विदाउट द यूजर्स कंसेंट मे लीड टू रेलेवेंट ऑपरेटर फेसिंग ए फाइन एंड बीइंग बैंड फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये जो स्पैम आता है, स्पैम का मतलब है कि अनवांटेड मैसेजेस, कि जैसे एक एजेंसी दूसरे को डेटा दे देती है और फिर ये वो मार्केटिंग वाले बेच देते हैं, आधार कार्ड नंबर, ये वो कई चीजें भी बेची जाती है, फोटोकॉपी करने जाते हैं उन दुकानों से। तो ये जो अनऑथराइज तरीके से जो सेलिंग होता है कि जिसमें हमको अनवांटेड कॉल्स आते हैं कि अचानक कोई फोन कॉल करके मार्केटिंग वाला कहीं डिस्टर्ब कर देता है, या मैसेज आता है या ईमेल आता है। तो ये जो कमर्शियल मैसेजेस होते हैं कमर्शियल पर्पस के विदाउट कंसेंट, तो इसमें इसको रेगुलेट करने के लिए इसमें फाइन का प्रावधान किया गया है। इसमें ऑफेंसेस का भी एक सेपरेट चैप्टर है। एस्टैब्लिशिंग डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑपरेटर्स। तो कोई भी ऑपरेटर है उसको डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब यूजर को राइट है, पूरी जनता को राइट दिया गया है कि जब भी चाहे वो डू नॉट डिस्टर्ब कर सकता है ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये अलग अलग सर्विसेज के लिए आप DND जिसको कहते हैं, ये डू नॉट डिस्टर्ब का जो प्रावधान है, ये हर एक ऑपरेटर या हर सर्विस प्रोवाइडर को देना जरूरी है ताकि आप जब चाहे उनको ऑफ कर सके। Having more than 9 SIM cards will attract fines up to ₹2 lakh. The limit is being reduced to 6 for residents of Jammu and Kashmir and the North East. तो 9 से ज्यादा सिम कार्ड लाइफ टाइम में मिल नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है। 100 करोड़ से ज्यादा संख्या पार हो रही है और पॉपुलेशन ऑलरेडी 140 करोड़ हो गई है, और इसलिए 10 डिजिट नंबर जो है इसको हमको 11 डिजिट करना पड़ेगा, जो प्रक्रिया अभी चल रही है। और 11 डिजिट होगा तब फिर हम 100 करोड़ से बढ़ाकर इसको 1000 करोड़ तक कर सकते हैं। तो जब तक ये लिमिटेशन है तब तक अभी लिमिट कर दी गई है कि जो सिम कार्ड लेते हैं या एक ही व्यक्ति अपने नाम से बहुत सारे सिम कार्ड ले लेता है, तो उसे बाकी लोगों को सिम कार्ड मिल नहीं पाते और नए नंबर भी मिलना प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो ये प्रॉब्लम तो उनके ध्यान में आया जब 94 करोड़ हो गया था और उन्होंने देखा कि 78 करोड़ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, इसको सिम कार्ड कहते हैं, इसमें छोटा सा प्रोसेसर भी होता है, कुछ मेमोरी भी होती है लिमिटेड। तो ये जो सिम कार्ड है ये 9 से ज्यादा एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल में नहीं दिए जाएंगे, ताकि कमर्शियल पर्पस के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में इसकी संख्या 6 कर दी गई है, और इसको यदि कोई करे तो उल्लंघन करे तो 2 लाख तक का फाइन का प्रोविजन है। अब टेलीकॉम की जो जनरेशन है ये अलग अलग 6 जनरेशन है, जिसमें हम पहला बोलते हैं एनालॉग वॉइस, इसको बोलते हैं 1G, जी मतलब जनरेशन होता है ना। फिर 2G मतलब सेकंड जनरेशन। जनरेशन का अर्थ ये होता है कि टेक्नोलॉजी में जब बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं उसको हम जनरेशन बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हम बोलते हैं कि 20 साल की एक जनरेशन होती है, तो 20 साल का मतलब है कि हमारा एज डिफरेंस यदि 20 साल या उससे ज्यादा है, तो जिस सर्कमस्टेंसेस में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ, हमारा जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल नए जनरेशन के बच्चों को बोलते हैं मोबाइल जनरेशन किड्स, क्योंकि पैदा होते ही इन्होंने मोबाइल देखे हुए हैं। तो उनको नहीं पता कि मोबाइल के बिना हम कैसे काम करते थे, हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि बिना बिजली के हमारे ग्रैंडफादर्स कैसे काम करते होंगे, क्योंकि हम तो पैदा हुए तब से हमने इलेक्ट्रिसिटी देखी है। तो जनरेशन का अर्थ ये होता है कि जब सिग्निफिकेंट चेंज होता है टेक्नोलॉजी में तो उसको जनरेशन कहते हैं, और इसलिए 1G 2G 2.5G 3G 4G 5G 6G इस तरह से अलग-अलग 6 जनरेशन है टेलीकॉम की। तो इसमें पहले एनालॉग वॉइस था, बाद में 2G में डिजिटल मैसेज भी आ गया, SMS सर्विसेज वगैरह, तीसरे में मोबाइल डेटा आ गया, चौथी जनरेशन में मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गया, पांचवी जनरेशन में न्यू रेडियो 5G, और 6G में न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से छठे जनरेशन पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो एनालॉग वॉइस जो है 1980 तक लगभग चला, मतलब अभी भी चल रहा है ये। तो मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन जिसमें AMPS NMT TSCS वगैरह है, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड है, जैसे AMPS अमेरिका का है स्टैंडर्ड। तो मैं इसे ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जैसा हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं, लेकिन अलग अलग जनरेशन है और इसका जो कार्यकाल है वो दिया गया है कि कौन से इसमें यह है। तो 1980 में ये था, 1990 में फिर आया एफिशिएंट वॉइस टू रीच बिलियंस, यानी DMS GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन CDMA, और डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये सब 2G में आया। 3G फिर लगभग 2000 के आसपास आया, जिसमें फोकस शिफ्ट टू मोबाइल डाटा, दैट इज हापा प्लस WCDMA EVD0, तो ये 2000 के आसपास आया। 2009 के आसपास
4G आया, जिसमें इंटरनेट डाटा एक्सपांशन, LTE, LTA, गीगाबिट, LTE ये सब आया। कितना डेटा एक साथ 1 सेकंड में ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि आजकल बड़े-बड़े वीडियोस भी डाउनलोड हो जाते हैं बड़े फास्ट। फिर 2019 में यूनिफाइड कनेक्टिविटी, दैट इज वायरलेस एज, 5G न्यू रेडियो, ये चीजें आई 5G से। और 2030 तक हो सकता है कि 6G आ जाएगा, कि जिसमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टू एमबीबी, URLLC, MMTC। तो ये इसके टेक्निकल डिटेल्स है कि जो अलग-अलग जनरेशन है उसमें ये स्टैंडर्ड जो होता है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, व्हिच इज द बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन के स्टैंडर्ड से सभी देश मानते हैं ताकि अलग-अलग देशों में कम्युनिकेशन हो सके। अब इंटरसेप्टिंग टेलीकॉम फोन कम्युनिकेशंस, जो कुलदीप जी का प्रश्न था, जो उन्होंने कुछ मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजे और जो पूछना भी चाहते थे, तो कुछ सवालों के जवाब मैं एडवांस में दे देता हूँ कि टैपिंग कौन कर सकता है, टैपिंग के अधिकार किसको है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो 2019 में द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड द लोकसभा दैट 10 सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED एंड द इंटेलिजेंस ब्यूरो IB कैन इंटरसेप्ट टेलीफोन कम्युनिकेशंस प्रोवाइडेड दे हैव द यूनियन होम सेक्रेटरीज प्रायर परमिशन टू डू सो। तो ये होम सेक्रेटरी से परमिशन लेते हैं, उसके बाद ये टैपिंग कर सकते हैं। तो ये CBI, ED और IB तो है ही, और भी 7 एजेंसी है जो आगे मैं नाम बताऊंगा, तो इनको टैपिंग के अधिकार है। सेक्शन 20(2) जो अभी लागू हुआ है इस एक्ट का, ये लागू हो गया क्योंकि सेक्शन 10 से 30 लागू हो गए हैं। तो सेक्शन 26 जून से लागू हुए, 26 जून को नोटिफिकेशन निकाला गया था। द सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 अलाउ द सेंटर और स्टेट्स टू टेक टेम्पररी पोजीशन ऑफ एनी टेलीकॉम सर्विस और नेटवर्क ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को टेलीकॉम सर्विसेज बंद करने का अधिकार है। तो जैसे कर्फ्यू लगाते हैं उसी तरह से टेलीकॉम का किसी एरिया में कहीं जैसे दंगे हो गए हैं या अफवाहें उड़ रही है या कोई पब्लिक इमरजेंसी हो गई है, जैसे वायरस फैल रहा है या टेक्निकल, जैसे अभी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरी दुनिया में आउटेज हो गया था 2 दिन में, 2 दिन तक पूरे एयरलाइंस ही है वो जगह जगह पर प्रॉब्लम हुई थी पूरे दुनिया में। तो जब भी ऐसा कोई पब्लिक इमरजेंसी होता है, भारत में भी एक संस्था है जिसको बोलते हैं सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट का उसमें दिया है IT ऐड में, तो वो मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें सर्ट इन है, बहुत पावरफुल होता है, जिसको इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोलते हैं। तो ये सर्ट जो होता है ये इमरजेंसी घोषित करता है, और जब टेलीकॉम इमरजेंसी होती है तो ऐसे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये सेवाएं टेम्पररीली बंद कर सकती है। अब इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो 10 एजेंसीज फॉर द पर्पस। अब टैपिंग और रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है, इंटरसेप्टिंग कौन कर सकता है मैसेजेस का या टेलीकम्युनिकेशंस का, फोन कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ इसमें आता है। तो ये 10 एजेंसीज है जो भारत में ऑथोराइज है। इसमें है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, जिसके अंडर में इनकम टैक्स, ये वो बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, ये भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जिसकी NIA एक्ट 2008 से स्थापना हुई है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की जासूसी संस्था जो विदेशों में जासूसी करती है, डायरेक्टरेट ऑफ IB देश के अंदर जासूसी करती है, रॉ ये विदेश में जासूसी करती है भारत सरकार की तरफ से, एंड डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस ये आर्मी का होता है, तो ये DSI मिलिट्री का होता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो ये 10 वो है संस्था है कि जिनको टैपिंग का या रिकॉर्डिंग का अधिकार है, और इनको यूनियन होम सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती है पहले। फिर हम आगे देखते हैं कि ये हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क क्या था, कौन कौन से कानून है जो समाप्त हुए, क्यों समाप्त किए गए, क्या प्रावधान थे, अभी क्या चेंज हुआ है। तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर शेप्ड बाय 3 लॉज, नेमली द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 हैज अंडरगोन ए ट्रांसफॉर्मेटिव लीगल इवोल्यूशन। तो इसमें काफी चेंजेस होते रहे, संशोधन होते रहे, और इसको रिपील करने की भी समय समय पर मांग उठी गई कि ये पुराने कानून को निरस्त किया जाए। तो 1950 एक्ट addressing unlawful possession of telegraph wires was recently repealed by the repealing and amending act 2023 emphasizing regulatory adaptability। तो जो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट है जिसमें बहुत सारे पुराने कानून समाप्त किए गए थे, उसमें ये टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया था, और उसको समाप्त करने के बाद जो बचे हुए 2 कानून थे उसको अभी 26 जून से समाप्त कर दिया गया, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट। तो ये 2 कानून और समाप्त हो गए। अब ट्राई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि ट्राई एक्ट ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिससे भारत में टेलीकॉम सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो टेलीकॉम के लिए ट्राई एक्ट, इंश्योरेंस का किया गया तो उसके लिए IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 1991 में शुरू किया गया था, तो उसमें कुछ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीजें शुरू की गई, जिसमें LPG मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजों का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ कि भारत के संस्थाएं जो है वो विदेशों में भी व्यापार कर सकते हैं, और जैसे कई इंडियन बैंक है जो विदेशों में भी चलते हैं आजकल। तो ट्राई एक्ट 1997, इससे हमारे जो डॉट था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उसका नाम बदलकर उसमें BSNL किया गया, कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है, डॉट अभी भी है बट इसको BSNL कर दिया गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो बना 2020 का नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया, और वो भी सेवाएं दे सकता है, और इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है वो भी दे सकती है। तो इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ट्राई है। इंस्ट्रूमेंटल इन टैरिफ रेगुलेशन की जो इनका बिलिंग पर्पस है, एस्टैब्लिश बोथ द ट्राई एंड द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT। अब ये ट्राई के ऊपर TDSAT होता है, तो जो कंपनी का जो आपस में लेन देन होता है, क्योंकि सभी कंपनी एक दूसरे का नेटवर्क यूज करती है पूरे भारत में, वैसे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन टेलीकॉम सर्कल्स जो है वो हमारे यहाँ 22 है, 22, अमेरिका में 13 है, क्योंकि अमेरिका छोटा है, यहाँ पे टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हमारे ज्यादा है, तो इसे 22 है। तो ये 22 टेलीकॉम सर्कल्स है, सर्कल्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट से अलग होते हैं। तो जो टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट, ये कि कितने उपभोक्ता है टेलीकॉम के, टेलीफोन में मोबाइल भी आ गया है, तो सभी लोग एक दूसरे का नेटवर्क यूज करते हैं, और जैसे बैंक आपस में सेटलमेंट करती है और बैंक को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ये अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज है उसके डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए ट्राई है, ट्राई रेगुलेट करता है, और फिर यदि डिस्प्यूट हो तो फिर ट्राई के ऊपर TDSAT है, TDSAT के ऊपर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। और ये जो TDSAT है वही 2017 से
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए भी जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो टीडीएस एक्ट को दो अलग अलग पावर है, एक ट्राई एक्ट में पावर है, दूसरा उनको आईटी एक्ट 2000 में पावर है। क्योंकि जो मोबाइल कंपनी थी वो ही आजकल इंटरनेट भी देती है, तो इसलिए अलग अलग ट्रिब्यूनल की वजह से बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं लीगल ज्यूरिडिक्शन के। तो इसलिए अब साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त करके या रीनेम करके ये जो टीडीएस एक्ट है उसी को एपेलेट ट्रिब्यूनल भी कर दिया गया। तो वो जब ट्राई में काम करती है तो उसको टीडीएस एक्ट बोलते हैं, और वो जब आईटी एक्ट में काम करती है तो उस ट्रिब्यूनल को एपेलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी हाउएवर रिमेंस वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो लाइसेंस देना है वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है अभी भी। अब इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, तो टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन December 18, 2023। तो 18 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया। इट सीक्स टू रेगुलेट एक्टिविटीज रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशंस। इट रिपील्स द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। इट आल्सो अमेंड्स द ट्राई एक्ट 1997। तो 3 एक्ट को समाप्त कर रहा है और एक एक्ट को अमेंड कर रहा है। और इसके अलावा केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट में भी कुछ चेंज किया गया है 1995 में, जो इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए मंत्रालय भी अलग है। Now, authorization for telecom related activities. So, prior authorization from the central government will be required to provide telecommunication services. तो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए पहले प्रायर ऑथोराइजेशन जरूरी है, क्योंकि ये मिलिट्री पर्पस के लिए भी होता है। मिलिट्री वाले भी आपस में संदेश भेजते रहते हैं, तो उनके फ्रीक्वेंसी बैंड अलग होता है। आंखों से हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है आंखों से, लेकिन हवा में ऐसे सिग्नल होते हैं, तो उसमें रेडियो के सिग्नल होते हैं, टेलीविजन के सिग्नल होते हैं, इंटरनेट के सिग्नल होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। तो इसका जो रेगुलेशन होता है ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो ये सिग्नल हमको आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन ये सिग्नल आपस में इंटरफियर ना करे। तो ये टेक्निकली जरूरी है कि सब लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी या उनको जो डेसिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी है उसमें ही ऑपरेट करें। तो जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन पुलिस करती है, तो उसी तरह से ये इंटरनेट ट्रैफिक या जो रेडियो या टीवी का जो ट्रैफिक है, मैसेज का ट्रैफिक है, ये सब रेगुलेट किया जाता है। फिर एस्टैब्लिश, ऑपरेट, मेंटेन और एक्सपांड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये टेलीकॉम नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, एक्सपांड करना, ये सब इसमें आता है। परमिशन जरूरी है इसके लिए। एंड परचेस रेडियो इक्विपमेंट। रेडियो इक्विपमेंट होती है, पहले रेडियो के लिए भी भारत में लाइसेंस होते थे। आपको पता होगा कि ब्रॉडकास्ट रेडियो जो होता है उसके लिए भी लाइसेंस फीस हर महीने जमा करनी पड़ती थी, 15 रुपये ऐसा कुछ रेट था उस टाइम। उसके बिना आप रेडियो रिसीवर सेट नहीं खरीद सकते थे, लाइसेंसिंग जरूरी था। बाद में वो लाइसेंसिंग का प्रोविजन हटा दिया गया, तो अब रेडियो टीवी इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेट टॉप बॉक्स करके या रजिस्ट्रेशन करके, क्योंकि टीवी के लिए फिर केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट आ गया 1995 में, जिससे हमारे टेलीविजन का प्राइवेटाइजेशन करा दिया गया। पहले सिर्फ दूरदर्शन होता था। अब एक्जिस्टिंग लाइसेंसेस विल कंटिन्यू टू बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ देयर ग्रांट और फॉर 5 years वेयर द पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। तो जो एक्जिस्टिंग लाइसेंसेस है, ये कानून बनने के बाद वो पुराने लाइसेंस जो है वो 5 साल तक चलते जाएंगे, और या फिर जब भी रिन्यूअल उनका समाप्त होगा तो उनको अपने रिन्यूअल जब ड्यू होता है तब करना पड़ेगा, या फिर मैक्सिमम 5 साल तक करना पड़ेगा, उसके बाद एक्जिस्टिंग लाइसेंस समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 साल इसलिए दिया गया है कि जो सर्विसेज दी गई है उसमें इंटरप्शन ना हो, तो इसलिए इसमें 5 साल का टाइम दिया गया है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको। ऑथर असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि इसकी अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले पिक एंड चूज होता था कि जो पसंद आ गया उसको दे दिए। बाद में फिर 122 लाइसेंस 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिए थे, और उसमें कुछ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह भी हुए थे टेलीकॉम मिनिस्टर के उस टाइम। ये राजा केस आपको मालूम होगा, 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल। तो अभी असाइनमेंट के लिए कुछ चैप्टर इसमें अलग से बना दिया गया है। तो ये स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाए, उसके ऑप्शन की प्रोसेस वगैरह इसमें दी गई है। तो स्पेक्ट्रम विल बी असाइन्ड बाय ऑप्शन। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आप यदि मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको 5 मेगाहर्ट्ज या जो भी वो दिया जाता है कि आप इतने से इतने फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे। आप यदि रेडियो वाले हैं तो रेडियो के लिए जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पहले देता था कि आपके रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी ये रहेगा। आप टेलीविजन है तो आप टेलीविजन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो केबल टीवी में आपका जो चैनल होगा, ताकि वो दूसरों के साथ इंटरफियर ना हो। और बीच में गार्ड बैंड भी होता है कि जो कोई यूज नहीं करता है, ताकि जैसे दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस जरूरी होता है ना, वैसे वो गार्ड बैंड होता है कि जिसमें कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम जो होता है ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम इसको समझते हैं, और ये अलॉट किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम विल बी असाइन्ड बाय ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजेस वेयर इट विल बी अलॉकेटेड ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री है, ISM इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड मेडिकल, तो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी किसको दिया जाए ये गवर्नमेंट तय करती है। और कमर्शियल होता है, कमर्शियल का मतलब जो भी टेलीफोन खरीदेगा या रेडियो खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, वो उसको रिसीव कर सकता है। तो ये कमर्शियल बेसिस पे पब्लिक के लिए जो सर्विसेज होती है उसके लिए ऑप्शन किया जाएगा। दिस इंक्लूड पर्पसेस सच एज नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री बैंड होता है, तो ये मिलिट्री बैंड नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए और डिफेंस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए भी होता है, क्योंकि वहां पर आप अचानक लाइन नहीं कर सकते, तो वायरलेस से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है, उसके लिए अलग से बैंड होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग इसके लिए अलग होता है, जो यह IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो करता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए भी अलग है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। सैटेलाइट सर्विसेज सच एज DTH, डायरेक्ट टू होम, एंड सैटेलाइट टेलीफोनी। टेलीफोनी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है कि टेलीफोन सर्विसेज जिससे दी जाती है इसको हम ऑडियो या वॉइस सर्विसेज बोलते हैं, तो ये टेलीफोनी कहलाता है। अब इसमें वॉइस के अलावा मल्टीमीडिया डेटा, मतलब डाटा, पिक्चर, वीडियो वगैरह भी दिया जा सकता है। पिक्चर ट्रांसमिशन को हम फैक्स बोलते हैं, फैक्सिमाइल। तो टेलीफोनी जो है वो अब केवल ऑडियो के लिए नहीं रहा, बल्कि वो टेक्स्ट, ऑडियो और पिक्चर और वीडियो सबके लिए होता है, जिसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। फिर BSNL, MTNL जो है ये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, जो बॉम्बे और दिल्ली के लिए है अलग से। एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, तो ये सब अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिए जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रीपर्पज और रीअसाइन एनी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो फ्रीक्वेंसी का पर्पस या उसकी रेंज बदल सकती है। जैसे कि ISM है, मैंने बताया कि इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड मेडिसिन है। मेडिसिन अलग है, मिलिट्री अलग है, तो वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग एंड सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि कंपनी आपस में एक दूसरे को स्पेक्ट्रम या अपनी फ्रीक्वेंसी बेच सकते हैं। तो शेयर कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक से लेकर दूसरे को बेचना, लीजिंग कर सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं। तो ये सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि वो इनको अलाउ कर सकती है।
इसके बाद है जो सर्चिंग के पावर्स है, तो पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। इंटरसेप्शन का मतलब है कि सिग्नल को आगे जाने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल जेल में जैमिंग किया जाता है, एग्जाम चल रही है तो एग्जाम में अभी जैसे एग्जाम सेंटर होता है तो वहाँ पे एक फ्लोर पे या एक कमरे में वहाँ पे जैमर लगा देते हैं ताकि वो जितने भी मोबाइल होते हैं वहाँ पे वो सब जाम हो जाए। तो ये सब पावर्स होते हैं। तो पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च, तो मैसेजेस और क्लास ऑफ मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्सन में बी इंटरसेप्टेड, मॉनिटर्ड और ब्लॉक ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। एग्जाम करते हैं तो हम भी जैमर लगा देते हैं, तो उस दिन वो उस फ्लोर पे वो नहीं चलता या उस कमरे में मोबाइल फोन नहीं चलते हैं। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज को अलग अलग पावर होते हैं। तो इसमें ये इंटरसेप्टिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। जेल में भी ये प्रोविजन होते हैं, जेल में भी जैमर वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं। सच एक्शंस मस्ट बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी एंड मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ग्राउंड्स व्हिच इंक्लूड। अब ये टेम्परेरी होता है और जो स्पेसिफाइड ग्राउंड है उसी पर हो सकता है। तो पहला ये कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, मतलब अपराध या दंगे भड़काना, और पब्लिक ऑर्डर। तो टेलीकॉम सर्विसेज में भी सस्पेंडेड ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। तो ये टेलीकॉम सर्विसेज जो है सस्पेंड किया जा सकता है। द गवर्नमेंट में टेक टेम्पररी पोजीशन ऑफ एनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और सर्विसेज ऑन ऑकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। तो इसमें कोई भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको पोजीशन में ले सकती है। इसी तरह के पावर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी दिए गए हैं, जिसमें 17 बी है। तो उसमें जो आईटी एक्ट है उसमें कोई भी इंटरनेट इक्विपमेंट है वो पोजीशन में कर सकती है। इसमें कोई भी जनरल टेलीकॉम इक्विपमेंट है, टेलीकॉम में रेडियो टेलीविजन वगैरह भी सब आ गया, तो ये कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो पोजीशन में ले सकती है। जैसे उसमें सर्ट होता है, तो सर्ट को पावर है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, वो इंटरनेट में कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे वो उसको पोजीशन में ले सकती है ताकि कोई ऑफेंस कर रहा है या कोई नेटवर्क डाउन हो रहा है अचानक, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट में सर्च प्रीमाइसेस और व्हीकल्स फॉर पोजीशन ऑफ अनऑथोराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क और इक्विपमेंट। तो इनको सर्चिंग के पावर होते हैं। जैसे कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, तो आप यदि उनके उसमें अगर उनको तुरंत पता चल जाता है कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो तुरंत आके मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं कि आप ये हमारी फ्रीक्वेंसी में आप कैसे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनके जो सिग्नल है वो बाधित होते हैं। तो ये जहां पर ऐसा है तो ये पोजीशन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तलाश वगैरह ले सकते हैं। ये पावर्स अलग अलग एजेंसी को है। दूसरा पावर्स टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड तो वैसे आईएसओ करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज ए बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। भारत में इसके लिए बीआईएस है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट के भी होते हैं, जैसे IEEE स्टैंडर्ड्स वगैरह। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट्स फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एंड सर्विसेज। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है ये इक्विपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नेटवर्क के लिए और सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको मालूम है 5 एम्पियर 15 एम्पियर का है। अब आपका प्लग और प्लग टॉप का साइज यदि अलग अलग है तो एक दूसरे के साथ ऑपरेट नहीं करेंगे। स्टॉपर है तो दरवाजे की स्टॉपर भी तभी लगती है जो स्टॉपर है और जो छेद है वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो। तो टेलीकॉम में भी ऐसा होता है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इक्विपमेंट है, उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी हो और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसलिए ये इसके लिए स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मतलब है कि किसका अधिकार है उस रास्ते पर। जैसे कि हम ट्रैफिक में जानते हैं कि जैसे एक हाईवे है और दूसरा एक गली में से कोई गाड़ी निकल रही है, तो जो हाईवे पर गाड़ी चल रही है उसका अधिकार पहले बनता है और जो गली में से निकल रहा है उसको पहले देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी दोनों साइड पे कोई गाड़ियां तो नहीं जा रही है। तो फैसिलिटी इसी तरह से यहाँ पर टेलीकॉम के लिए राइट ऑफ वे है। फैसिलिटी प्रोवाइडर्स में सीक राइट ऑफ वे और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी टू एस्टैब्लिश टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट ऑफ वे मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अब जहाँ पर किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट ऑपरेटर हो, और उसको करना है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रॉपर्टी से जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट है, रेलवे है, कई जगह पर सर्विसेज देनी पड़ती है। तो यदि ऐसी सर्विसेज देनी है तो वहाँ पर जो राइट ऑफ वे है तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब इसमें भेदभाव ना हो कि ये सरकारी है ये प्राइवेट है उस तरह से, और जो प्रॉपर्टी है उसमें भी भेदभाव ना किया जाए कि सरकारी प्रॉपर्टी है प्राइवेट हो। प्राइवेट है तो उनको पेमेंट किया जाता है। जैसे टेलीकॉम टावर आप यदि अपने बिल्डिंग पर छत पर लगाते हैं तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है, किराया मिलता है। तो उस तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये इसमें राइट ऑफ वे के अलग से चैप्टर दिया गया है। फिर इसमें प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। The central government may provide for measures to protect users which include prior consent to receive specified messages such as advertising messages। जैसे मैंने बताया कि स्पैम मतलब अनवांटेड मैसेज है कि अनचाहे लोग आपको फोन करते हैं या आपको से मैसेज भेजते हैं, ईमेल वगैरह या कुछ दूसरे मैसेज भेजते हैं, तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब प्रावधान देना जरूरी है। क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स। तो कोई भी सर्विस है वो जबरदस्ती इम्पोज नहीं की जा सकती, उसमें वो डू नॉट डिस्टर्ब का अधिकार होना चाहिए, ताकि जैसे सपोज नाइट टाइम में मुझे मैसेज नहीं चाहिए तो मैं फोन कॉल को उसमें नाइट मोड में, डार्क मोड में कर देता हूँ कि मुझे 11 से 4 के बीच में सुबह मैसेज नहीं चाहिए, तो वो उस तरह से डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आप अपने डिवाइस को कभी भी ले जा सकते हैं। एयरप्लेन मोड में जैसे आप ले जाते हैं जब एयरक्राफ्ट में करते हैं ताकि वो फ्लाइट के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, तो इस तरह से ये हर एक सर्विस प्रोवाइडर को ये डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर देना जरूरी है। एंड ए मैकेनिज्म टू अलाउ यूजर टू रिपोर्ट मालवेयर और स्पेसिफाइड मैसेजेस। तो इसमें रिपोर्टिंग भी होता है कि जैसे आपको कोई मालवेयर है, जैसे ऑलरेडी उसमें भी है cybercrime.gov.in में रिपोर्टिंग करते हैं इंटरनेट में, उसी तरह से टेलीकॉम में आप किसी का भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि जैसे पहले भी था, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था तब भी होता था, लेकिन तब कॉलर आईडी अलग से इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ता था। आजकल तो ट्रू कॉलर और ये सब ऐप्स है तो उससे पता चल जाता है। तो इसमें जब भी आपको लगता है कि आपको किसी वेबसाइट को या किसी पोस्ट को रिपोर्ट करना है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मालवेयर या स्पेसिफाइड मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऑफेंस हुआ है। और इसके लिए अलग अलग रेमेडीज देनी जरूरी है, जैसे फेसबुक पोस्ट है, यूट्यूब पोस्ट है, किसी भी चीज को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आईटी एक्ट में ये सब प्रोविजन है। एंटिटी प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज मस्ट एस्टैब्लिश ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिट्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो इसमें ऑनलाइन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उनको बिना कागज के बिना लिखा पड़ेगा सीधा वो रिपोर्टिंग ब्लॉकिंग वगैरह कर सके। इसके बाद है अपॉइंटमेंट्स टू ट्राई। तो बिल अमेंड द ट्राई एक्ट टू आल्सो अलाउ इंडिविजुअल्स विद। अब इसमें ट्राई एक्ट में कुछ संशोधन किया गया है। तो ये किया गया कि एटलीस्ट 30 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज द चेयरपर्सन। ट्राई का जो चेयरपर्सन है उसका कम से कम 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एटलीस्ट 25 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज मेंबर्स। मेंबर्स के लिए कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है ट्राई का मेंबर बनने के लिए। और ट्राई के ऊपर फिर टीडी सेट होता है, तो टीडी सेट का अलग से कॉम्पोजिशन है जो ट्राई एक्ट 1997 में दिया गया है। तो ये संशोधन किया गया। डिजिटल भारत निधि, ये मैंने बताया कि पहले एक फंड था 1885 में जिसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहा जाता था, तो इसको नाम बदलकर अब इसको डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द
1985 अंडर सर्व्ड एरिया, यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस पहले नहीं होती थी, तो ये ग्रामीण एरिया में नेटवर्क विस्तारित करने के लिए अंडर सर्व्ड एरियाज के लिए ये फंड यूज होता था। द बिल रिटर्न्स इज प्रोविजन, लेकिन अब फंड का नाम बदल गया, पर्पस भी बदल गया, तो रीनेम द फंड एज डिजिटल भारत निधि एरिया के लिए भी निधि को यूज किया जा सकता है। इस तरह से इसका पर्पस जो है वो एक के बजाय ज्यादा पर्पस कर दिए गए हैं। अब इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टी जो है इसका एक अलग से चैप्टर है, 10 चैप्टर है टोटल इसमें, 62 सेक्शंस का जो एक्ट है। द बिल स्पेसिफाइज वेरियस क्रिमिनल, बिल का वैसे एक्ट बन गया है, सो इट स्पेसिफाइज वेरियस क्रिमिनल एंड सिविल ऑफेंसेस। तो इसमें एडजुडिकेशन अथॉरिटी भी है और सिविल क्रिमिनल दोनों रेमेडी है, तो हम देखेंगे क्या क्या है। प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज विदाउट ऑथोराइजेशन, मतलब बिना ऑथोराइजेशन के यदि आप टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑफेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी है। गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए टेलीकॉम नेटवर्क और डेटा आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। ये ऑलरेडी हैकिंग वगैरह आईटी एक्ट में भी है, तो इसमें 66 में है, सेक्शन 43 में है आईटी एक्ट में, तो उसमें जैसा ऑफेंस उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस करते हैं टेलीकॉम नेटवर्क। टेलीकॉम में सब कुछ आ गया, रेडियो टीवी कोई भी है, किसी की फ्रीक्वेंसी पे आप एक्सेस करके वो सिग्नल को टैप करते हैं अनऑथोराइज तरीके से, रिसीवर इक्विपमेंट से वगैरह। फाइन अप टू 2 करोड़ रुपीज और बोथ। अब इसमें फाइन जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का किया गया है, तो इसमें 3 साल तक की सजा, 2 करोड़ जुर्माना या दोनों हो सकता है। ब्रीचिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑथोराइजेशन इज पनिशेबल विद सिविल पेनल्टी अप टू 5 करोड़ रुपीज। अब यदि जो आपके ऑथोराइजेशन मिला हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करते हैं, जैसे कि आपको कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है, तो आपको अपने सिग्नल ट्रांसमिशन उसी फ्रीक्वेंसी में और उतने ही पावर तक करना चाहिए। ऑलरेडी जो ये मोबाइल टेलीफोन टावर्स होते हैं उसमें भी होता है कि गवर्नमेंट ने आपको जो भी अलाउ किया है 1 मेगावाट 2 मेगावाट, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते भी है ना, तो हम चिल्लाते नहीं है, क्योंकि चिल्लाते हैं तो फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो कितना पावर या कितनी इंटेंसिटी रखनी है वो भी हमको ध्यान रखना है। तो उसी तरह से ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो भी देखते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑथोराइजेशन है उतने ही जो भी फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रिकल पावर है या जो भी उनको लिमिट दी गई है उसी में वो ऑपरेट करे, अदरवाइज सिविल पेनल्टी 5 करोड़ तक की हो सकती है, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी होती है। Possessing unauthorized equipment or using unauthorized network or service is punishable with a property penalty of up to 10 लाख रुपीस। अगर कोई भी अनऑथोराइज इक्विपमेंट कोई रखता है या अनऑथोराइज नेटवर्क रखता है तो उसके लिए भी ये जो है 10 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। तो ये पेनल्टी पहले जो था 1885 उसके मुकाबले बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो 160 साल पहले के रेट और अभी के रेट इसमें बहुत फर्क है। अब इसका जो एडजुडिकेशन प्रोसेस, तो इसमें देखें कि क्या ट्रिब्यूनल से अथॉरिटीज इसमें है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू कंडक्ट इंक्वायरीज एंड पास ऑर्डर्स अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस अंडर द बिल। तो इसमें दो तरह की अथॉरिटी है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। तो सिविल के लिए जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कहा जाता है, वैसे ही उसमें भी है, आईटी एक्ट में भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है जो 5 करोड़ तक का दे सकता है। 5 करोड़ से ज्यादा कॉम्पेंसेशन है तो फिर यू कैन गो टू योर ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। द ऑफिसर मस्ट बी ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। ऑर्डर्स ऑफ द, अब ये जो जॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है ये जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का या उससे हायर रैंक का होगा। ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में बी अपील्ड बिफोर द डेसिग्नेटेड अपील्स कमिटी विद इन 30 डेज। अब इसमें डेसिग्नेटेड अपील्स कमिटी डीएससी, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर जो है वो आप डीएससी में चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसमें भी होता है। ये दो अलग अलग अथॉरिटी है आईटी एक्ट में, जिसमें ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है और उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेसिग्नेटेड अपील जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके ऊपर फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है ही। मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी विल बी ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ एटलीस्ट एडिशनल सेक्रेटरी। अब ये जो अपील है ये एडिशनल रैंक का ऑफिसर रैंक अपीलेट अथॉरिटी जो है, जिसको हम डेसिग्नेटेड अपील्स कमिटी कहते हैं। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमिटी इन कनेक्शन टू ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी फाइल्ड विद टीडी सैट विद इन 30 डेज। तो 30 दिन का लिमिटेशन है कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो 30 दिन के अंदर आप टीडी सैट में अपील कर सकते हैं। तो जो टीडी सैट है वो ही इसमें ये भी इसको अपील का भी पावर इसमें दिया गया है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया गया है ट्राई एक्ट 1997 से। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव या निगेटिव प्रावधान है, कौन से प्रावधान अच्छे हैं, कौन से प्रावधान का के लिए सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ये हम देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड की बातें। तो इसमें फिर आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि ये प्रावधान सही है या गलत है, या बनाए गए या बनाया नहीं जाना चाहिए था। पहले हम देखेंगे मेरिट्स, पॉजिटिव चीजें क्या क्या है। तो नेविगेट्स डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो मतलब ब्रॉडकास्ट रेडियो है, टेलीविजन है, या फिर ये इंटरनेट है, तो टेलीकॉम है जिसमें टेलीफोन भी आता है, तो ये अलग अलग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। सो एक्ट इज पॉइंट टू नेविगेट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग इनोवेशन लाइक वॉइस कॉल्स। जैसे मैंने बताया कि पहले केवल टेलीग्राफ था और टेलीग्राफ पुराना हो गया, टेलीग्राम भी 2013 में गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया है। तो अब ये 1G 2G 3G 4G 5G 6G 6 अलग अलग जनरेशन को करता है। और वॉइस कॉल के अलावा जैसे ISDN था ना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्योंकि जिसमें आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब टेलीफोन लाइन से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रावधान भी ये है। तो बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। टेक्निकली हम इसको एनालॉग डेटा और एनालॉग ट्रांसमिशन, एनालॉग डेटा यूजिंग डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटल डेटा यूजिंग एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल डेटा यूजिंग डिजिटल ट्रांसमिशन, इस तरह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं। देन मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स, वेयरेबल्स। वेयरेबल्स ये होता है जो आप कपड़ों के अंदर जो अपने डिवाइस रख सकते हैं, वेयरेबल्स, जैसे मोबाइल फोन भी हम जेब में लेके घूम सकते हैं ना, ये सब वेयरेबल्स आता है। एंड इंडस्ट्री 4.0, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए ये बनाया गया है। द इनसेपरेबल इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइक AI, IoT एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें कोई नई चीजें भी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब आपका जो टेलीविजन है, होम सिक्योरिटी सिस्टम है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रूम हीटर है, या फिर जो गीजर है, ये सब चीजें इंटरनेट से भविष्य में कनेक्ट हो जाएंगी। तो हर को IP एड्रेस भी देना पड़ेगा। इनका एक क्वेश्चन था, पूछ दीजिएगा। तो IP एड्रेस क्या होता है?
बता देता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं इसको। तो हर एक कंप्यूटर का एक नाम होता है, एक नंबर होता है। तो जो नाम होता है इसको हम यूआरएल बोलते हैं, है ना, जैसे google.com। अब वो उसके अंडर में फिर सैकड़ों हजारों कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि आपका टेलीफोन है तो उसका नंबर है, आपका मोबाइल फोन है तो उसका नंबर है। तो उस तरह से कंप्यूटर का या जो भी डिवाइस, आईओटी में कई डिवाइस हो सकते हैं, जैसे आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हर एक का नंबर हो सकता है। इंटरनेट से यदि वो कनेक्ट होता है, आपकी कार भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, तो उसका जो नंबर है उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, तो उस नंबर से वो जानी जाती है इंटरनेट पर। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है और उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रमोशन टू R&D, Act will promote competition and mobilizing resources for research and development and pilot projects under डिजिटल भारत निधि। तो इसमें जो फंड्स है, ये हमने देखा कि डिजिटल भारत निधि है, ये ना सिर्फ रूरल एरिया में टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाने के लिए, बल्कि इसको R&D के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसका पर्पस चेंज कर दिया गया। पहले पर्पस चेंज नहीं था, तो इसमें ये था कि R&D का फंडिंग कौन करेगा, तो ये डिजिटल भारत निधि है वो R&D को भी फंड करेगा। दूसरा, एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ। सो एज पर एक्ट द रूल्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड एनी ऑफेंस कमिटेड और कॉन्ट्रावेंशन मेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब भारत के बाहर भी ज्यूरिसडिक्शन है। जैसा कि अभी आईपीसी के बदले बीएनएस आ गया है, तो भारत के बाहर के अपराध में भी कुछ ज्यूरिसडिक्शन है। पहले कम था, ज्यादा कर दिया गया है। आईटी एक्ट में भी ऐसा है, तो भारत के बाहर भी जो साइबर ऑफेंसेस है, कोई भारत का आईटी एक्ट लागू होता है। तो उस तरह से जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसमें भी ये लागू कर दिया गया है कि भारत के बाहर भी इसका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। तो एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कर दिया गया है। तो भारत के बाहर भी यदि ये ऑफेंस होते हैं तो उसमें भारत के एक्ट में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ वेरीफाइबल यूजर एट मैंडेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूज वेरीफाइबल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आधार फॉर न्यू सिम्स और कनेक्शंस। अब इसमें जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड या फर्जी जो सिम जारी किए जाते हैं, जो बहुत बड़ा इशू है, जिस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ के साथ, जो प्रश्न भी इससे संबंधित उन्होंने मुझे एडवांस में भेजे हैं। तो उसमें ये बड़ा एक इशू है कि जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, या जो वेरीफाइबल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो आधार में कंपलसरी किया गया है, तो सिम के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। सिम या नए कनेक्शन के लिए, तो आपको नया टेलीफोन कनेक्शन लेना है या नया सिम कार्ड लेना है, तो इसके लिए जो जरूरी है, या फिर जैसे केबल टेलीविजन लेना है या आपको ब्रॉडकास्ट रेडियो कनेक्शन लेना है, हर चीज के अलग अलग चीज के लिए ये बायोमेट्रिक ये कर दिया गया है कि इसको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइबल, इसको वेरीफाई किया जा सके। फिर इसमें है मैसेजिंग, कमर्शियल मैसेजिंग। सो प्रोहिबिशन ऑन कमर्शियल मैसेज दैट इज बाय एस्टैब्लिशिंग डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर को ये देना पड़ेगा कि उसके नोटिफिकेशन या मैसेज को हम ऑफ कर सके। ये नहीं हो कि हम एक चीज कर रहे हो उसमें दूसरी चीज आके डिस्टर्ब कर दे। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आप किसी भी सर्विस को ले आ सकते हैं। सो विदाउट यूजर कंसेंट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पैम। स्पैम का मतलब अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड टेलीफोन कॉल, अनवांटेड ईमेल्स, है ना, इसको हम स्पैम कहते हैं। स्पैम अलग है, स्कैम अलग है ना। स्कैम मतलब स्कैंडल होता है, तो स्कैंडल अलग है, स्पैम अलग है। तो स्पैम और स्कैम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ऑफेंस है, अलग अलग टाइप के ऑफेंस है। स्पैम इंडिया में पनिशेबल नहीं था, अब पनिशेबल कर दिया गया है। बाकी देशों में पहले से पनिशेबल था, क्योंकि प्राइवेसी से ज्यादा कंसर्न रहते हो। अब इसके निगेटिव पॉइंट्स हम देखेंगे, डिमेरिट्स। कौन सी बात है जिसके लिए गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है या क्या क्या चीजें हैं। पहला है कि अनरिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट अथॉरिटी। द एक्ट ग्रांट्स द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सटेंसिव पावर्स टू इंटरसेप्ट एंड डिस्पोज मैसेजेस विदाउट द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स रिकमेंडेड इन द अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब टैपिंग एंड इंटरसेप्शन का हमने देखा कि 10 अलग अलग अथॉरिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनको ये पावर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 अथॉरिटीज को जो पावर दिया गया है, तो ये इसमें आरोप लगाया गया है कि अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ ये प्रावधान है। दूसरा जो है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। So by requiring access to encrypted messages that poses a serious threat to the security and privacy of communications. Already आपको मालूम है कि वही WhatsApp में को जब नोटिस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो WhatsApp ने धमकी दी थी कि हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा, वैसे सबसे ज्यादा एक्चुअली वी आर नंबर 1 कंट्री बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन इन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो हमारे सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। तो उसमें उन्होंने ये धमकी दी थी कि यदि ये करेंगे तो ये प्राइवेसी नहीं रहेंगे इंडिविजुअल्स की, और ये हमारे जो प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है, और यदि ऐसा कॉम्पेल किया जाए कानूनी तो हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप ये जो देते हैं सिक्योरिटी, तो इसमें सिक्योरिटी या प्राइवेसी है, जिसको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये एन्क्रिप्टेड मैसेज को एक्सेस दिया जाए कि ना दिया जाए, ये क्वेश्चन है। द एक्ट रिक्वायर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू यूज वेरीफाइबल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आधार फॉर न्यू सिम्स और कनेक्शंस रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इंडिविजुअल प्राइवेसी। अब इसमें आधार कार्ड तो के लिए या कनेक्शन आपको लेना है तो देना पड़ता है। तो इसमें जो कुछ होता है कि एनोनिमस पोस्ट जो करते हैं या एनोनिमस मैसेजेस जो भेजते हैं, कुछ लोग अलाउ करते हैं, तो वो फिर अलाउ किया जाए कि ना किया जाए। ये बहुत सारी वेबसाइट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। तो ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क है। फिर इसमें ग्रे एरिया ऑफ मैसेजिंग। अब इसमें ओटीटी के लिए अभी कानून बनाया नहीं गया, क्योंकि ये मंत्री जी ने कहा था, जो अश्विनी वैष्णव ने, कि ये जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला था 2023 में, लेकिन अभी तक उसका ड्राफ्ट आया नहीं है। तो नया कानून भी आएगा जिससे आईटी एक्ट 2000 रिपील हो जाएगा। तो ओटीटी जो है ये अभी आता है कि नहीं आता, ये इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है। सो मैसेजेस सेंड थ्रू ओवर द टॉप ओटीटी सर्विसेज आर नॉट कंसीडर्ड विद इन द स्कोप ऑफ दैट। मंत्री जी ने कहा कि ओटीटी इसमें नहीं आता है। मैसेजिंग ओटीटीज विल रिमेन ग्रे एरिया। तो फिर इसके लिए क्या डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 में जैसे प्रस्तुत होगा, तो क्या उसमें ये प्रोविजन होगा, ये भी कंफ्यूजन बना हुआ है। फिर इसमें रिड्यूसिंग रेट ऑफ टेलीकॉम पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया, क्योंकि ये जो फंड्स डाइवर्ट किया गया है उसे ये डर है कि इससे टेलीकॉम सर्विसेज हमारे रूरल एरिया में एक्सपांड हो सकेंगी या नहीं, या इसके लिए सफिशिएंट फंड मिलेगा कि नहीं। सो रिड्यूसिंग रेट ऑफ टेलीकॉम पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया बाय डाइवर्टिंग फंड ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ फॉर आरएनडी एंड पायलट प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन रूरल एरिया। तो ये जो फंड का डाइवर्शन है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। हालांकि ये अभी भी रूरल एरिया के लिए भी यूज किया जाएगा,
लेकिन अब वो शायद प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल फोन की संख्या जो है वो लैंडलाइन कनेक्शन से भी ज्यादा हो गई है इंडिया में। फिर जेनेरिक सॉरी गैजेट नोटिफिकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अब कौन से सेक्शन लागू हुए, क्या लागू नहीं हुआ है, तो ये हम टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इस एक्ट का। तो ऑन June 21, 2024, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस MOC इशूड गैजेट नोटिफिकेशन फॉर एनफोर्सिंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो 21 जून को नोटिफिकेशन निकाल के 26 जून से लागू किया गया है, कि 26 जून से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे, तो लागू हो गए हैं। कौन से सेक्शन है? सेक्शन 1, 2, 10 to 30, मतलब वो सेक्शन स्पेक्ट्रम एलोकेशन वाला चैप्टर इसमें नहीं है। उसके बाद फिर 42 से 44, 46, 47, 50 से 58 और 61 एंड 62 ऑफ द एक्ट विल गो इनटू इफेक्ट फ्रॉम June 26, 2024। तो 26 जून से ये एक्ट के ज्यादातर प्रोविजन लागू कर दिए गए हैं, 2-3 चैप्टर छोड़ के। तो वो कौन से चैप्टर, कौन से प्रावधान है, वो देखेंगे क्या लागू हुआ है, क्या लागू नहीं हुआ है। दिस पोस्ट एनालाइजेस फ्रॉम डिजिटल राइट्स लेंस वेरियस सेक्शंस ऑफ रिलेवेंस दैट विल कम इनटू फोर्स। अब इसमें जो अलग-अलग सेक्शंस है, पहले हम प्रीएम्बल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है और इसमें अन्य भी स्पीकर्स हो गए और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमको डिटेल में देखने हैं, तो पूरा सेक्शन बाय सेक्शन रीडिंग में नहीं करूंगा। 62 सेक्शन है, एक्ट का नंबर है 44 ऑफ 2023। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, 21 जून को गैजेट नोटिफिकेशन निकला, 26 जून 2024 से कुछ सेक्शन लागू हो गए, ज्यादातर एक्ट एनफोर्स हो गया है। An act to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये इसका प्रीएम्बल है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, तो 10 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ डेफिनेशंस है, ये लागू हो गया है। कौन से लागू हुए और कौन से नहीं हुए उसको हम रेफर करेंगे इसमें। फिर 10 से 30 है, ये लागू हुआ है। तो जैसे कि इसमें तीसरा 3 to 9 है जो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट है, तो पावर्स ऑफ ऑथराइजेशन एंड असाइनमेंट, जिसमें ऑथराइजेशन है असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, रीफार्मिंग एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना, या फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ मैकेनिज्म एंड नो रिफंड ऑफ फीस। तो ये जो तीसरा चैप्टर है ये फिलहाल लागू नहीं किया गया है। इसके बाद जो लागू हो गया है, जो हम इसमें सेक्शन देख रहे हैं 10 से 30, तो ये 10 से 30 में चैप्टर 3 आता है, तो राइट ऑफ वे फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो नए इसका हमको एस्टैब्लिशमेंट करना है या फिर एक्सपांशन करना है नेटवर्क का, तो इसके लिए राइट ऑफ वे दिया गया है। तो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर 10 है। 11 में पहले जो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है पूरे एक्ट पर लागू है। इसके अलावा अलग अलग चैप्टर जो है इसमें भी अलग अलग डेफिनेशन क्लॉज है, जो उस चैप्टर में वो टर्म्स यूज की गई उसका चैप्टर के शुरुआत में डेफिनेशन क्लॉज है। So, right of way for telecommunication network in public property, right of way for telecommunication network or property not covered under section 11, non-discriminatory and non-exclusive grant of right of way, telecommunication network distinct from property on which it is installed, power of central government to establish common ducts and cable corridors, removal, relocation or alteration of telecommunication network, notice to facility provider, dispute resolution relating to this chapter। तो ये 18 सेक्शन है। इसके बाद चौथा चैप्टर है, ये भी एनफोर्स हो चुका है। चौथा चैप्टर है स्टैंडर्ड्स पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि टैपिंग वगैरह के पावर्स है, सो या नेटवर्क बंद करने के भी पावर्स है। सो 19 पावर टू नोटिफाई स्टैंडर्ड्स, 20 में प्रोविजंस फॉर पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी, 21 में मेजर्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी एटसेट्रा, 22 में प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, 23 में पावर टू गिव डायरेक्शंस। तो ये चौथा चैप्टर है। इसके बाद पांचवा चैप्टर है, ये भी एनफोर्स हो चुका है, मतलब डिजिटल भारत नीति। तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल भारत नीति, ये रीनेम किया गया है और पर्पस इसका चेंज किया गया। तो 25 वाई क्रेडिटिंग ऑफ सम टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत नीति। तो ये 3 सेक्शन का ये एक चैप्टर है। इसका चैप्टर 6 है, ये भी लागू हो गया है। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें वर्ड यूज किया गया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इन जनरल सैंडबॉक्स ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बंकर बनाते हैं ताकि बाहर से कोई फोर्स या मिसाइल या कोई दागी जा रही, तो वो सैंडबॉक्स जो है वो रोकता है, मिलिट्री वालों को प्रोटेक्ट करता है, तो वो सैंडबॉक्स होता है। एक्सप्लोजन भी हो तो एक्सप्लोजन में आपने देखा होगा बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करते हैं, तो उसमें सैंडबॉक्स यूज करके उसके अंदर बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से सैंडबॉक्स होता है। सैंडबॉक्स का अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि कोई नई ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि पता नहीं उससे शायद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है, या वो इंस्टॉल करना या यूज करना सिखाया नहीं है, या टेक्नोलॉजी जो आप यूज करना चाहते हो उसका ट्रायल लेना चाहते हैं। तो जैसे ड्रग ट्रायल होते हैं, तो उस तरह से टेक्निकल ट्रायल होते हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है कि उसको आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजन से छूट दी जाए। तो छूट देने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। So for the purposes of this section, the expression regulatory sandbox refers to a live testing environment where new products, services, processes, and which may be deployed on a limited set of users for a specified period of time with certain relaxations from the provisions of this act। तो कुछ यूजर्स पर या कुछ नई टेक्नोलॉजी या नई फ्रीक्वेंसी या नया स्पेक्ट्रम कुछ ट्राई करना है, तो उसके लिए इनको छूट दिया इस एक्ट के प्रावधान से। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का है। ये सेक्शन 27 में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स के लिए ये भी लागू हो गया है चैप्टर 7। तो ये है मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स, ड्यूटी ऑफ यूजर्स कि अपनी सही आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, अदरवाइज 10,000 रुपए पेनल्टी हो सकती है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म टू रिड्रेस यूजर ग्रीवेंसेस, तो ये मैकेनिज्म भी हर एक सर्विस प्रोवाइडर देना जरूरी है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और ये ऑनलाइन होना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो ये 7 चैप्टर लागू हुए हैं, है ना, चैप्टर 2 छोड़ के। अब इसमें हम देखते हैं आगे। चैप्टर 2 मैंने बताया था कि राइट ऑफ वे ये लागू नहीं, ये सॉरी ये जो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट है चैप्टर 2 ये लागू नहीं हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। तो हमने देखा कि जैसे सेक्शन 1 और 2 लागू हो गए हैं, 10 से 30 लागू हो गए हैं। अब इसमें 31 से 41 तक है, ये लागू नहीं हुआ है, और 45, 48, 49 ये लागू नहीं हुआ है। तो हम आगे के चैप्टर देखते हैं कौन से प्रावधान है और ये लागू नहीं हुए। तो गैजेट में नोटिफिकेशन के बाद इसको भविष्य में लागू किया जा सकता है। तो अब 31 से 41 तक हम देखते हैं। सो कमिंग टू चैप्टर 7, अब इसमें प्रोटेक्शन ऑफ यूजर 7 तो लागू हो गया। चैप्टर 8 जो है इसमें जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, तो ये अभी किया नहीं गया है, एडजुडिकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रावेंशंस। तो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर,
breach of terms and conditions of authorization of assignment, contraventions of act, voluntary undertaking for contraventions, adjudicating officer, designated appeals committee। तो ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और डेजिग्नेटेड अपील कमिटी ये अभी इफेक्ट में आया नहीं है, क्योंकि इनके लिए पहले रूल्स बनेंगे, रूल्स मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दिए गए हैं इस एक्ट में, तो ये रूल्स बनेंगे तब हो सकता है कि ये चैप्टर लागू होंगे। तो अभी ये फिलहाल लागू नहीं हुआ ये चैप्टर। प्रोसेस टू बी फॉलो बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड अपील कमिटी, दैट इज डीएसी, एनफोर्समेंट अपील्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेक्शन 32, अपील्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेक्शन 33 और जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट पार्ट। तो ये स्पेशल कोर्ट है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिविल कोर्ट है, तो ये आपके ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है जो टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए बनाया गया है। तो 31 से 41 है, ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन रूल्स बन जाएंगे तब ये लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें जो ऑफेंसेस है तो ये लागू हो गया है। चैप्टर 9 में ऑफेंसेस है, जिसमें जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस है, पावर टू सर्च है, तलाशी लेने का पावर है, एंड सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स। तो ये 3 सेक्शंस है जिसमें ऑफेंसेस और क्रिमिनल मतलब जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह के जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। तो ये ऑफेंसेस है। इसके बाद फिर जो मिससेलेनियस है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 45। अब इसमें हमने देखा कि कुछ सेक्शंस है जो लागू नहीं हुए, जिसमें 45 अभी लागू नहीं हुआ है। कुछ सेक्शंस है जो फिर से देख लेते हैं, इसमें 46 लागू हो गया है, 47 लागू हो गया है और 48 49 लागू नहीं किया गया, 59 एंड 60 अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये 48 49 और 59 60 क्या है, ये सेक्शन हम देख लेते हैं। ये छोड़ के पूरा ऐड लागू हो गया है। तो अब इसमें 48 49 जो है कि प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ इक्विपमेंट विच ब्लॉक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं जैमर है ना, जैमर इक्विपमेंट वगैरह होता है, तो ये जो प्रोहिबिट करना है इसको, पेनल्टीज नॉट टू अफेक्ट अदर लाइबिलिटीज। तो 48 49 अभी लागू नहीं किए गए हैं, 46 ये 45 लागू नहीं किया गया, 46 47 कर दिया है। तो सर्टिफिकेशन ऑफ पर्सन फॉर जनरेशन ऑफ रेडियो इक्विपमेंट ऑन वेसल और एयरक्राफ्ट, सर्टिफिकेशन फॉर एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर। एमेच्योर जो होते हैं ये हॉबिस्ट होते हैं, जो हॉबी के लिए यूज करते हैं, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर मिलिट्री पर्पस और फॉर आईएसएम दैट इज इंडस्ट्री साइंटिफिक मिलिट्री बैंड। तो ये हॉबिस्ट जो होते हैं उनको भी लाइसेंस मिलता है और वो उस फ्रीक्वेंसी जो उनको डेजिग्नेटेड है जिसमें अलाउ किया गया उसी में वो कम्युनिकेशन वायरलेस वगैरह कर सकते हैं। पेनल्टीज नॉट टू अफेक्ट अदर लाइबिलिटीज, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है। एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये 50 के आगे के सेक्शन लागू हो गए, 58 59 छोड़ के। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ 51, कंसिस्टेंसी विद अदर लॉज एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो इंप्लीमेंटेशन में ये कहा गया कि अलग-अलग सेक्शन अलग तारीख से लागू हो सकते हैं, जैसा कि इसमें किया गया है। फिर एम्प्लॉय और ऑफ ऑथोराइज्ड एंटिटी नॉट टू बी कॉम्पेल्ड टू अपीयर एज विटनेस, राइट्स ऑफ इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड शेड्यूल्स एंड पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। फिर जो अभी ये जो 58 59 है ये अभी लागू नहीं किया गया है। तो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से 2 साल तक कोई ऑर्डर निकाला जा सकता है, तो ये अभी 58 59 नहीं किया गया लागू। अमेंडमेंट टू एक्ट 24 ऑफ 1997, तो ये जो ट्राई एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो अभी लागू नहीं किया गया फिलहाल। बाकी जो आखिरी 3 सेक्शन है ये लागू कर दिया गया है। सो रिपील ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड सेविंग्स, तो पुराने एक्ट को रिपील कर दिया गया है। ऑलरेडी जो पेंडिंग केस है उनका क्या होगा, तो ये सेविंग क्लॉज में दिया गया है। एक्जिस्टिंग रूल्स कंटिन्यू, अब एक्ट तो रिपील कर दिया गया है, लेकिन एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी पुराने रूल्स 1885 के बाद से सभी रूल्स चालू रहेंगे, जब तक कि पार्लियामेंट उनको ये नए रूल्स बनाकर रिपील नहीं कर देती। तो ये रूल्स जो है वो अलग-अलग बहुत सारे रूल्स हैं, तो ये रूल्स को बारी-बारी से इसमें या एक साथ उसको रिपील किया जाएगा नए रूल्स बनाकर। तो इस एक्ट के तहत जो रूल्स मेकिंग पावर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल बनाएंगे, तब तक पुराने जो रूल्स है वो बने रहेंगे और मतलब एक्ट रिपील हो गए लेकिन उसके जो रूल्स है वो लागू रहेंगे। एंड देन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स विद इंडेमनिटी, तो ये कुछ जो एक्ट किए गए हैं, जो एक्शन ली गई है इसके अंतर्गत पुराने कानून के अंतर्गत, तो उसका वैलिडेशन इसमें किया गया कि वो चीजें निरस्त नहीं होंगी, तो इस तरह से कुछ सेविंग इसमें है। तो इस तरह से ये 62 सेक्शंस है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वो हम देखते हैं। जी सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर नारायण जी पूछिए सर। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन है, कैन आई ब्रैकेट प्रीडेटर ड्रोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कर सकते हैं? हम प्रीडेटर ड्रोन को क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं? नहीं, उसमें प्रेडेटर रोल डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली प्रीडेटर ड्रोन, नॉट रोल सर, ड्रोन ड्रोन। अच्छा ड्रोन, ड्रोन के लिए क्या हुआ है कि ड्रोन के लिए ऑलरेडी है तो वो बने हुए रेगुलेशन अभी उसमें मतलब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, कोई अलग से एक्ट नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी कवर नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि जो ड्रोन होते हैं जैसे कि आजकल शादी में होता है, वीडियो शूटिंग के लिए होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, सर्वेलेंस के लिए होता है, तो ये ड्रोन के जो पर्पस है उसमें ड्रोन रेगुलेशन है ना वो लागू हो गया ऑलरेडी। ये ड्रोन रेगुलेशन बने हुए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़िए, उसमें आपको डिटेल पता चल जाएंगे। तो उसमें पर्पस इसको क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोला जा सकता है? मेरा सवाल है। हाँ नहीं वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो मैन ऑटोमेटेड हम बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक चीज तो है, लेकिन वो एआई उसमें यूज होता है कि वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ड्रोन भी बहुत टाइप के होते हैं। ड्रोन का मतलब मैनलेस, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, हवा में नहीं उड़ता, उसको हम ड्रोन बोलते हैं। तो जो मैनलेस व्हीकल जो है उसको हम ड्रोन कहते हैं इन जनरल। तो ये ड्रोन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इसका जो रोबोटिक्स में आता है ये तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेशनल 3 डायमेशनल मूवमेंट होता है, कैमरे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए वो उड़ाए गए हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें उसका जो पर्पस है वो देखा जाता है कि आप जो कर रहे हो उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो यदि दूसरे को नुकसान हो रहा है तो फिर वो चीजें प्रेडेटर टेक्नोलॉजी में वगैरह आ सकती है और क्रिमिनल दायरे में भी आ सकती है। नहीं, ये एक्चुअली कोई इंडिविजुअल यूज नहीं करता है, मिलिट्री पर्पस से यूज होता है और कोई देश करता है, सरकार करता है, मिलिट्री पर्पस पे करता है। प्रीडेटर ड्रोन एक्चुअली अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, 60,000 फीट से ऊपर से उड़ता है, मिसाइल दाग सकता है, बम फेंक सकता है, स्कैन कर सकता है, एकदम 1 मीटर का भी उतना हाइट से भी स्कैन कर लेगा। क्या मतलब क्या है नहीं है, पूरा एकदम स्कैन करके वो दे देगा आपको, कंट्रोल रूम में दे देगा। ठीक है, नहीं नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है, वो मैन कंट्रोल ही है। जो प्रीडेटर ड्रोन बोल रहे हैं वो मैन कंट्रोल एयरक्राफ्ट ही है, मैन कंट्रोल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। हाँ आगे बढ़ता है फिर वो ड्रोन नहीं कहा जाएगा, तो फिर वो एयरक्राफ्ट आ जाएगा। तो उसके लिए फिर वो उसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही बोलते हैं, वो ड्रोन ही होता है। वो जो प्रीडेटर ड्रोन यूज कर रहे हैं वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैंने डीजीसी के साथ काफी काम किया तो मुझे पता है इसमें किस तरह से है। लेकिन ये जो ड्रोन प्रीडेटर ड्रोन के लिए बोल रहे हैं वो डिफेंस में यूज होता है। तो जो डिफेंस एयरक्राफ्ट डिफेंस में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यूज होते हैं उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं बना ना, तो इवन डीजीसी भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो उनकी अपनी अलग गाइडलाइन होती है, वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे।
ओके 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 और ये जो 1934 का जो कानून है वो 2 दिन बाद बदलने वाला है। जो अभी 2 दिन बाद संसद में जो नया विधेयक आ रहा है एयरक्राफ्ट का, तो ये 1934 का जो कानून है उसको रिपील करके 2024 में नया कानून है जो अभी सोमवार से जो सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें वो संसद में विधेयक प्रस्तुत होने वाले 6, उसमें से ये जो एयरक्राफ्ट एक्ट है उसमें नया कानून 2024 का लागू होने वाला है। तो संसद से यदि वो पास हो गया तो वो 1934 का जो कानून है वो बदल जाएगा। उसमें जो 1934 का और जो 1936 का एयरक्राफ्ट रूल है, ये दोनों अमेंड कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सिविलियन के लिए है। उसके लिए आपको वो सिर्फ सिविल एयरक्राफ्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। डिफेंस के लिए ये लोग इन्होंने अलग से पॉलिसी बना रखी है जो रिवील नहीं करते। हाँ, ये तो आ रहा है डिफेंस में पड़ जा रहा है। मेरे पास दोनों फील्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सिविल में भी काम किया, मैंने डिफेंस में भी काम किया, तो मुझे इसका आइडिया है। जी जी ओके ओके। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन थोड़ा सहज भाषा में समझा दीजिए। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इंट्यूशन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें सर एक दो चीजें और हम ऐड कर लेते हैं सर। विरेंद्र सर देखो मेरे सर इसको कंप्लीट कर दीजिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बता दीजिए। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन में 2 लोग होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो मैसेज जो है वो सेंडर को या रिसीवर को ही मिले और उसके बीच में जो व्यक्ति है उसको ना मिले, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जो इंटरनेट है जिसको हम बोलते हैं इनसिक्योर चैनल, तो इनसिक्योर चैनल पे कोई उस मैसेज को टैप भी कर ले तो भी वो समझ नहीं सकता है, बिकॉज़ द मैसेज इज कॉन्फिडेंशियल। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैसेज को साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं। प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज एन्क्रिप्शन। और जो ये होता है एन्क्रिप्टेड मैसेज, तो साइफर टेक्स्ट को रिसीवर एंड पे फिर से कन्वर्ट किया जाता है, सो साइफर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो जो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें अलग-अलग जगह पर हम एन्क्रिप्शन रख सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट प्रॉब्लम, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ एन्क्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन कहां पे रखना है, तो जनरली हम सेंडर और रिसीवर जो होता है कि जैसे ही आप मैसेज भेजते हो तो पहले एन्क्रिप्ट हो जाता है, मतलब आप पढ़ सकते हो, रिसीवर वो पढ़ सकता है, लेकिन उसको डिक्रिप्ट करना होगा और जो वैलिड जो है वही रिसीवर उसको समझ पाएगा और जो अनऑथेंटिकेटेड या अनऑथोराइज्ड व्यक्ति है वो उसको रिसीव नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा टेक्निकल प्रोविजन है जो जनरली हम फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं और ये टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए ये टेक्निक यूज होती है। धन्यवाद। आशीष सर इसी कंटिन्यू का क्वेश्चन। आशीष सर आगे ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं सर। इसी में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसे सर ने पूछा है, इसी में सर हम एक चीज और कवर कर लेते हैं सर। व्हाट्सएप कॉलिंग की क्या कोई सीडीआर होती है? नहीं, वो देखिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो आप बोल रहे हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो रखे जाते हैं। नहीं सर व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप भी बोल रहा हूँ। देखिए सीडीआर वर्ड आपने यूज किया, सीडीआर जनरली जो भी टेलीफोन सर्विस है उसमें यूज होता है, क्योंकि व्हाट्सएप भी टेलीफोन सर्विस भी देता है। व्हाट्सएप मैसेज ये वीओआईपी सर्विसेज है ना, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये तो वीओआईपी यूज करते हैं ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। मल्टीमीडिया कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। नहीं, वो बता रहा हूँ मैं, उसमें प्रावधान बता रहा हूँ क्या है कि उसमें 4 अलग-अलग चीजें होती है मल्टीमीडिया में। टेक्स्ट होता है, पिक्चर होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है। क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो आजकल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वॉइस कॉलिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा देता है, तो इसलिए उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब रही बात इसमें जो रखी जाती है जो सूचना वो कब तक रहती है, व्हाट्सएप की पॉलिसी बहुत क्लियर है। उसमें ये है कि वो 90 दिन तक वो अपने सर्वर पर डेटा रखते हैं, सॉरी 45 दिन तक। यदि 45 दिन तक आपने लॉगिन नहीं किया तो फिर वो अकाउंट जो होता है वो 120 दिन तक रखते हैं, 120 दिन के बाद वो डिलीट करते हैं। दूसरी बात जो एन्क्रिप्शन की है, तो आप यदि बैकअप कीजिए गूगल स्टोरेज वगैरह पर आप रखते हैं, सो दैट इज अनएन्क्रिप्टेड मैसेजेस। तो आपके ही टेलीफोन नंबर से केवल आपको एक्सेसिबल होते हैं, वो अनएन्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन जो बाकी होता है उसकी एक फाइल होती है जो रात को 2 बजे बनती है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बैकअप होते हैं, 2 तरह के बैकअप होते हैं। एक बैकअप होता है गूगल स्टोरेज पर यदि आप लेना चाहते हो, तो एक आपका होता है लोकल स्टोरेज पर, मतलब आपका टेलीफोन। तो आपके टेलीफोन हेडसेट में जो फाइल होती है वो लोकल होती है, जो एन्क्रिप्टेड होती है, जिसको आप नहीं खोल सकते, बट वो की से की क्या होती है कि वो है कि जब उस नंबर का सिम होगा, उस नंबर का अकाउंट होगा तब भी आपको मिलेंगी। अदरवाइज जो बाकी एजेंसी है वो भी उसको यदि देखे तो वो उनको बिना की के उसको डिकोड मतलब डिसाइफर नहीं कर सकते। कोड और साइफर में भी थोड़ा फर्क होता है, तो यदि कैप्टन ने जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा कि इसमें कोड और साइफर में फर्क क्या होता है। कि कोड में हम वर्ड यूज करते हैं एनकोडिंग डिकोडिंग, साइफर में यूज करते हैं एनसाइफर डिसाइफर या एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो कोड जो होता है वो एक फाइनाइट होता है, साइफर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। साइफर में ये होता है कि कोई भी मैसेज आ सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। तो जो भी मैसेज भेजा गया उसको हम एनसाइफर या डिसाइफर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो उसमें एक इनफिनिटी का कांसेप्ट आता है। तो दूसरा मतलब कि कोड जो होता है वो फाइनाइट होता है, जैसे कि मॉड कोड है या फिर आपका जो ASCII कोड है या फिर यूटीएफ है, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन फॉर्मेट या यूनिकोड है। तो जैसे ASCII 127 बिट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन फॉर्मेट 256 बिट्स है, यूनिकोड है जैसे 65536 सिंबल्स होते हैं, मतलब सभी भाषाओं के दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के सिंबल्स उसमें होते हैं। यूनिकोड है, तो ये जो कोड मॉड कोड है, मॉड कोड में जैसे 32 है। तो ये इस तरह से जो सिंबल्स होते हैं ये कोड में फाइनाइट होते हैं, साइफर में ये इनफाइनाइट होता है। डिफरेंस बिटवीन कोड एंड साइफर, ये टेक्निकल डिस्टिंक्शन हुआ। ओके, और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, हम लोग का देश में आम पब्लिक को सैटेलाइट फोन क्यों नहीं यूज करने के लिए परमिशन देता है गवर्नमेंट? देखिए उसमें सैटेलाइट जो होता है ये आम पब्लिक को भी परमिशन है, लेकिन उसका जो लॉन्चिंग होता है तो उसमें ये होता है कि सैटेलाइट कई पर्पस के लिए होते हैं, जैसे डिफेंस के लिए होते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए भी होते हैं। और हमारा देश तो सैकड़ों देशों को भी सर्विस देता है, तो जो भी पैसा देता है हम उसके सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। तो उसमें नहीं, दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। हमारा कहने का मतलब है आम पब्लिक को, ऑर्डिनरी पब्लिक को सैटेलाइट फोन यूज करने के लिए परमिशन क्यों नहीं देता है गवर्नमेंट? देखिए सैटेलाइट लॉन्च करने की परमिशन है वो इसरो देता है ना, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च नहीं, सैटेलाइट फोन। अच्छा थ्रू द सैटेलाइट। सैटेलाइट फोन है ना, वो उसमें टेक्निकल कारण होते हैं, सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं। तो टेक्निकल कारण ये होता है कि जो स्पेक्ट्रम बैंड है वो दूसरों के सिग्नल के साथ इंटरफियर होता है, और जो सिक्योरिटी रीजन वो होते हैं कि जो दूसरों को स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया उसके साथ वो यूज होता है। तो ये टेक्निकल और सिक्योरिटी दोनों रीजन होते हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट फोन अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउ करना नहीं करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मिलिट्री एजेंसी के साथ मिलकर तय कर सकती है। थैंक यू सर। जी अगला सर हैंडरेस के ललित सोनी जी ने। हाँ ललित जी, अपने आप अभी चाहे तो आप लोग कुछ अभी क्वेश्चन आंसर तो हमारे बिल्कुल स्टार्ट होंगे, बट कुछ लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने कुछ आज के विषय को लेके या फिर क्वेश्चन मैंने पर्सनली शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, तो उसके विषय में भी अगर कुछ कहना चाहता है तो हैंडरेस करके बिल्कुल कह सकते हैं। जी ललित जी बताइए। सभी लोगों को मेरा प्रणाम सर। जैसे आपने कुलदीप जी साहब आपने बहुत सारे क्वेश्चन रेस किए हैं, उसी में से मेरे 2 क्वेश्चन तो जुड़े हुए, मेरे कुल 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है कि सीडीआर के विषय में थोड़ा सा अगर एक बार होगा तो बता दे तो।
हाँ जी, सीडीआर का मैं डिटेल में जवाब देता हूँ। सीडीआर जो है ना, टेलीफोनी सर्विसेज की यदि हम बात करें तो ये जो सीडीआर इन्फॉर्मेशन है दैट इज फॉर बिलिंग पर्पस। बिलिंग का पर्पस क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उनको क्या, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो उसमें आपका कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट और कॉल ड्यूरेशन, कितने नंबर से कॉल किया और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कितने बजे कॉल खत्म हुआ, उसमें कितने टाइम तक बात हुई, तो ये जो डिटेल होता है दिस इज कॉल्ड सीडीआर। लेकिन क्या बात हुई ये उसमें स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि बिना अथॉरिटी के इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। तो ये परमिशन नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया कि इंडियन हेल्थ सेक्रेटरी की परमिशन के बिना जांच एजेंसी या जो स्टेट पुलिस है वो भी इसको टैपिंग या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती है। तो सीडीआर का मतलब है कि मेटा डाटा, मतलब एक्चुअल क्या बात हुई वो छोड़ के बाकी सब डेटा आपको मिल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, कि जैसे उसका लोकेशन मिल जाता है, जीपीएस है ना, कौन से अक्षांश रेखांश, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड है वो आपको मिल जाता है। तो ये सब डिटेल्स होते हैं, ये आपको सीडीआर से मिल सकते हैं। कौन से नंबर से आपने फोन किया, कितने बजे कॉल शुरू किया, कितने बजे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, किससे बात किया, उसका टेलीफोन नंबर क्या था, कॉल ड्यूरेशन क्या था, आपका बिल कितना हुआ, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सीडीआर। क्या बात हुई ये उसमें पता नहीं चलता है। अक्सर उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाता है सर सीडीआर में। हाँ, ये कुछ आता है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, ये तीनों चीजें आती है कि आपने एयरक्राफ्ट से बात किया, जमीन से बात किया, आपने कौन से देश से कौन से लोकेशन से बात तो किया। सर इसमें यहाँ पे सर आप सीडीआर मतलब एक तो जैसे हम जियो के जो ऐप होता है उसमें 3 महीने की सीडीआर हम अपने नंबर खुद ले सकते हैं। एक वो होता है सर, उसको मैंने चेक किया तो उसमें क्या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, मुझे जहाँ तक मुझे याद नहीं ठीक से कि उसमें मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो उसमें शायद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं था। वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो जीपीएस पे डिपेंड करता है कि वो जीपीएस यूज करता है कि नहीं करता है। जैसे आजकल जो होता है ना कि जीपीएस व्हीकल्स में भी होता है, और व्हीकल भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है, कनेक्टेड कार्स है, इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी हो सकता है। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं, अब गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं और आप यदि ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें वो आपका लोकेशन भी ट्रैक करता है। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए आप परमिशन दे रहे कि नहीं, आपको खुद तय करना है ना, तो उसके मुताबिक वो कलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और फिर कितने टाइम पे रिटर्न करना है, जैसे गूगल वो भी बोलते हैं कि 3 महीने से ज्यादा मेरा डेटा ना रखा जाए। तो ये मेरा तो 5-6 साल का रखा हुआ है, तो मैंने अलाउ किया उनको, मैंने वीडियो ट्रैक किया पिछले 6-7 साल में पूरे गूगल पर है, तो आपको रखना है कि नहीं वो निर्णय आप ले सकते हैं। वो ट्रैक करते हैं और वो उनका एक ड्यूरेशन होता है, उतने टाइम तक रखते हैं, उसके बाद वो आपको ही दिखता है। लेकिन जब कोर्ट मांगे तो पुलिस या कोर्ट को अथॉरिटी होती है, तो वो चाहे तो उसमें मांग सकते हैं डेटा, और वो शेयर कर भी सकते हैं ऑर्डर करता मेरे सर इसमें मेरा एक वो था कि इसमें जो आप कह रहे हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड दोनों चीजें बताता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये अब जब चिड़िया निकालते तो ये नहीं बताता, ये सिर्फ आपको बता देगा टावर का लोकेशन से कनेक्ट कहां से हुआ है। वो सिर्फ टावर लोकेशन बताता है, पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो वो टाइमलाइन भी बताता है। आप वो जो बात करें वो तो गूगल टाइमलाइन की बात आप कर रहे हैं। नहीं, देखो सभी लोग यूज करते हैं, नहीं करते, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सूचना, जैसे कि ऑर्डिनरी नहीं सपोज मेरे से सपोज अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, नॉर्मल से बेसिक फोन यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई जीपीएस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप उसका सीडीआर निकालेंगे तो आपको 100 नहीं उसमें आपको ये मिलेगा कि आपने आपका नियरेस्ट टावर कौन सा था, नियरेस्ट टावर से कौन सा आप सब सीडीआर क्रिमिनल केस में देखते हो, सीडीआर क्रिमिनल केस में यही मिलता है कि वही मैं बता रहा हूँ। आपका कनेक्शन आपने कनेक्ट किया था नियरेस्ट टावर आपको पता है कि आपका कौन सा टेलीफोन होता है। देखो, तो टेलीफोन सर्विस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ यस यस, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टेलीफोन और इंटरनेट अलग अलग टेक्नोलॉजी है। बिना इंटरनेट के भी टेलीफोन होता है और सैकड़ों साल से होता था। इंटरनेट तो बाद में आया 1967 में, इंटरनेट के पहले भी टेलीफोन होता था। टेलीफोन कैन बी विदाउट इंटरनेट, उसमें आपको जीपीएस नहीं होता, बिल्कुल तो कई तरह के सीडीआर होते हैं। नहीं, लेकिन आप जब नॉर्मली यूज करते हैं जो क्रिमिनल केसेस में यूज होता है वो सीडीआर वो टेलीफोनिक ही यूज होता है, और उसमें सिर्फ आपको नियरेस्ट लोकेशन टावर बताया जाता है, ना कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिया जाता है। ये ऐसा उसमें वो जो टाइमलाइन वाली बात है उसमें एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बताता है। ये मैं सिर्फ कर रहा था, मैं सिर्फ एडिशन कर रहा था इसमें और कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट। एक तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, दूसरी बात उसमें कंसेंट भी होती है। मतलब मैं पब्लिक हूं, मैं जनता हूं, तो मुझे तय करना है कि मेरे फोन से मैं अपना लोकेशन ट्रैकिंग करने दूंगा या नहीं करने दूंगा अमुक ऐप को, है ना। तो ये अलग अलग ऐप में आपने देखा होगा ना, यूजर से भी कंसेंट लेते हैं। तो किस सर्विस के लिए आप वो चीज नहीं दे रहे हैं उस पर से वो रहता है। तो उसमें अलग अलग सैकड़ों टाइप की टेलीकॉम सर्विस है। आप देखिए देयर आर मिलियंस ऑफ एप्स, 10 लाख से ज्यादा अलग अलग एप्स है। हाँ, तो अलग अलग ऐप में अलग अलग सर्विसेज हो सकती है, तो उसमें डिटेल मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। बट सीडीआर में सिर्फ और सिर्फ टावर का लोकेशन देता है। हाँ, टेलीफोनी है तो देखो, टेलीफोनी अलग चीज है, टेलीकम्युनिकेशन अलग है ना। तो आप क्या किस चीज की बात कर रहे हो, ऊपर डिपेंड करता है वो। वीरेंद्र जी, आई हैव वन क्वेश्चन कि सीडीआर जो आप बोल रहे हैं, सीडीआर के साथ में आजकल तो सीडीआर क्राइम में यूज ज्यादा कम कर रहे हैं, कॉल करते नहीं, एसएमएस करते नहीं, दे आर यूजिंग आईपी नेटवर्क। तो क्या सीडीआर के थ्रू आईपी निकाल सकते हैं? हाँ, उसमें सीडीआर से टावर सी देयर इज अ टावर बिकॉज़ आई आल्सो वर्क इन आई एम अ बीटेक, आई एम आल्सो अ लॉयर। नाउ थिंग इज एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, टावर में जाकर के उसमें दो चीज आ रही है, लैट लॉन्ग आ रहा है प्लस जीपीएस आ रहा है। तो हमें तो सीडीआर में तो कॉल आ जाएगी, एसएमएस आ जाएगी जो गया, बट व्हाट अबाउट इंटरनेट जो उधर पे यूज हुआ उस लोकेशन पे? हाँ, उसके प्रोविजन मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, पहले आप टेलीफोन समझिए। टेलीफोन में 2 रजिस्टर यूज होते हैं, एक होता है एचएलआर, एक होता है वीएलआर। एचएलआर क्या होता है? एचएलआर ठीक है, है ना, होम लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने एरिया में, अपने टेलीकॉम सर्कल में है तो आप एचएलआर यूज करते हैं। आप यदि रोमिंग पे जाते हैं तो वीएलआर में आपका नाम आएगा, मेक एंड रिसीव कॉल्स, ठीक है। तो एचएलआर और वीएलआर का रोल हो गया। दूसरी बात, एचएलआर एंड वीएलआर इज आल्सो पार्ट ऑफ द सीडीआर, दैट्स अ क्वेश्चन। नहीं, वही मैंने बताया। सीडीआर को आप क्या समझते हो? सीडीआर टेलीफोन कंपनी दे रही है या इंटरनेट? टेलीफोन कंपनी अलग है, इंटरनेट कंपनी अलग हो सकती है। और दूसरी बात देखिए, आप पहले आप 4G या ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है बीएससी क्या होता है, बीएससी, एमएससी और इंटरनेट, ये तीनों नेटवर्क। बीएससी होता है बेस स्टेशन जो होता है आपका, है ना। तो आजकल तो तीनों आरएनसी वगैरह आ गया ना। नहीं, पहले आप देखिए, वो पहले आप समझिए 3 तरह के लोकेशन होते हैं। एक होता है बेस स्टेशन सेंटर। बेस स्टेशन क्या होता है कि आपका जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है इसको बोलते हैं बेस स्टेशन।
बाद में होता है एमएससी होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है ना, जो आपका मोबाइल टेलीफोन का टावर होता है, उसके पास में एमटीएस होता है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। तो हर ठीक है, MTS तो ठीक है। हर एक बीएससी जो है वो एमएससी और इंटरनेट से कनेक्ट होता है। हर एक एमएससी होता है वो सभी एमएससी और बीएससी और इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और हर एक इंटरनेट जो होता है वो हर बीएससी और एमएससी से कनेक्ट होता है। अब इसका रोल क्या है कि हम लैंडलाइन से लैंडलाइन पे फोन कर सकते हैं, लैंडलाइन से मोबाइल पे फोन कर सकते हैं, लैंडलाइन से हम इंटरनेट पे फोन कर सकते हैं। उसी तरह से आप एमएससी पे है तो मोबाइल फोन से आप लैंडलाइन पे फोन कर सकते हैं, मोबाइल फोन से आप लैंडलाइन मोबाइल पे फोन कर सकते हैं, मोबाइल फोन से आप इंटरनेट पे फोन कर सकते हैं। उसी तरह से इंटरनेट है, मतलब आपके पास फोन नहीं है, बिना फोन पे कंप्यूटर पे आप इंटरनेट से लैंडलाइन फोन कर सकते हैं, इंटरनेट से आप मोबाइल फोन कर सकते हैं और इंटरनेट से आप इंटरनेट पे भी कर सकते हैं। और इसलिए फिर जो प्रोटोकॉल है वो वीओआईपी या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह है वो यूज होते हैं, है ना। ये अलग मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सीडीआर में कॉल्स होती है, ओरिजिनेट करती है, टर्मिनेट करती है, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है, एसएमएस होता है। लेकिन अगर उस एरिया में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में, एक टावर के नीचे 3 सेक्टर, तीनों में से एक सेक्टर में अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो आ जाएगी। लेकिन सपोज वो कॉल को छोड़ करके सेक्टर से गया है, दूसरे जगह इंटरनेट को उसने यूज किया, उसके बाद इज बैक टू सेक्टर विद ड्यू पीपल। क्राइम ऐसे ही होता है। तो हम वो सीडीआर का मतलब मेटा डाटा, क्या बात हुई, ये सब कुछ मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये होता है सीडीआर का मतलब। तो वो लोकेशन मिलता नहीं मिलता, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो सर्विस पे और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। क्या बात है कि आपको पता नहीं चलेगा अनलेस यू आर टैपिंग और रिकॉर्डिंग इट विद परमिशन और अनऑथराइज्ड, है ना। वीरेंद्र सर, जस्ट अ सेकंड सर, सैमसंग SM-A1 सर, आप और कुछ भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप उसको भी एक बार शेयर कर लीजिए कॉल में। मतलब जब कोई बोलता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ओवरलैपिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे लोग सुनते भी हैं, मैं भी सुनता हूँ, है ना। तो आप लोग आराम से कर लीजिए, हमारे पास समय काफी है, पर्याप्त है। सर, और कुछ आप कहना चाहते हैं सैमसंग SM-A125 सर, तो फिर हम उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि सीडीआर के साथ में आईपी आजकल यूज हो रहा है, क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस क्रिमिनल्स जो यूज करते हैं, हाउ दे आर यूजिंग, एज पर माय एक्सपीरियंस, वो वॉइस कॉल यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आईपी यूज करते हैं। तो वॉइस कॉल एक लोकेशन पे तो सीडीआर में आ जाती है, बट जो आईपी किसी और इंटरनेट से या सेम सिम से यूज कर रहे हैं या दूसरे सिम से यूज कर रहे हैं या दूसरे डिवाइस से थ्रू वाईफाई या किसी और वे से यूज कर रहे हैं, हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं? सर, इसको लेके कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? इसका उपाय मैं बताता हूँ। ये जो है ना, आईपी ऐड में कई तरह का क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग एक ऑफेंस होता है। क्लोनिंग में सब चीज का हम डुप्लीकेट बनाते हैं, ये लीगल भी होता है, इलीगल भी हो सकता है। तो क्लोनिंग जो होता है इसमें जैसे कि आईपी क्लोनिंग होता है कि उसी आईपी एड्रेस से दूसरा कंप्यूटर यूज करे, या फिर दूसरा होता है लोकेशन नेम भी हो सकता है, जैसे यूआरएल का क्लोनिंग होता है, सिम का क्लोनिंग होता है, हैंडसेट या मोबाइल डिवाइस का क्लोनिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें IMEI वगैरह यूज होते हैं, तो ये भी क्लोनिंग हो सकता है। दूसरा है कि ईमेल है, ईमेल का भी क्लोनिंग हो सकता है। तो ये सब 66 सी में आइडेंटिटी थेफ्ट में ये ऑफेंस माने जाते हैं आईटी एक्ट में। तो क्लोनिंग पॉसिबल है और वो लीगल या इलीगल दोनों तरीके से हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो उसे सर एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा, जो निक सर्वर होते हैं, गॉस सर्वर होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, .gov.in और .nic होते हैं, क्या हम ये जो सर्वर की लोकेशन है कि वहां पर कुछ क्वेश्चन आरटीआई के थ्रू लगा करके ईमेल किसने किसको भेजी है, अगर खुद ओरिजिनेटर ने ही ईमेल भेजी है, क्या वो हम रिसीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन? सर, इसको नॉन रिपुडिएशन सर्विस, सिक्योरिटी के जो प्रोविजन होते हैं ना, इसमें नॉन रिपुडिएशन होता है। पर देखेंगे कि रिपुडिएशन क्या होता है। रिपुडिएशन मतलब का मतलब अपनी बात से मुकर जाना। जैसे कि मैंने ईमेल भेजा, मैं बताऊं कि मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मैंने मेरे कंप्यूटर से डिलीट कर लिया, है ना। आपको भेजा, लेकिन आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, आपको ईमेल मिला, आपने डिलीट कर दिया, आप बोल रहे हैं कि मुझे ईमेल मिला ही नहीं। तो फिर जो उसमें ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम जीमेल से बात कर रहे हैं, तो जीमेल भी ट्रस्टेड, तो सर्वर पे डेटा रहता है। तो उससे क्या होता है कि नॉन रिपुडिएशन सर्विस होती है कि आपने अपना लोकल डेटा डिलीट कर दिया, तो जो सर्वर होता है उससे वो चीजें जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं कुछ टाइम तक। तो ये जो चीज होता है, ये नॉन रिपुडिएशन जो है, ये सिक्योरिटी सर्विस है। और नॉन रिपुडिएशन सर्विस से हम ये चीजें कर सकते हैं ताकि कोई अपनी जो मैसेज भेजा है उससे मुकर ना सके। तो ये सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न है जी, थैंक यू सर। जी, और कोई अपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए यहाँ पे? Redmi Note 5 सर, प्लीज हैंड रेज करिए। जी राव सर, जी राव। मेरे सर, जो ये वीओ आईपी बात हो रही थी या फिर आप ईमेल की बात हो रही थी, हाँ जी, तो जो वीओ आईपी कॉल है, इसको अगर हम कंटिन्यू, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर इस समय में आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करना था, तो कोई भी नॉर्मल सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो ट्रैक कर सकते हैं, दोनों लोग की आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकते हैं, जितने लोग हम लोग करंट में जुड़े हुए हैं। तो ये अगर कोई वीओ आईपी कॉल पे कंटिन्यू कनेक्टेड है तो उसका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन वीओ आईपी कॉल पे अगर कनेक्टेड नहीं है और हमको आपको सोर्स नहीं पता है, तो फिर ट्रैक करना इट विल बी डिफिकल्ट। ये मेरा व्यू है। नहीं, उसमें मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे कि क्या होता है कि लोकेशन ट्रैक करना और सोर्स ट्रैक करना, ये दोनों में थोड़ा फर्क है, ये पहले समझ लीजिए। फॉर हाँ, बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि यदि जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियर होगा तो समझ पाएगा कि जैसे ISO-OSI 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है या TCP/IP नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, तो आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट लेयर है या जो नेटवर्क लेयर है, वो आपका थर्ड लेयर है। उससे आप जो सेकंड लेयर होता है, मतलब जो मैक एड्रेस है ना, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि साइबर कैफे है, साइबर कैफे में 10 कंप्यूटर है जो किराए से वो दे रहा है, और साइबर कैफे से किसी को मैसेज भेज दिया कि है ना, कि जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को धमकी का मैसेज भेज दिया। अब आपको लोकेशन ट्रैकिंग में ये तो पता चल जाएगा कि भाई वो मैसेज ये साइबर कैफे से गया, लेकिन अब साइबर कैफे पर वो जो 10 कंप्यूटर है उसमें उस कंप्यूटर पर कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था, तो ये उसका जो ये होता है मैक एड्रेस उस कंप्यूटर का, उससे पता चलेगा। जैसे कि मेरी लैब में जैसे 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बड़ी लैब में मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। सपोज मेरा कोई स्टूडेंट ऑफेंस करता है या वहां से कोई ऑफेंस होता है, अब साइबर क्राइम हुआ और वो लोकेशन की जरूरत है, तो मेरे लैब से मैसेज गया, ये पता चल सकता है। लेकिन अब वो स्टूडेंट जो है उसके लिए क्या है कि हम यदि लोकल रजिस्टर रखते हैं कि भाई हर कंप्यूटर को हमने नंबर देख रखे हैं और वो स्टूडेंट जो होता है वो उस नंबर के कंप्यूटर पर बैठता है, तो फिर हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि लोकेशन ट्रैकिंग अलग है और फोर्स ट्रैकिंग जो होता है कि एक्जैक्टली किस व्यक्ति ने किया। जैसे कि 60 स्टूडेंट है, अब 60 स्टूडेंट से आप कैसे पढ़ेंगे कि कौन से स्टूडेंट ने वो अपराध किया है ना। तो ये एक अलग चीज है। तो ये मैक लेयर पे या सेकंड लेयर पे जाके होता है कि हर एक कंप्यूटर जो होता है उसका एक अलग से नंबर होता है। मोबाइल फोन में भी एक कुलदीप जी का प्रश्न था, वो मैं जवाब दे देता हूँ कि जैसे IMEI और IMSI ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन, सब्सक्राइबर व्यक्ति होता है, और एक होता है IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। तो IMEI और IMSI में फर्क क्या है? सब्सक्राइबर मैं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, है ना। तो जो सब्सक्राइबर है वो IMSI है, और जो व्यक्ति, जैसे कि मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे मोबाइल फोन में मान लो 2 सिम है, तो ये 2 सिम अलग अलग है, दोनों के टेलीफोन नंबर भी अलग हो सकते हैं। और उसी तरह से मोबाइल इक्विपमेंट, जैसे कि मेरे पास 2 मोबाइल है अभी, तो 2 मोबाइल है, तो 2 मोबाइल में मेरे जो इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन है वो दोनों फोन के IMEI अलग अलग है, ऑल्दो आई एम द सेम पर्सन।
तो IMEI सेम है, लेकिन IMEI अलग अलग हो सकता है क्योंकि मेरे पास 2 कनेक्शन है या 2 मोबाइल भी है। तो IMEI जो है दैट आइडेंटिफाइज द इक्विपमेंट, दैट इज आपका हार्डवेयर डिवाइस, और जो IMSI है दैट आइडेंटिफाइज द सब्सक्राइबर कि आप व्यक्ति कौन है ना? तो व्यक्ति जैसे ऑफिस में भी काम करता है, घर पे भी काम करता है, तो उसमें वो व्यक्ति का जो अकाउंट होता है वो कहीं से भी काम कर सकता है। तो ये 2 अलग-अलग टाइप के नंबर होते हैं व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम योर सिम नंबर एक अलग होता है और मोबाइल फोन नंबर होता है वो और अलग होता है और उसका जो IP एड्रेस है वो और अलग होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक ही डिवाइस में आपके 5 अलग-अलग नंबर हो सकते हैं, प्लस आपका जो ईमेल एड्रेस है वो अलग हो सकता है, प्लस आपके ढेर सारे अकाउंट भी हो सकते हैं, जैसे कि जितने सोशल मीडिया पे उसमें आपके अलग-अलग, कि आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है ना? तो ये अलग-अलग अकाउंट भी आपके हो सकते हैं। जैसे कि एक बैंक है, एक बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक बैंक में आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है, आपका बैंक लॉकर भी हो सकता है। तो ये अलग-अलग टाइप की सेवाएं आप ले सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं चैट बॉक्स में, इसमें किसी ने कोई पर्सनल वर्क किया हो, जैसे कोई किसी को जीपीएस लोकेशन, तो कई सारी चीजें यहाँ पे मैंने शेयर की हुई हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए थ्योरेटिकल कंसल्टेशन गूगल पे जानकारी लेना वो एक अलग चीज है, मगर हमारे देश में मतलब जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल रूप में व्यवस्थाएं कितनी और उस पर काम करते हुए किसी ने व्यक्तिगत कुछ एक्सपीरियंस लिया है तो वो बिल्कुल इनका रिप्लाई दे सकते हैं ताकि हमें एक ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो पता चल सके। यहाँ पे Redmi Note 5 जिन्हें हैंड रेज किया हुआ है, या महोदय अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आवाज साउंड, ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर के आवाज से कैमरा। देखिए मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये आपका ना आजकल हाई कोर्ट में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू हुई है ना, उसके लिए एक लर्निंग प्रोग्राम भी हो सकता है ये, तो आप लोगों ने बकायदा कैमरा रख के इस तरह से प्रैक्टिस करिए जैसे हाई कोर्ट में अपनी रेडी आदि का प्रस्तुत करने गए हैं। नहीं मतलब सर मुझे ये प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ चुका है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत ईजी है, बस एक थोड़ा सा इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल है और मतलब शिवानंद सर की कृपा से हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ताकि हम यहाँ अपनी बातों को कैसे रखना है ये सीख सकें। शेयरिंग में ध्यान रखना है क्योंकि आपका एक ऑडियो या आपके आसपास का नॉइज़ है, वीडियो है ना, चीजें बनियान बन आ जाए या फिर आपका स्क्रीन शेयरिंग है ना, तो ये 3 चीजों में आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। इसको ऑडियो, वीडियो एंड स्क्रीन शेयरिंग। तो हम जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो बच्चों को पहले हम ये 3 चीजें पढ़ाते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको ये 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिलेटेड टू प्राइवेसी और बाकी लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। सर इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है मैंने जो व्यक्तिगत देखा है, लोग जो प्रश्न पूछते हैं ना सर वो टू द पॉइंट प्रश्न पूछते हैं, कहानी टाइप की सुना देते हैं। तो ये चीजें मैं कोर्ट में भी देखा हूं कि जो वकील महोदय बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी लॉ पॉइंट पे बात करते हैं ना, तो जज साहब के तुरंत दिमाग में आ जाती है वो चीजें जस्टिस साहब की और वो तुरंत उनके फेवर में जजमेंट दे देते हैं। तो ये चीजें हमारी जीवन की समस्या को मुझे ऐसा लगता है बहुत सरल करते हैं। तो हाँ Redmi Note 5 आप कुछ पूछ रहे थे जी। ये भी पड़ता है अभी तो मैं सर मेरा प्रश्न था सर कि ये कंपनी के जो एक्ट है इनमें सर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं दिया गया क्या? ये कंपनियां कभी भी अपनी रिचार्जेबल रेट बढ़ा देते हैं सर? नहीं, उसमें ट्राई रेगुलेट करता है उसको। देखिए जो रिचार्ज का रेट है ना, इसमें क्या है कि अलग-अलग कंपनी जो है वो उनको कितना लागत मूल्य है, फिर वो एक दूसरे का नेटवर्क यूज़ करते हैं और फिर वो लाइसेंस जो होते हैं वो एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं। तो ये जो होता है ये सब ट्राई रेगुलेट करता है और ट्राई के ऊपर फिर टीडी सेट होता है। तो जो भी ऐसे कंपनीज के बीच में भी झगड़े होते हैं, तो जहाँ भी ऐसे डिस्प्यूट होता है फिर वो टीडी सेट करता है और टीडी सेट के ऊपर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। तो वो सब इस तरह के जो टेरिफ और ये जो चीजें होती है वो रेगुलेट करते हैं। तो मेनली ये कि वो दे आर रिलेटेड टू मार्केट फोर्सेस, क्योंकि नेटवर्क जैसे इस्तेमाल कर लिया, अब नेटवर्क उन्होंने ले डाउन तो कर दिया, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे। तो अब जैसे उन्होंने ये कर दिया कि भाई कौन बनेगा करोड़पति के लिए आप कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आपको एक फोन कॉल का 2 रुपया लगेगा। अब लोग करते हैं उसमें करोड़ रुपए लोग हो गया तो उनका रेवेन्यू जनरेट हो गया। तभी आप देखिए ना कि जैसे उनका एक रेवेन्यू मॉडल है, भाई वो करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे फ्री में? उनको कुछ तो कमाई हो रही होगी, कहाँ से हो रही है? तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो जो मोबाइल टेलीफोन कंपनी है वो भी उनको सोनी टीवी या जो भी टीवी है जो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते हैं उनको देते हैं। आप देखिए ना एडवर्टाइजमेंट में जैसे अभिषेक बच्चन आता है, आइडिया का एडवर्टाइजमेंट क्यों करता था? तो ये क्या होता है उनका एक रेवेन्यू मॉडल होता है कि जितना पैसा मिल रहा है आप पैसा कमाएंगे कहाँ से और पैसा खर्च कहाँ पे करेंगे। तो जो टेलीकॉम कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसमें भी आप देखिए अलग-अलग टाइप के कॉल है। तो कुछ फोन कॉल आपको फ्री में हो सकते हैं, ज्यादा यूज करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति करोगे तो एक फोन का आपको हो सकता है 2 रुपया भी लग जाए, क्योंकि आप करोड़पति बनना चाहते हो तो फिर 2 रुपए खर्च करने की भी तैयारी चाहिए। तो अलग-अलग सर्विसेज के लिए अलग-अलग रेट हो सकते हैं ना, तो ये प्रावधान होते हैं। सब्सिडी का माफी है सर। हाँ, यस, यस। देखो कंपनी ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है ना और वो एक दूसरे का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो हर एक को एक सर्कल मिला हुआ है ना, जैसे कहीं जियो को मिला है, कहीं बीएसएनएल को है, कहीं नहीं हम लोग का सर, हम लोग का देश में मतलब कॉमन आइडिया है कि मेरा सैलरी हर एक महीना बढ़ते रहे और महंगाई हर एक महीना कमते रहे। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो उसमें ये राजा अजब सा अजीब मतलब आइडिया है कि हमारा सैलरी बढ़े और क्या बोलते हैं फार्मर का आमदनी घटे, वो नहीं, ये तो रुपए के चालू हम लोग बेचे। हाँ जी, और देखो इवन हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को भी आप पूछेंगे कि भाई हम काम क्यों करना चाहते हो, तो क्या पता है मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें काम कुछ ना करना पड़े लेकिन मुझे सैलरी बहुत मिले। तो ये एक क्या है कि मुझे काम कुछ ना करना उसको पड़े। पहले सर उसको पहले पकड़ के उल्टा लटका के बहुत अच्छा तरह डंडा पीटना चाहिए। वो आइडिया एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए। दुनिया में फोकट में आपने जो जमाना चला कि आप पकड़ के उल्टा लटका दिया। नहीं साहब है, आप आर्मी इसमें वाले बच्चों को पढ़ाने वाले वाले है ना। अरे आप तो आर्मी वाले हैं राय साहब, आर्मी का बारे में मेरा भी कुछ जानकारी है। इसलिए मैंने बोला कि आपके जमाने में बच्चों को पढ़ाने से हम लोग का जमाना मार कर गरम कर देता था, पढ़ाई अगर हुआ तो। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से डिस्कस करना था भाई। जब हम बात कर रहे हैं अभी हम कॉलिंग की या फिर टेलीकॉलिंग या फिर वीओआईपी कॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसी में एक रोल आता है, बड़ा रोल आता है जिसे हम लोग काफी वो करते हैं वीपीएन नामक वीपीएन। हाँ यस। वीपीएन का यूज करके आज के समय अब हम लोग मोस्टली आप देखते हैं कि हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे कुछ बैन होती है या फिर अपना लोकेशन चेंज करने के लिए अपनी वीपीएन का यूज है। आप इसमें थोड़ा सा लाइट थ्रो करिए कि आपके अकॉर्डिंग वीपीएन का क्या रोल होना चाहिए। वीपीएन हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए हिंड्रेंस जस्ट वांटेड टू कंप्लीट माय क्वेश्चन कि हाउ डू यू थिंक इट विल हिंडर इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री? यूज ऑफ वीपीएन विल हिंडर द सिक्योरिटी इंटरनल ब्रीच ऑफ इंडिया, ऐसे आप इसको समझिए। बोल बताइए आपका क्या व्यू है? पहले मैं वीपीएन का कांसेप्ट समझाता हूँ और वीपीएन से सिक्योरिटी का फायदा और नुकसान दोनों चीजें बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि वीपीएन क्या होता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट नेटवर्क क्या है, पब्लिक नेटवर्क क्या है।
प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी पहले वाइड एरिया नेटवर्क बनाती थी, जैसे कि एक कंपनी है उसके बहुत सारे शहरों में ऑफिस है, तो वो क्या करते हैं कि गड्ढे खुदवा के अपनी टेलीकॉम लाइन बिछा के अपना खुद इंटरनेट बनाते थे, है ना, और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। सो दैट वाज वाइड एरिया नेटवर्क। फिर क्या हो गया कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क थे, तो 30,000 छोटे और बड़े नेटवर्क मिलके बाद इंटरनेट बन गया। क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था तो क्या था, जब इंटरनेट नहीं था तो जो लोग डाटा प्रोसेसिंग करते थे जैसे अमेरिका ऑनलाइन, तो वो किराए से डेटा बनाते थे और कंप्यूटर यूज करने का पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता था। अब दो तरह के पेमेंट हो गए बाद में, कि एक हो गया आपका मोबाइल कंपनी का पेमेंट या टेलीफोन कंपनी का पेमेंट, एक हो गया आपका आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका पेमेंट। अब इसमें जो नेटवर्क होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है बॉडी एरिया नेटवर्क, सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो एम्बेडेड चिप्स होती है, ये इसमें भी नेटवर्क हो सकता है। फिर होता है बॉडी एरिया की आप जो क्लॉथ है, कपड़े पहने हुए हैं, इसके अंदर भी केबल या वो चीजें हो सकती है, जैसे कि आपने जेब में कुछ रखा या कनेक्शन है, तो ये होता है बॉडी एरिया नेटवर्क। इसके ऊपर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क कि आपका जो कुछ 1 किलोमीटर तक के एरिया में सपोज चलता है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। फिर इसमें ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ आपका 10 मीटर तक की रेंज में हो सकता है, जैसे कि इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड सॉरी 10 मीटर होता है, तो 10 से 100 मीटर होता है। जैसे कि आप रिमोट कंट्रोल से आप टीवी चलाते हैं तो वो भी एक नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड आईआर। हाँ आईआर लेकिन इंफ्रारेड आपका 10 है ना, वो 10 मीटर होता है। ब्लूटूथ होता है 10 मीटर से 100 मीटर, तो ब्लूटूथ 100 मीटर तक का चलता है, फिर 100 मीटर से 1000 मीटर तक, है ना, 1 किलोमीटर तक, दैट इज कॉल्ड लैन। उसके आगे होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी में चल सकता है कुछ जैसे 30 किलोमीटर तक वगैरह। उसके आगे होता है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, जो आगे मैं वीपीएन कांसेप्ट में आपको फिर बताऊंगा डिटेल में। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसके आगे जो होता है दैट इज कॉल्ड से जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंडिया में, दैट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट शब्द कहां से आया? इंटरनेट शब्द आया है इंटरनेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या होता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, या एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से, या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। और एक नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग। एंड द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द इंटरनेट। और उसके अलावा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क भी होता है, जैसे कि हमारे सैटेलाइट बाहर जाते हैं दुनिया के बाहर, तो वो भी स्पेस से कनेक्टेड होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। तो ये तो अलग अलग रेंज हो गई। अब क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क होता था, उसके बदले लोगों ने वीपीएन यूज करना क्यों शुरू किया? तो वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट का मतलब ये है कि वो पब्लिक नेटवर्क है, इट इज नॉट प्राइवेट नेटवर्क, बट यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर योर प्राइवेट पर्पस। फॉर एग्जांपल, आप अपनी नेटवर्क लाइन नहीं बिछा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप टेलीकॉम कंपनी नहीं है और आपको यूज तो करना है इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क, बट यू वांट टू कीप योर कॉन्फिडेंशियलिटी आल्सो, क्योंकि आपके कंपनी की अलग अलग शहरों में ऑफिसेस है और उसमें आप यूज करना चाहते हो, देयरफॉर यू आर यूजिंग इट फॉर योर प्राइवेट पर्पस। और चूंकि पर्पस आपका प्राइवेट है, देयरफॉर इट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो एक्चुअली इट इज पब्लिक नेटवर्क बिकॉज इट इज द इंटरनेट, बट यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर योर प्राइवेट पर्पस। तो उसमें आपको क्या मेंटेन करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्या है कि वो चीपर भी पड़ता है रादर देन यूजिंग योर वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमको वाइड एरिया नेटवर्क यूज करना है तो अलग अलग बहुत सारे नेटवर्क इंडिया में थे। फॉर एग्जांपल ईआर नेट, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, पोलनेट जिसमें पुलिस थाने कनेक्टेड थे, इन्फिनेट जिसमें इंडिया की सभी जो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसमें इंडिया की सब लाइब्रेरी थी। बाद में क्या हो गया कि सभी नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, जैसे कि पोलनेट था, नाउ इट इज पार्ट ऑफ जुडिस। तो जुडिस जो जजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, अब आप देख रहे हो कि वो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये जो इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप देखेंगे कि पुलिस और जो जजेस और जेलर ये सब के सब कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब जो अलग अलग 3 नेटवर्क पहले होते थे, तो अब हमने क्या किया, सबको कनेक्ट कर दिया। तो वो इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस तरह से बन गया कि पुलिस थाने वो कोर्ट से जुड़े हुए, कोर्ट है वो आपके ये जेल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने नेटवर्क को कंबाइन कर दिया। तो सवाल ये है कि जब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी है तो कुछ वीपीएन ऐप्स होती है, तो वीपीएन ऐप से आप ये कर सकते हैं कि जो पब्लिक नेटवर्क है उसको प्राइवेट की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो डेटा है वो आपकी कंपनी में ही कॉन्फिडेंशियल रहे और जो अदर लोग हैं जो वो उसको उस डेटा देख ना सके। सो इट इज एक्चुअली कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस, और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड या प्राइवेसी से रिलेटेड जो इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज, वो उसमें आते हैं। तो ये यूज भी हो सकता है और ये इस पे भी अटैक वगैरह भी होते हैं। तो ये वीपीएन का कांसेप्ट है। अब मेरा मतलब पहले भी ये था कि वीपीएन के अगर एड्रेस VPN आईपी यूज एड्रेस तो नहीं ट्रैक हो सकता है। हाँ, यस, आईपी एड्रेस नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईपी एड्रेस से ट्रैक आप कर सकते हो, बट अभी इसमें अगर प्राइवेट VPN यूज करोगे तो आप चाहो तो लोकेशन शिकागो का सेट कर दो, नहीं, आप उसमें चाहो तो यूएस का लोकेशन सेट कर दो, यू आर सिटिंग इन उत्तर प्रदेश सर। हाँ, नहीं, आईपी एड्रेस में दो चीज सो बता देखो, एक बात लेकिन आईपी एड्रेस में डिफिकल्ट नहीं, देखिए लोकल में आप ये समझ लीजिए, लोकल आईपी और ग्लोबल आईपी दो होता है। तो क्या होता है, सपोज आई मीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो हमारा एक प्रॉक्सी सर्वर है, जैसे कि हमारा एक कनेक्शन है, तो हमारे कॉलेज का एक ही एड्रेस है एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल आईपी। लेकिन तो सपोज हमारे कॉलेज में 1800 स्टूडेंट करीब है ना, तो हमारे पास लगभग 3600 से ज्यादा कनेक्शन है ना, मतलब हर स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। तो हम अपने सपोज स्टूडेंट को जो है हम 4096 कनेक्शन हम दे रहे हैं मैक्सिमम, है ना, स्टूडेंट को स्टाफ वगैरह मिलाकर। तो ये जो हो गया, ये हम जो आईपी एड्रेस उनको देते हैं दैट इज कॉल्ड लोकल आईपी। लोकल का मतलब ये है कि वो ग्लोबल आर यू रेफरिंग इट टू पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी? आई एम आस्किंग। वही मैं बता रहा हूँ, वही पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो अंदर प्राइवेट आईपी है दैट इज लोकल, जो हमारे कॉलेज के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मालूम होता है कि मैंने ये आईपी एड्रेस दिया है और ये स्टूडेंट का, जैसे कि हमारे स्टूडेंट का अकाउंट भी मेंटेन करते हैं और उसको 2 कनेक्शन हम देते हैं। फैकल्टी को जैसे मैक्सिमम 5 अकाउंट देते हैं, तो वो जैसे ऑफिस में घर पे हम 5 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो भी फैसिलिटी दी हुई है विद इन दैट आईपी रेंज, क्योंकि देखो आईपी एड्रेस है ना वो भी लिमिटेड है, उसमें भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई, इस तरह से 5 अलग अलग रेंज होती है। और आईपी एड्रेस है वो एड्रेस स्पेस जो है वो एड्रेस स्पेस भी बहुत ये हो गया है, शॉर्टेज हो गया है। तो इसलिए क्या कि पहले 32 बिट होता था, उसकी जगह 128 बिट का आईपी एड्रेस आ रहा है। मतलब IPv4 था, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, यस। तो आईपी वर्जन 6 जो होता है वो आपका 128 बिट का एड्रेस होता है। 128 बिट का मतलब है कि 0000 128 से लेके 1111 128 इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस है दैट इज 2 raised to power 128 इतने डिवाइसेस आप दुनिया में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल फोन की बात ही करनी है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो फिर इसमें आपको भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, सबको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये जो आईपी एड्रेस हम देना पड़ेगा उसके लिए IPv6 यूज होगा। तो IPv6 जो है दैट इज आईपी वर्जन 6 जिसमें 128 बिट का होता है। तो IPv4 से आप आईपी ये जो नेटवर्क होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब IPv4 भी अभी यूज हो रहा है, IPv6 भी यूज हो रहा है, क्योंकि जो एड्रेस स्पेस है वो लिमिटेड है। हाँ, तो इसमें सब नेटवर्क भी होता है और हम इसमें ग्लोबल आईपी, लोकल आईपी दोनों चीजें यूज करते हैं। तो ये दोनों यूज अभी एक साथ चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हम टनलिंग यूज करते हैं। टनलिंग में बता रहा हूँ क्या होता है, जैसे कि कार होती है,
कार को आपको एक शहर से दूसरे शहर ले जाना है तो आप कैसे ले जाएंगे? कार को चलाकर ले जाएंगे, क्या बिना चलाए ले जा सकते हैं? यस, आप ट्रेन में ले जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ट्रेन का डिब्बा है, उसमें कार लगा दिया, आपने बहुत सारी कार भेज दिया और ट्रेन से आप कार को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टनलिंग। तो उस तरह से IPv6 जो है वो पुरानी इक्विपमेंट पे यूज नहीं होता है। तो IPv6 इज एक्चुअली एन एड्रेस बट इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड एज डेटा। तो बिना समझे वो ट्रांसमिट कर देता है और जो इक्विपमेंट IPv6 को समझती है वो उसको एड्रेस की तरह यूज करेंगी। तो IPv6 इज समटाइम्स यूज्ड एज डेटा, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से IPv6 है वो आपका IPv4 पे चल जाता है और जो IPv6 है वो तो IPv4 को समझ ही लेती है बिकॉज़ दैट इज एन ओल्डर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम दोनों इक्विपमेंट पर एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा हार्डवेयर यूज होता है जिसको बोलते हैं राउटर्स, स्विचेस, ब्रिजेस, हब्स और फिर केबल्स भी होती है या वाईफाई भी होता है। तो ये सब चीजें होता है, इसमें अलग-अलग टेक्नोलॉजी यूज होता है और इसके लिए हम IPv4 और IPv6 दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज कर सकते हैं। दैट इज द कंपैटिबिलिटी, टेक्निकली एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है दोनों। धन्यवाद। ललित सोनी जी ने काफी जैसे हैंड रेज किया हुआ है। हाँ ललित जी। बीच में शायद नेटवर्क का इशू था, इसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे 2 क्वेश्चन और शेष थे। एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नॉर्मली साधारण सभी लोगों के परिप्रेक्ष्य में ही है। पहला मेरा ये था कि जैसे कि अपना CDR समझ लिया, उसके बाद में व्यक्ति प्राइवेट रिकॉर्डिंग करता है चाहे फोन में हो, तो ये क्या अनुच्छेद 21 के तहत क्या मतलब ठीक नहीं है क्या? मतलब वो हाँ, या यस, कोई कानूनी बैठा है क्या? 21 में क्या होता है, राइट टू लिव, ऑल्सो राइट टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी है उसमें उन्होंने प्राइवेसी भी माना है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें आपने कंसेंट दिया कि नहीं वो देखा जाता है। कंसेंट कई जगह, जैसे जूम मीटिंग पर भी इनका क्वेश्चन था, कुलदीप जी का, तो मैं उनको वो उसका उत्तर दे देता हूँ। जैसे अब जूम मीटिंग हो रही है और ये शिवानंद द्विवेदी जी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको रिकॉर्डिंग करे, इज इट लीगल? तो इसमें आप देखिए कि जूम मीटिंग जब आती है, जैसे आप एंटर करते हो तो उसमें आपको 2 चीजें दिखाई देती है, वार्निंग प्राइवेसी मैसेज जिसको बोलते हैं। पहला क्या होता है कि दिस मीटिंग इज रिकॉर्डेड। तो व्हेन यू आर सेंडिंग ओके, आप जब ओके प्रेस करते हैं तो यू आर एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में दिया है। दूसरी बात उसमें आता है दिस इज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड। स्ट्रीम का मतलब क्या है कि वो सेंड कर रहे हैं को इंटरनेट पर, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे द्विवेदी जी है वो उसको फेसबुक पर या यूट्यूब पर भेज रहे हैं, है ना, तो आपको पहले वो वार्निंग आ जाती है और आप जब उसको ओके करते हैं तो ओके का मतलब है कि यू आर एग्रीइंग टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब आप जब इंटरनेट पर है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यू आर इन, भले ही आप अपने ऑफिस में घर पे बैठे हुए हो, लेकिन देखिए आपका जो कैमरा या आपका ऑडियो या आपका स्क्रीन ये चीजें शेयर हो रही है, तो वहां पर आपको ये पहले कंसेंट ले लिया जाता है और कंसेंट लेने के बाद वो करते हैं ताकि प्राइवेसी का वायलेशन ना हो। जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, परमिशन पे ले रहे हैं तो ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिकॉर्डिंग किया जा सकता है हस्बैंड वाइफ का, वो भी अलाउड है। लेकिन देखिए उसको इंटरनेट पर देना या फिर उसे फिर ब्लैकमेलिंग करना कि भाई ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा या तो ये रिकॉर्डिंग किसी को भेज दूंगा और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। तो रिकॉर्डिंग जो करना है वो कंसेंट से भी हो सकता है और बिना कंसेंट के भी होता है, और बिना कंसेंट के कर लेते हैं तो उसमें आपका इंटेंशन देखा जाता है। जैसे कि मेरे मम्मी के कॉल आते हैं तो मेरी मम्मी बोल रहे हैं उनके मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं बट आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर क्रिमिनल पर्पस, तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन क्रिमिनल पर्पस के लिए कोई यूज कर रहा है तो फिर क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है ना। तो उसमें आपका पर्पस क्या होता है, इंटेंशन क्या है, तो क्रिमिनल ऑफेंस तभी बनता है देयर इज मेंस रिया, दैट इज गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। तो आप उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो भी देखा जाता है। तो ये यदि होता है तो क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। अदरवाइज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जो होता है ये सिविल होता है जिसमें डैमेज जैसे कॉम्पेंसेशन कोई क्लेम कर सकता है। तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जो है ये इंटरनेट में भी आईटी एक्ट में भी है, आईटी एक्ट में 66 है। तो उसमें देखिए कि जो सीक्रेट कैमरा होता है, हिडन कैमरा, है ना, अब हिडन कैमरा जैसे किसी ने बाथरूम में या टॉयलेट में लगा रखा है या फिर चेंजिंग रूम में लगा रखा है ना, चेंजिंग रूम में किसी ने लगा दिया, जैसे स्मृति ईरानी केस हुआ था गोवा में, है ना, उस होटल में चेंजिंग रूम में उन्होंने देखा कि वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थी लेकिन वो ये था और होटल पे भी एक्शन लिया और होटल ही बन गया। तो 66 में आईटी एक्ट में वो ऑफेंस बनता है। तो जो चीज आप हिडन कैमरा या ऐसी कोई चीज कर रहे हो तो उसका किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, क्या आप आपकी वेबसाइट को बेचोगे, आप उसका क्या करोगे, तो ये पर्पस होता है वो, दैट इज व्हाट मेक्स इट क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। अदरवाइज वो सिविल यदि विदाउट कंसेंट है वो सिविल ये भी हो सकता है, तो उसमें आपको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ सकता है। जैसे कि बोलता है कि मेरी मां नहीं हुई है या मेरी बेइज्जती हुई है तो सिविल कॉम्पेंसेशन भी बोल सकता है कि आपको मुझे इतने लाख से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा क्योंकि इससे मेरी कंपनी का गुडविल इसका ये हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन जो है ये इसमें जो अपराध में इस तरह का एक जजमेंट है अभी जो चैट हो रहा है, तो बिना कंसेंट के स्टिंग ऑपरेशन इज फॉर रिवीलिंग द ऑफेंस। तो आप यदि ऑफेंस रिवील कर रहे हो तो आपको उनकी मदद करना है और कानून की मदद करना है तो वो फिर आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, और क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए वो एग्जेम्प्टेड है, वो प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से हालांकि वो प्रोटेक्टेड मतलब ऐसा उसमें वो नहीं है कि वो अलाउड है, तो उसमें कंसेंट जनरली लिया जाता है। तो कंसेंट यदि लो तो फिर कोई भी ऑफेंस नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि 10 जांच एजेंसी भारत की जो रिकॉर्डिंग करती है और क्योंकि उनका काम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी है या अपराध को रोक लेना है, तो फिर वो हाँ तरह से जनरली पूछे घूस लेते हुए किसी का वीडियो बनाना अपराध तो नहीं है। हाँ ये तो अपराध को रिवील करने के लिए, तो आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो वो अपराध नहीं है, है ना। तो ये आपका इंटेंशन देखा जाता है, मेनली इंटेंशन से पता चलता है कि वो सिविल ये है वायलेशन, सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो क्रिमिनल है। तो जहाँ पर मतलब अपराध करना है तो वो जो क्रिमिनल ऑफेंस में भी आ सकता है, और यदि वो कंसेंट से किया है तो फिर आप अपराध के कंसेंट से करते हो तो फिर उसमें वो ऑफेंस नहीं बनता है। मेरे द्वारा पुलिस कंप्लेंट की गई जो क्या क्या मांगी गई तो उन्होंने, ये तो सीआरपीसी के प्रोविजन से होता है ना। अब तो सीआरपीसी की जगह वो आ गया है बीएनएस। रिंकू जी अच्छा मेरा सर सर एक तो चीज एक चीज मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। अभी वेस्ट बंगाल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में हियरिंग मोबाइल पे होता है, मतलब कैसे 15 दिन पहले एप्लीकेंट को और रिस्पोंडेंट को लिंक भेज देता है बाय लेटर, हाँ यस 15 दिन बाद फलाना डेट में सवेरे 11:30 बजे आप इस लिंक से गूगल मीट के थ्रू जुड़ जाइएगा। मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, आपका मोबाइल में लिंक में क्लिक करके गूगल मीट से जुड़ जाना है। तो ये जो इसमें ये हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल में स्टेट इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जाना है, पहले एनआईसी में जाना पड़ता था, अभी सब बंद हो गया। अभी कहीं नहीं जाना, घर में बैठे रहो, घर में बैठे आपका मोबाइल से आप हियरिंग करो। जैसे हम लोग अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बातचीत चल रहा है, तो इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है इस हियरिंग को? इस हियरिंग को बोलते हैं वर्चुअल हियरिंग या हाइब्रिड हियरिंग। ये दोनों का फर्क मैं बता देता हूं आपको। पहले होता था पर्सनल हियरिंग, पर्सनल हियरिंग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता था। वर्चुअल में क्या होता है कि आप रिमोटली अपने अपने लोकेशन से बात कर सकते हैं। तो सभी लोग यदि वर्चुअल है तो वर्चुअल हो गया। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि कुछ लोग फिजिकली प्रेजेंट है, जैसे कि कोर्ट रूम में होता है, तो ये हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब है कि जज वहां पे प्रेजेंट है, एक दो वकील भी रह सकते हैं, और जो बाकी पार्टी या विटनेस है या विक्टिम है या आरोपी है वो हो सकता है कि जेल से या अपने घर से बात कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिड मोड। तो हाइब्रिड का मतलब है कि वो एक तरह का मोड है कि जिसमें कुछ लोग पर्सनली प्रेजेंट है, कुछ लोग वर्चुअली है, तो ये हाइब्रिड मोड है। तो ये जो अभी जो हो रहा है ये वर्चुअल हियरिंग का और हाइब्रिड हियरिंग का जो ऑर्डर हुआ है और उसके अनुपालन में ये चीज हो रही है। और जो बीएनएसएस में सेक्शन 530 है उसमें ये किया है कि ये वर्चुअल हियरिंग
इंजीनियरिंग जो है ये पूरे क्रिमिनल कोड में 1 जुलाई से लागू हो गया है। लेकिन सरकार का टारगेट है 2027 का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, डिमांड भी उतनी कुछ जगह है, कुछ जगह दे दिए कंप्यूटर लेकिन वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो कानून में प्रावधान नहीं था। तो अब प्रावधान कर दिया गया है कि वर्चुअल हियरिंग करनी है। तो अब धीरे-धीरे जैसे कि बड़े शहरों में तो ऑलरेडी हो गया है, जिला स्तर पर भी कुछ जगह पर हो गया है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हाई कोर्ट का चल रहा था। अब हाई कोर्ट के सुपरविजन में वो लोअर कोर्ट का चल रहा है और उसमें वो जो 227 में भी कुछ जगह पर रूल्स बनाए गए हैं जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूल्स है। तो 226 में हाई कोर्ट अपने लिए रूल्स बनाता है, 227 में वो लोअर कोर्ट के लिए रूल्स बनाता है। तो ये जो रूल मेकिंग पावर है उसमें इन्होंने इस तरह के रूल्स बनाए हुए हैं और बाकी वो टोटल लागू होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन 2027 लेकिन तक सीआईसी अभी तक लागू नहीं किया, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कब से लागू कर दिया। सीआईसी अभी भी वो एनआईसी में आओ, तुमको फिजिकल अफेयर होना है, एनआईसी में बात करेंगे, नहीं होगा, लिंक नहीं भेजेंगे, तो अभी वो नहीं ऐसा कोई। नहीं, वर्चुअल रियलिटी तो है ही वो, लेकिन ये भी उसका एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो ऐसा है कि हाँ, अभी एक तो उन्होंने हमको अगर मेरा घर से नियरेस्ट एनआईसी स्टूडियो है 90 किलोमीटर, अप डाउन 180 किलोमीटर हो जाता है, इसमें फायदा क्या है हमको? इससे तो 2-4-5 घंटा पहले निकालने तो दिल्ली पहुंच जाते। हाँ, तो देखिए कोर्ट ने भी जो टाइम दिया, चूंकि 3 महीने टाइम दिया था, तो 31 दिसंबर तक जितना लीगली जरूरी है उतना उन्होंने कर लिया। अब बाकी जो है वो संसाधन पर है, तो धीरे-धीरे संसाधन होंगे और लोगों के पास भी एनआईसी बहुत दिन से है सर, सीआईसी का एनआईसी से हेयरिंग बहुत दिन से है, कोर्ट ऑर्डर का पहले से है, लेकिन हाँ, कोर्ट ऑर्डर का बाद में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो प्रोग्रेस हुआ या डेवलपमेंट हुआ है, वैसा डेवलपमेंट या प्रोग्रेस सीआईसी में नहीं हुआ है। हाँ, वो किशन चंद जैन केस के बाद हुआ है ये, तो अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मिशन में ये है और अभी सीआईसी का हाल ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग इतना मतलब बेकार सोचता था, बेकार बोलता था, कुछ काम नहीं होता है, कि इसका कोई अब हेड कुछ नहीं है, वो इतना डेवलप कर दिया, एक साल में निपटा देता है। तो वो भी 2 कमिश्नर है, वहाँ 3 कमिश्नर है दिल्ली में। हाँ, वो अभी एनआईसी स्टूडियो में आओ, वहाँ आके हेयरिंग होगा, लिंक भेज के मोबाइल से करा दो, सीनियर सिटीजन लेडीज का तो सुविधा होगा ना इसमें। हाँ, ये तो देखो उसके लिए लोगों को भी डिमांड करनी चाहिए और लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो कानून में जो रोक थी, बाधा थी, वो तो हटा दिया उन्होंने। कानून से सर लागू अगर किया सर वीरेंद्र सर अगर इस चीज से नाराज होकर सीआईसी में घर बैठे कॉन्फ्रेंस के लिए अगर सर रेट याचिका लगाना चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में लगा सकते हैं कि कोलकाता में भी, दोनों जगह? दोनों उसमें जुरिडिक्शन बनता है, लेकिन सीआईसी चूंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर ही है इसमें। मेरी वो ठीक है सर, मतलब उसको कंप्लायंस कराने के लिए अपन एक तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किसान का जन का ऑर्डर करने से कंप्लायंस नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट को बोलना होगा इसको ऐसा सिस्टम में करना चाहिए, बोलते एनआईसी में जाओ, तो एनआईसी मेरा घर से 100 किलोमीटर दूर है, सर हम लोग आदमी हम कैसे जाए, सर आप एक कंप्लेंट कर दी जैसे सुप्रीम कोर्ट को, वो होगा सर? मतलब सुप्रीम कोर्ट हम मतलब करता है ऐसा कंसीडर, मतलब हो रहे हैं तो बहुत बेहतर है, ऐसा कंप्लेंट करने से थोड़ी होगा। नहीं, नॉन कॉम्प्लेक्स का पिटीशन, हाँ आशीष नारायण विश्वास जी, इसमें है ना कानून का वायलेशन नहीं है। इसमें क्या है कि आपको अपने जो सीआईसी है या जो ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनको लिखना पड़ेगा कि ये चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो इसलिए सुविधा उपलब्ध की जाए। बाकी जो क्योंकि वो भी संसाधन उनके पास भी नहीं होते, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जब फंड देगा और ये सब करेगा कोर्ट को देखते नहीं, तो हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। हाँ, नहीं, मैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, आपके राज्य सूचना आयोग के चीफ इन्फॉर्मेशन मेरा कमिश्नर। राज्य सूचना आयोग अभी बहुत अच्छा हो गया, मेरा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन अभी 1 नंबर हो गया है, ठीक है, तो 1 सेंट्रल नंबर को हो गया है। सेंट्रल के लिए फिर आपको डीओपीटी को लिखना पड़ेगा। तो डीओपीटी उसका नोडल डिपार्टमेंट है। तो डीओपीटी प्लेन आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब नहीं देता है, इसको रिजाइनेशन में नौकरी मिला, ये लोग को क्या समझाए? आरटीआई नहीं लगाना है आपको, नहीं वीडियो नहीं, मैंने उन्हें बोल रहे हैं, हम डीओपीटी में पहले बहुत डिफरेंट इसमें आरटीआई लगा चुके हैं, तो उसमें कहीं साल में जवाब नहीं देता है वो लोग। आरटीआई मत लगाइए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड करिए, वो अलग इशू है। आप आरटीआई एक्ट के बाहर निकलिए, आप उनको प्रशासन से शिकायत करिए, वो देखिए रिक्वेस्ट कि आप ये मतलब सुविधा वो यहाँ पे नहीं है और ये उपलब्ध कराइए। वो जवाब देना दे उसको, आपको आरटीआई कंपल्सन मतलब 30 दिन में जवाब देना है, तो उसको उड़ा देंगे 30 दिन में आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि 30 दिन में पालन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आरटीआई एप्लीकेशन अलग चीज है। आप उसमें प्रशासनिक जो है वो रिक्वेस्ट करिए उनसे, तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे अपने आपके स्टेट के उसको जो भी है। और अभी देखिए अभी केवल आयोग लेवल तक हुआ है, लेकिन इसमें 2 प्रोसेस और बाकी है कि फर्स्ट एपेलेट डेवलपर सुनवाई करना और दूसरा पीआईओ जो है। तो ये जो दो, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, तो ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन स्वीकार करना ये अभी भी कंपलसरी नहीं है, ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में केस। तो उसके लिए फिर हर एक पीआईओ के पास भी कंप्यूटर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये जब हो जाएगा तो हो सकता है कि वो भी कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी आयोग तक पहुंचा है, उसके बाद सभी ट्रिब्यूनल्स में हो गया, सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में हो गया, क्रिमिनल कोर्ट्स में हो गया है। अब बाकी कोर्ट्स में भी धीरे-धीरे ये होगा और फिर अपीलीय अधिकारी और पीआईओ लेवल तक भी इसको पहुंचाना है। तो ये सब चीजों में टाइम लगेगा, मतलब अगले 3 साल और लग सकते हैं। जी सर आगे बढ़ते मेनली सर सेंट्रल के मामले में क्या होता है, सेंट्रल के मामले में अगर आप फर्स्ट अपील की अगर आप हियरिंग को देखते हो तो वहाँ पे ऑनलाइन होता है, वो लोग ऑनलाइन हियरिंग करते हैं, उन्होंने अपना खुद का बना रखा है। जैसे अपना यहाँ पे है गूगल मीट है और जूम एप्लीकेशन है, ऐसे उन लोगों ने भारत एप्लीकेशन बना रखा है, भारत वीसी बना रखा है, तो आप उसके थ्रू आप होता है, उनका होता है, सेंट्रल में होता है। यस यस, देखिए छत्तर सर, एक बच्चा की बात है, हमारे इतना दिन से किया हुआ है फर्स्ट अपील पर, ऑनलाइन हम सुनवाई करते हैं फर्स्ट अपील पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज है लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, तो फिर क्या इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जब तो उसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन ईमेल फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि ईमेल फैसिलिटी भी है, जो पीआईओ है ये भी सब पढ़े लिखे इंजीनियर है, तो हमने अलाउ कर दिया अपने कॉलेज में। तो अलग अलग फैसिलिटी जो है कानून आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे ललित सोनी जी और ललित जी अनिल जी, मेरा उसी जो कॉल रिकॉर्डिंग था उसी से जुड़ा हुआ एक इशू था। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोअर कोर्ट्स में जो फैमिली कोर्ट्स होती है, इसके अंदर एविडेंस के रूप में कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्डिंग को भी यूज किया जाता है, तो कहीं पे मान्य करते हैं, कहीं नहीं करते। ललित सोनी जी आप आंसर सुनिए, मैं दे रहा हूँ आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट का है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपका मैं एक लाइन में आंसर दे रहा हूँ, लड़की के फेवर में होता है ना, इसमें मैं कोई आर्गुमेंट अभी दे रहा हूँ कि शुरू करें। सर एक जुलाई के बाद कानून बदल गया। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें ये प्रोविजन लग गया एडमिसिबल, तो आपके पुराने जो जजमेंट वगैरह पहले वो सब भूल जाइए, अब कानून बदल गया एक जुलाई से। इंडियन एविडेंस एक्ट का राम राम खट्टा है हो गया। ललित जी आप इस पर पहले के आपके बहुत सारे जजमेंट होगा, तो उसमें कुछ लोग नहीं सर मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेट इट बी मैं कुछ और कहना चाह रहा था। चलिए ठीक है, ललित जी आप अपना प्रश्न और भी पूछ लीजिए और बताइए। मैं तीसरा, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये था, ये जनरल सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे आज का जो टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ मैटर में अगर कोई व्यक्ति ट्राई में कंप्लेन करना चाहे तो उसके लिए किस प्लेटफॉर्म पे उसको ट्राई के लिए कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए? क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 महीने से ऐसा किसी मैटर में था जिसमें बहुत बार मुझे अनवांटेड कॉल आती थी, तो मैंने उसकी कोशिश की कि यार उसकी कंप्लेन की जाए,
बट वो मुझे कोई सही प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता, ऐसा कोई सही प्लेटफॉर्म अनवांटेड कॉल। आपको ट्राई में कंप्लेंट नहीं करना है, आपको जियो को या हच या बीएसएनएल या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको कंप्लेंट देनी है, क्योंकि इक्विपमेंट उसके पोजीशन में है। और वो जब नहीं करता है तब फिर आपको ट्राई में जाना है ना। ट्राई ट्राई जो होता है वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो आपके कस्टमर की इंडिविजुअल कंप्लेंट देखें कि मैं कस्टमर तो वो नहीं देख वो काम ट्राई नहीं है। ट्राई फॉर नेटवर्किंग कंपनी है ना, कंपनी का कंपनी से झगड़ा है, वो चीजें ट्राई के अंडर में आएंगी, वो एक कस्टमर का वो कंप्लेंट पे ध्यान नहीं देंगे। वो सही बात है, थैंक यू सर। उनके ऐड के जो बने हुए हैं ना, तो ऐड के जो पावर की उसके वो काम करेंगे, बाकी जो कंपनी हो जैसे कि सर ललित चाहे एक डीएनडी सर्विस आपके सारे कंपनीज का, अगर वो चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस आती है। डीएनडी सर्विस यूज हो रही है, उसके बावजूद अनवांटेड कॉल आते हैं विदाउट व्यापक मतलब जो व्यावसायिक नंबर है वो इसलिए कि आपका जो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। भारत में स्पैम ऑफेंस नहीं था, अब भारत में ये ऑफेंस बन गया 26 जुलाई के बाद, 26 जून के बाद, तो इसलिए अब इसमें जो है इसमें पेनल्टी हो सकती है ना, स्पैम भेजने के लिए 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो इससे पहले उसमें क्या होता है, पहले ऑप्शन होता है कि पहले आप अनसब्सक्राइब करिए उसको, जैसे ईमेल होता है, ईमेल में अनसब्सक्राइब लिंक होता है, तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ईमेल उससे आना बंद हो जाएगा। फोन में भी होता है ब्लॉक फैसिलिटी है, तो आप ब्लॉक फैसिलिटी में ब्लॉक कर लीजिए। तो ये सब रेमेडी हर जगह है, पहले आपको अपनी रेमेडी यूज करनी है, वो रेमेडी आप यूज ना करो और फिर वो जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर वो जो स्पैम या स्टॉकिंग वगैरह में ऑफिस में या साइबर स्टॉकिंग वगैरह में ऑफेंस बन सकता है। ऐसा अनवांटेड कॉल बिगिन में आना चाहिए, माइंड ही हो जाता है हमारा, तो आशीष जी, टाइम आता है। हाँ जवाब भी दे देंगे, बढ़िया तरफ जवाब दे देते हैं। जी नरेश जी, आपने हैंडल किया हुआ है। पहले बड़ा परेशान हो जाता था, फिर मैंने देखा जो है उनके बॉस ने उनको ऑर्डर किया, वो अपना काम कर रहा है कि डेली आपको ठीक है हम भी अच्छा बढ़िया जवाब दे देते हैं, फिर दोबारा नहीं करता कभी। सर आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, सर आगे बढ़ा जाए, नरेश जी ने काफी देर से हैंडल किया हुआ है। हाँ नरेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। अच्छा मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे फोन को कोई कॉल आती है, इनकमिंग कॉल आती है, मान लो किसी ने कॉल दिया, कॉल करने वाला था दी और कुछ दी, ठीक है, तो उसकी डिटेल मैं कैसे निकाल सकता हूं सर? डिटेल नहीं निकाल सकते, उसमें है कि आप या तो रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग को पुलिस थाने में एविडेंस के तौर पे आप दे सकते हो, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि चूंकि क्राइम को एक्सपोज कर रहा है तो उसमें परमिशन या आपने कैसे रिकॉर्ड किया, दैट इज नॉट द लीगल क्वेश्चन। उसमें ये रिकॉर्डिंग आपके पास है तो फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला बनता है ना, जो आईपीसी 500 की ये था, इसमें 506 अब वो आ गया है 62 में बीएनएस में, तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो एविडेंस के तौर पे मान्य है। रिकॉर्डिंग कंसेंट का इशू नहीं रहेगा, आपने कंसेंट नहीं ली, आप अपराध नहीं कर रहे, आप अपराध को एक्सपोज कर रहे हैं, तो अपराध एक्सपोज करने के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका पर्पस क्रिमिनल नहीं है ना, तो उसमें कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके सपोर्ट में 2 चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। मैंने सीडीआर काफी समय से मतलब 2017 से मैंने निकालना शुरू किया, काफी लोगों की निकाली, तो उसके बाद इनकमिंग आप 30 जून के पहले बात मत करो, 30 जून के बाद की हो तो करो, 30 जून के बाद बदल जाए, पहले का तो भूल जाइए थोड़ा। हाँ, नहीं मैं पहले का इसके लिए बता रहा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसमें अनुभव कर चुका था, वाइट नोट मिलती है, ये मैंने अनुभव किया है। सामने वाला ने हमें कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, वो कुछ कहा, उसको हम प्रूव कैसे करें? सामने वाले ने हमें कॉल की थी, मान लो हम रिकॉर्डिंग नहीं की, मान लो हमें कॉल दिया, देखिए नरेश सैनी जी, आपको पहले सीडीआर क्या होता है समझ लीजिए। सीडीआर का मतलब क्या बात की गई, वो छोटा सा डेटा मिल जाएगा, ठीक है, क्या बात की गई वो केवल इंटरसेप्शन है, ये जो रिकॉर्डिंग होता है तो वो अलग चीज है, तो रिकॉर्ड अलग है, सीडीआर अलग है। सीडीआर में केवल मेटा डेटा होता है कि किसने किसको कितने बजे कॉल किया, कितने बजे एंड किया, कॉल ड्यूरेशन क्या है, बिल कितना हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको सीडीआर से मिलती है ना, तो उसमें वो सीडीआर का पर्पस अलग है। सीडीआर मोबाइल कंपनी करती है, टेलीफोन कंपनी करती है, और जो रिकॉर्डिंग होता है वो कोई भी कर सकता है। रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो वो लीगल भी हो सकता है, वो सिविल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी भी हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, तो आपके पर्पस या इंटेंशन डिपेंड करता है कि आप क्यों कर रहे हैं और उसको कहाँ आप यूज कर रहे हैं। मेरे पास सर होता कि तो मैंने जियो से कॉल रिकॉर्डिंग लाई मेरी, तो उन्होंने 6 महीने कॉल रिकॉर्ड निकाल के दे दी, लेकिन उसमें तो उन्होंने कहा कि जो आप कॉल आपने खुद अपने फोन से कॉल की थी उसका डेटा देंगे, आपके पास किसने कॉल की किसने नहीं की वो डिटेल नहीं देंगे हम आपको। बिल्कुल सही बात है भाई, वो बिलिंग कर रहे हैं, वही देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, तो वो जितना रिकॉर्ड करेंगे उतना ही तो देंगे। आपका बैलेंस चेक करके आपकी कॉल लगा दी, आप इसको कॉल कर रहे हो वो रिकॉर्ड वो नहीं रखेंगे, अदरवाइज आप बोलोगे मेरा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी कर दिया आपने, कल चल के आप उन्हीं पे आरोप लगा दो, तो आपसे कंसेंट के बिना वो ये नहीं करेंगे ना, वो आपका प्राइवेट मसला है कि भाई आपने आप किसको कॉल किया, तो आप वो आउटगोइंग का डिटेल देते हैं, सबमिट की डिटेल नहीं दे रहे हो। अरे उनका पर्पस क्या है, पर्पस इज बिलिंग, आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं वो ये चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना जरूरी डेटा है वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया, अब आप किसको फोन करें आपकी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी रिकॉर्ड देंगे। लेट मी ऐड वन थिंग, मैं साबित कैसे करूंगा? मैंने कॉल की नहीं दी, वो आप रिकॉर्ड करो ना, वो आपका काम है, वो साबित करने के ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आपने मेरे पास कॉल इसमें सीडीआर में सुनिए ना, एक एक करके बोलिए, सुनिए एक सेकंड एक सर यहाँ पर वीरेंद्र सर प्लीज, एडवोकेट रवि जी हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, एक एक करके बोलिए प्लीज, आज बाकी करें। मैं खुद टेलीकॉम वर्ल्ड में कम से कम इंडिया से 12-14 इसमें काम किया, एक्सपर्ट हूं, उसके अंदर लॉ में आ गया, आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल एंड पीजी साइबर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो सीडीआर है, सीडीआर में इनकमिंग भी आ रही है, आउटगोइंग भी आ रही है, इवन एसएमएस भी आ रहे हैं, आपने किसको भेजा और इनकमिंग भी आ रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको पीछे से जो आपको मिल रही है वो प्रॉपर ना दे रहा हो, जानबूझ के, देर में भी सब मेला फाइट है, ये भी हो सकता है। वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए रिकॉर्ड करता है, कितने टाइम तक वो रिटेन कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो रिटेंशन के भी नियम है प्राइवेसी लॉ में, आप देखिए एक्ट में, यस, तो उनके पास होता है कि कनेक्ट किया उस टाइम रिकॉर्ड हो, बाद में डिलीट करो 1 महीने बाद, तो सर वीरेंद्र एक सेकंड प्लीज लेट मी, सर जियो में मैं आपको काम की बात बता दूं, जियो में मैंने देखा है कि सिर्फ आउटगोइंग की रिकॉर्ड आती है, ठीक है ना, उसका जो ऐप है उसके ऐप में अगर आप निकालेंगे डेटा, जियो में सिर्फ आउटगोइंग का डिटेल्स आता है, इनकमिंग का नहीं आता। जो आइडिया का जो नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है, उसमें इनकमिंग का भी डिटेल आता था, आउटगोइंग का भी आता था। एयरटेल का जो नेटवर्क, इतना डिटेल में मत जाइए, हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है। नहीं एक्चुअली मैं सर ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हम एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माने वो देखो टेक्नोलॉजी हर महीने चेंज होती है, उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज है। इसलिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन की कोई बात नहीं है, मैं भी कहना चाह रहा हूँ सर कि अपना प्रोविजन हो सकते हैं। हाँ नरेश जी, आपका और कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को पहले, नरेश जी अनम्यूट कर लीजिए, नरेश जी अनम्यूट।
जी हेलो, मान लो सामने वाले ने इंटिमिडेशन दी, कोई भी मान लो एक्सवाई करने दे दी कॉल किया, तो हमेशा रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं। मान लो जनरली किसी का भी कॉल आता है, भाई हमेशा वो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो अपने सारे कॉल पूरे 24 घंटे दिन भर रात भर पूरे साल भर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या करते हो आपको पता करना है। इंटरनल ऐप भी होता है नरेश जी मोबाइल में। आप रोज रिकॉर्ड करिए, हर एक की कॉल रिकॉर्ड करिए, रोज अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर करिए, वो आप कर सकते हैं, टेक्निकली इट पॉसिबल। अब क्यों करना है क्या करना है लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कॉल रिकॉर्ड अगर मिल जाए मान लो, तो मेरे को किसी ने कभी टाइम कॉल किया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे भाई छोटी सी सेटिंग होती है आपके, कॉल रिकॉर्डर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और 24 घंटा अपना ऑन रखिए। लेकिन उसमें आजकल ये भी आ रहा है कि ऐसी भी ऐप बन रही है कि सामने वाले को मैसेज मिल जाएगा कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये भी फैसिलिटी आ रही है। तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उनको फिर ये भी एक मैसेज आ जाएगा कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, और वो खत्म हो जाएगा। सर उसको बंद करने का भी प्रावधान अवेलेबल हो गया है। कई सारे फोन आ रहे हैं जिसमें साइलेंटली भी हो रहा है। यस हाँ बिल्कुल। और सुनिए नरेश जी, मैं लास्ट में एक ही चीज कहूँगा, एक छोटा सा ओटीपी तो होता है ना, जो मिल जाता है, कई लोग काफी कुछ कर सकते हैं आगे, आप समझदार हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, ओटीपी का बस खेल एक छोटे से, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ नरेश जी, और कोई प्रश्न है आपका? जी सर, थैंक यू। ओके, है ना। हाँ रिंकू जी, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। रिंकू जी अपना प्रश्न पूछिए। रिंकू जी अनम्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए रिंकू जी। हाँ रिंकू जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अपना माइक का जो है उसको बटन जो कॉर्नर में होगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आवाज। हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं 15 जनवरी और 5 फरवरी को सर्विस लेटर दिए थे सर, बट वो मैं आख्या मांगता हूँ तो सर वो जो नवंबर अक्टूबर की लगा के देते हैं पुराने, उसके 4-5 महीने पुरानी देते हैं सर आख्या हैं सर, जांच आख्या हैं। हाँ तो जो उनके बाद जो आप क्रिमिनल केस की मांग रहे हैं, हाँ सर। हाँ तो क्रिमिनल केस में आप सीआरपीसी यूज करिए ना, उसमें जो अपने प्रोसेस के मुताबिक चलेंगे, अदरवाइज 818 में भी मना कर सकते हैं, 818 में भी मना कर सकते हैं। नहीं सर, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था एफआईआर कराने के लिए सर, कंप्लेंट किया था सर। अरे वो तो उसमें ऐसा है कि अब इसमें पुराने कानून में प्रावधान नहीं था, अब ऐसा है कि विक्टिम को भी सूचना देनी जरूरी है। तो विक्टिम को वो 90 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे कि आपकी कंप्लेंट हमने दर्ज किया कि नहीं किया, या आपकी रिपोर्ट हमने क्लोज किया या प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा है। तो ये पुराने कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था, अब ये बीएनएसएस में प्रावधान हो गया है। तो अब पुलिस को हर एक एफआईआर या कंप्लेंट में जो भी वो कार्रवाई करते हैं वो कंप्लेंट या इन्फॉर्मेंट को या उसके प्रतिनिधि को देना, ये कानून कंपलसरी हो गया है 1 जुलाई के बाद। नहीं सर, उसमें सर पुराना कवरिंग लेटर नया होता है, आंखें पुरानी होती हैं सर, बट नए वाले प्रार्थना पत्र सर वो जांच नहीं करते हैं। नहीं, वो ठीक है, देखो रनिंग कमेंट्री नहीं देंगे ना, वो सीआरपीसी के मुताबिक चलेंगे, 2 साल टाइम है तो 2 साल वो यूज कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि एप्रीहेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, ये कोई भी चीज बाधित हो सकती है। मतलब या तो किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं, या वो साक्ष्य एकत्रित करना चाह रहे हैं जबकि उनका चैप्टर 12 चल रहा है, या फिर वो प्रोसिक्यूशन करना है ना, जो ट्रायल प्रोसीजर, तो उसमें कहीं पर भी बाधा पड़ सकती है। तो सीआरपीसी का उल्लंघन करके आरटीआई एक्ट का पालन करना ऐसा कानून नहीं है ना, ये ध्यान रखिए। वो अपने सीआरपीसी के मुताबिक ही चलेंगे, और सीआरपीसी में पूरा आरटीआई है, ध्यान रखिए। हर एक स्टेज पे आरोपी को जो मर्डर होता है उसको भी पूरा जजमेंट दिया जाता है, पूरा मौका दिया जाता है, उसको साबित किया जाता है कि आपने मर्डर किया, उसके बाद फांसी पे सबके सामने उसको लटकाया जाता है ना, चार लोगों के सामने, जेलर वगैरह का जो भी है, तो प्रक्रिया उसमें ऑलरेडी आरटीआई के प्रावधान उसमें है। तो सीआरपीसी का उल्लंघन करके आरटीआई का पालन आप नहीं करवा सकते। उसमें जो भी उनका 2 साल 3 साल टाइम है, तो 2 साल 3 साल टाइम वो लेंगे यदि कोई पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है तो, और यदि अरेस्ट हुआ है तो 2 या 3 महीने जो भी उनका ट्रायल का था। हाँ, और ट्रायल के लिए जो नए प्रावधान है बीएनएसएस, इसमें 3 महीना हो गया है, और कोर्ट के परमिशन से वो चाहे तो 6 महीना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कंप्लीट करना होगा, ये अब जरूरी हो गया है। पहले एक क्वेश्चन सर और है सर, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में सर पैरा 101 में सर जो अपराध होते हैं उनकी हम सूची मांग रहे हैं, कौन कौन से अपराध उसके अंतर्गत आते हैं सर, वो उसको 81J छा और जा कर अड़ा करके वो सब उसमें रिजेक्ट कर देते हैं सर। कौन कौन से अपराध आते हैं, ये तो विधि का एडवाइस है, वो लीगल एडवाइस थोड़ी देंगे आपको। नहीं सर, पैराग्राफ ऐड छपा हुआ है, वो देखो आप बोलो आपके थाने में कितने हुए हैं, वो सूची दे देगा वो आप बोलो कि कौन से आते हैं, ये तो कानून का प्रश्न हो गया। वो कोई ये थोड़ी है कि कानून की व्याख्या करना। पैरा 101 में जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है सर, वो उसकी सीआरपीसी या कहीं से उसकी कॉपी सर्टिफिकेट कॉपी तो दे सकते हैं। सूचना उनके पास क्या पहले से मौजूद तो है? आप पुलिस रेगुलेशन एक्ट ले लो ना, सीधे आप पुलिस रेगुलेशन एक्ट ले लो। पुलिस रेगुलेशन में सारा लिखा हुआ है कि पैरा 101 में क्या क्या लिखा जाता है। उसमें ये दिया 10 जघन्य अपराध, 20 जघन्य अपराध। पुलिस रेगुलेशन एक्ट चलता है। हाँ तो उसमें वो अब जगन में क्या होता है नहीं होता ये थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। देखो ओपिनियन हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, आप ओपिनियन नहीं मांग सकते आरटीआई में, लिखे हुए कागज की कॉपी मांग लो तो मिल जाएगा। जैसे नोटशीट पे अधिकारियों ने ओपिनियन लिखा 6-7 लोगों ने, वो कॉपी आपको मिल जाएगी। तो आप इन्वेस्टिगेशन पे बात पहुंच जाएगी सर, सूची देखने से आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। अपनी आरटीआई की कॉपी भेजिए, एक मिनट आपके शब्द क्या है उसके शब्द क्या है ये आप बताइए, तो फिर मैं उसमें बता दूंगा। ग्रुप पे डाल रखा है सर मैंने। हाँ तो ग्रुप में दे लूंगा ना, या ग्रुप में प्राइवेट चैट में भेज दीजिए, मैं देख लूंगा उसको क्या चीज़ है, आपने क्या लिखा था और उन्होंने क्या जवाब दिया ना। वीरेंद्र सर, अब मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे सर हम सभी के लिए, तो जो रिसर्च करके, तो इस पे हम सर एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं सर जल्दी से, और किसी सदस्य को इस विषय पे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आमंत्रित है। किसी सदस्य पहला दूसरा क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेलीकॉम डिपार्टमेंट फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस एआस किया कॉन्फिडेंशियल। सर ये मतलब बड़ा लेममा टाइप का लगा था मुझे क्वेश्चन बनाते समय। ये मैं बता रहा हूँ कि फेशियल रिकॉग्निशन जो है ना, ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में आता है, और जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है वो प्राइवेसी में होता है। दूसरी बात एएसटीआर क्या होता है, तो एएसटीआर जो है ये है एआई एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। तो लोग जो फर्जी सिम लेते हैं, फर्जी सिम पर रोक लगाना, या तो झूठे आइडेंटिटी पत्र या दूसरों के आधार कार्ड या ये देके जो लोग देते हैं, तो अब उसमें क्या है कि वो ऑफिस हो गया है कि कोई भी अपना झूठा वो आइडेंटिटी नहीं दे सकता है। तो इसके लिए एएसटीआर होता है, तो दैट इज ओनली फॉर क्राइम डिटेक्शन पर्पस। और उसमें क्या है कि इट इज नॉट फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मान लो दे दिया जाए, आप वेबसाइट पे पोस्ट कर लो, है ना, तो फिर उसके प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा, है ना। जी जी बायोमेट्रिक की फोटो लेके आप वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, तो ऐसे थोड़ी अलाउड है। तो ये ऐसा नहीं होता है, उसमें प्राइवेसी लॉ लागू होता है। तो वो जो एएसटीआर होता है, ये फेस रिकॉग्निशन जो होता है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्फिडेंशियल। आप देखो एटीएम में भी जाते हो, वहां पे लिखा होता है सीसीटीवी इज बीइंग रिकॉर्डेड। सीसीटीवी क्यों होता है? पैसे मशीन से निकले कि नहीं निकले, ये डिटेक्शन करना उनका पर्पस है। ये थोड़ी कि वहां जो लड़की आ रही है उसके फोटो वो फोटोग्राफी वेबसाइट पे भेज दे, वो उसका जो पर्पस होता है उस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद वो डिलीट कर देते हैं। तो प्राइवेसी इशू होता है उसमें, इसमें जब तक वो रखना है तो उसमें पर्पस होता है कि व्हाई दे आर कलेक्टिंग इट, और उस पर्पस के लिए होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्फिडेंशियल।
जी सर, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा जो है वो सेक्शन तो वही था, लीगल प्रोविजन सीडीआर की हमने देख लिया। सर यहाँ पे किसी ने ग्रुप में पूछा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्या हम किसी दूसरे की सीडीआर ले सकते हैं क्या ऑफिशियली? नहीं ले सकते उसमें क्या नहीं ले होता है सकते। ना, वो पुलिस वाले या कोर्ट वाले ले सकते हैं क्योंकि वो क्राइम डिटेक्शन या क्राइम प्रोसिक्यूशन उनका पर्पस है एंड लीगली दे आर एम्पावर्ड टू डू इट। अदरवाइज हाँ। आप करते हो तो दैट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, तो उसमें आप जो ये नहीं ले सकते हो, केवल अपने कॉल की आप मान सकते हैं। जी जी। अब सर अगला प्रश्न जैसे था, हाउ मच टाइम सीडीआर इज केप्ट, तो जनरली मैंने देखा है अलग अलग नेटवर्क के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं यहाँ पे बदलते रहती हैं। बहुत वेरिएशन है इसमें, हर कंपनी के अपने अपने रूल्स है और जो लीगल ट्राई के बहुत सारे रेगुलेशन है, टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं। सर हमारे किस पर्पस के लिए और कौन सी सर्विस दे रहे हैं, तो अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग रेगुलेशन हो सकता है। सर अगला प्रश्न हमारा जो 56 नंबर का वो जीपीएस लोकेशन के बारे में है। तो कई बार मैंने मतलब लोगों से सुना है कि मैं अपनी जीपीएस डिटेल निकलवा ले और वो ऐसा कर ले और वैसा कर ले, मतलब प्रैक्टिकली आलू भट्टा टमाटर की तरह माना जाता है जीपीएस लोकेशन, बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल थिंग, क्या जीपीएस लोकेशन इतनी आसानी से मिल जाती है? हाँ जी, मिल जाती है उसमें। जीपीएस ऐसा है कि वो कलेक्ट करते हैं ना, जैसे गूगल होते हैं आजकल जो फोटो कलेक्ट करते हैं, तो लेकिन वो मिलेंगी कैसे? तो जी उसकी जी। प्रक्रिया में पता है कि वो पुलिस वाले हैं या कोर्ट है, तो उनको कानूनन मिल जाएंगी। आप यदि अपनी कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन दूसरे की मानते हैं तो फिर वो जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसके मुताबिक यदि है, क्योंकि देखो इंटरनेट केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है और अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइवेसी रेगुलेशन है, जैसे कि जीडीपीआर यूरोप है, अमेरिका में हिप्पा है, तो बहुत सारे अलग अलग जहाँ पे वो जो कानून है उसके तहत वो काम कर रहे हैं और इसलिए वो उसके मुताबिक वो अपनी कुलदीप जी प्राइवेसी। जी सर, जय जी सर। हाँ, ये कह रहा था कार्यक्रम में अब समय भी लगभग 1:30 बज गए हैं, तो इसको कंक्लूड करने का भी 2-4 मिनट में करिए। वीरेंद्र जी ने अच्छा आप लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया हाँ जी, और हाँ जी, और हाँ, क्योंकि 1:30 के आसपास हो रहा है, तो देख लीजिए। हाँ जी, 2000 क्वेश्चन और पूछ लीजिए कुलदीप जी। आवाज कुलदीप जी की नहीं आ रही है, लगता है हाँ जी जी, हाँ सर, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ सर, जीपीएस के लिए एप्लीकेशन आपका कहाँ लगेगा फिर इसका, मतलब कि वही गूगल के थ्रू? नहीं, जरूरी नहीं गूगल, कई देखो मैंने बताया देयर आर मिलियंस ऑफ ऐप्स और अलग अलग ऐप अलग अलग पर्पस के लिए और आपकी परमिशन पे आपकी कंसेंट के मुताबिक लोकेशन ट्रैक करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि आप कार में जा रहे हैं तो आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं ना, या जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा वो जीपीएस जो होता है वो बिना स्मार्टफोन के भी हो सकता है कनेक्टेड कार वगैरह में, तो जरूरी नहीं कि आप फोन यूज कर रहे हो। तो ड्राइविंग अलग चीज है, फोन यूज करना अलग चीज है, तो बिना फोन के भी आप यूज कर सकते हैं। तो जीपीएस जो है वो डिटेल मिल सकते हैं, लेकिन एक ही उसमें अपने नंबर के आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ऐप है वो मेंटेन करता है कि नहीं और किस ड्यूरेशन की मांग रहे हैं और उनका रिटेंशन पीरियड क्या है, कितने टाइम तक वो रिटेन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो उसके आधार पर यदि उनके पास अवेलेबल है और वो रिटर्न एग्जाम वो रिटर्न वो है उनके पास, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया है और वो कानूनन उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक है, तो वो आपको ऑनलाइन भी भेज सकते हैं या कानून के तहत उपलब्ध करवा सकते हैं। सर आप स्वागत करना चाहेंगे आत्मदीप सर का, वो भी हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आत्मदीप सर नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आत्मदीप सर अच्छा सर, मैं इनएक्टिव में भी। सर आगे बढ़ते हैं, जीपीएस डिटेल्स हमारे क्वेश्चन हो गए, कॉल रिकॉर्डिंग हो गए। हाँ सर, आजकल एक नई चीज देखने में आई है सर, एक नई चीज देखने में आई है, सभी लोग को लाना चाहूंगा सर। आजकल क्या हो रहा है, सरकारी विभागों में जब भी हम कोई कंप्लेंट करते हैं ना, तो सरकारी अभी मेरे पास रिसेंट एक एग्जांपल आया है, एक बैग चोरी हुआ था रेलवे में, जबलपुर में चोरी हुआ था, कंप्लेंट लिखाई गई, तो वो सामने वाला जो पुलिस वाला था वो से उन लोग को मतलब ऊपर से ये कहा गया था कि आप सामने वाले से बात करो और उसमें कुछ कंफ्यूजन प्रोड्यूस करो। कंफ्यूजन मतलब ऐसा कि उसको बोलो कि जबलपुर में नहीं, आपका कटनी में चोरी हुआ है, इस तरह से एक दो सेंटेंस उसे निकलवा लो, उसकी रिकॉर्डिंग अपनी सेव करके उसको कंप्लेंट को हम क्लोज करें। तो ये चीजें चल रही हैं सर। तो क्या इस तरह से सर ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये लोग ऑफिशियली क्या हमारी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरह से के मैटर में? देखिए उसमें बिना कंसेंट के रिकॉर्डिंग करना जो है वो इलीगल हो सकता है और लीगल भी हो सकता है, और वो इलीगल है तो इलीगल का मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल हो। तो आप किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो और कहाँ उसका इस्तेमाल करोगे, इस पर से वो डिसाइड होता है कि वो जो काम कर रहे हो वो सही है कि गलत है। जी 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 बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे जितने भी सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये चीजें होती हैं, तो सामने वाला अपने बचाव के लिए सब चीजें टेक्निक्स यूज करते हैं। उसके बाद सर फोन टैपिंग, सर हमारे देश में फोन टैपिंग को क्या आरटीआई के जैसे मेरा फोन अगर टैप हो रहा है, क्या उसके आरटीआई के तहत जानकारी दी जा सकती है? नहीं, उसमें वो जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो उसमें जिसकी वो टैप कर रहे हैं उसमें ये डिटेल वो नहीं देते, क्योंकि सर्वेलेंस के लिए हमारे बताया कि केवल 10 एजेंसी है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनको ये पावर्स है। तो दिखती बात है कि वो जिसका टैप हो रहा है उसको ये जानकारी वो नहीं देते। जी जी सर, इसमें एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का एक निर्देश भी आया था। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन है कंप्लीटेड है। जी जैसे जी सपोज सर। आप टैपिंग की भी बात कर रहे थे, अब हम लोगों को तो आम आदमी को तो किसी को नहीं पता है, हम लोग लॉयर्स हैं, क्या शायद कोई बंदा पीछे कर रहा होगा, क्योंकि जो पुलिस होती है कई बार इलीगली रिकॉर्ड करती है और दूसरी चीज सर्विलेंस भी करती है। तो कैन वी गेट एन इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इन्फॉर्मेशन, मतलब किसने मेरी या तो ईमेल एक्सेस की है या मेरी फोन की रिकॉर्डिंग बीच में टैप करी है, क्या इस चीज की हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो किससे? नहीं, उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यदि पुलिस या उनके साथ कर रही है तो वो फिर कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, दे आर बाउंड टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, और वो ये नहीं बताते हैं जिसकी कॉल टैप की जा रही है, क्योंकि हो सकता है आप ड्रग डीलिंग या कोई अपराध कर रहे हो, है ना, या प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे हो, तो जिसका रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको चीज वो नहीं बताते। तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी उनको भी मेंटेन करना होता है इस प्रोसीजर में, वहाँ पर वो चीज बताते हैं। बट अगर ये कॉन्फिडेंशियल तो पता चल जाता है, रवि जी ईमेल में क्लियर हो जाता है। ईमेल में तो आप टाइमलाइन अपनी चेक करोगे, अगर कोई किसी दूसरे ने एक्सेस किया है, इवन अगर किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने या फिर किसी कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपका ईमेल एक्सेस किया है और ओपन किया है, तो अगर आप अपना टाइमलाइन एक्सेस करोगे तो मिल जाता है वो। ये कॉल में नहीं मिल पाता, कॉल टेपिंग में नहीं मिल पाता, बट ईमेल एक्सेस में मिल जाता है हमेशा। मेरा एक्सपीरियंस है, एक क्लाइंट के साथ मैंने देखा है ऐसा। ये कैसे मिलेगा आपको? आपको क्या ईमेल आई कि योर ईमेल हैज बीन एक्सेस्ड एट दिस लोकेशन? नहीं, आपको टाइमलाइन चेक करना पड़ेगा, आपको ईमेल की टाइमलाइन टाइम पे चेक करनी पड़ेगी, अब वो लॉगिन कहां पे हुआ है, कब लॉगिन हुआ है, वो आपको मिल जाता है उसमें। ये सब कि आपका लॉगिन किस डिवाइस पे हुआ है, कहां हुआ है। सिंपल सा ऐप है, जैसे हैव आई बीन पॉन्ड है ना, पॉन्ड की स्पेलिंग है PWNED, है ना, ये शब्द नहीं है। तो हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट से आपका किसने एक्सेस किया ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कौन-कौन से कौन सी बता रहे हैं, कौन सी वेबसाइट बता रहे हैं? हैव आई बीन पॉन्ड, है ना, PWNED, हैव आई बीन पॉन्ड.com वेबसाइट पर, है ना। तो हैव आई बीन पॉन्ड से PWED हां, PWNED, है ना, तो हैव आई बीन पॉन्ड से हां, तो उसपे यदि आपका किसी ने ईमेल हैक किया है पास्ट में और पिछले कुछ सालों में, तो कब किसने किया है एक्सेस, वो आपको मिल जाएगा। अब वो लीगल है कि इलीगल वो आपको नहीं बताएगा, वो फिर आप पता लगाइए। जी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको वैसे वो जो आपका ये है उसे आपको मिल जाएगी, तो वो कोई भी फ्री ऐप है, वो आपको हैव आई बीन पॉइंट
पॉन्ड PWNED पॉन्ड पॉन्ड मतलब मुझे प्यादा बनाया गया क्या पॉन्ड पैदा होता है ना मुझे किसी ने प्यादा ओके हाँ हाँ मैं पॉइंट ओके ब्रिज किया गया तो ये वो PWNED जो है पॉन्ड वो मतलब स्पेलिंग उन्होंने अलग रखा है पॉन्ड PA होता है PWAN प्यादा होता है लेकिन वो हैव बीन पॉन्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी ने बलिका बनाया है क्या ये आपको पता चल जाएगा। जी सर जी तो प्रदीप सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? प्रदीप सर लगभग हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और भी सदस्य कहना चाहेंगे? स्क्रीनशॉट से रिलेटेड था जैसे हमारे पास कॉलिंग आई और हमने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली तो वो उसको हम प्रोड्यूस करते हैं एविडेंस यस प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुलाई के बाद पूरे भारत में मान्य हो गया है तो आप प्रूव कर सकते हैं जी प्रदीप सर जब जी नमस्कार सर स्वागत है सर जस्ट सेकंड कि वो मेरे सर रिलेवेंट है हम स्वागत करना चाहेंगे सर आज आखिरी सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं इसका कोई इशू नहीं है लेकिन एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है एडमिसिबिलिटी तो कैसे जज निर्णय लेगा जज यदि बोलता है कि इररिलेवेंट है तो आप प्रस्तुत भी नहीं कर पाएंगे और जज प्रस्तुत करने देता है लेकिन एडमिट नहीं करता है कि ये एविडेंस को नहीं मानते तो फिर वो इनएडमिसिबल है तो वो प्रदीप सर जुड़ चुके हैं नमस्कार सर जी 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 आप सर जुड़े उनका स्वागत करें और साथ में कार्यक्रम देखें कि 15-20 मिनट में फिनिश भी कर दिया जी जाए जी 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 सर नमस्कार सर आज का विचार सर हमारा चल रहा था सर आपके सर इस पे आपके जो भी विचार हो सर जी प्रदीप सर देखिए डॉक्टर साहब ने मुझे लगता है सब कुछ ये जो नया टेलीकॉम एक्ट आया है और वो अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ कुछ धाराएं इसकी लागू है मतलब उनके बारे में बता ही दिया होगा और हमने भी अपने फेसबुक पेज पर इसकी डिटेल डाली है 2 बार में कि क्या क्या प्रावधान लागू हैं और भी कौन कौन से बाकी है लागू करना तो जी, जी। एक नहीं है अच्छा है राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है व्यक्तिगत सुरक्षा का भी मुद्दा है इसमें सर आपके कुछ अनुभव रहे हैं सर इस विषय को लेकर मतलब जैसे आरटीआई ये वगैरह तो एक कभी लागू ही हुआ है नए प्रावधान ये भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है तो इसका इम्पैक्ट आने में भी समय लगेगा थोड़ा पर कुल मिला के ये अच्छा हो रहा है कानूनी नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी AI और इस सब के ज़माने में अपने कानूनों में वक्त के तकाजे के मुताबिक परिवर्तन करना नए प्रावधान करना ये अच्छा है प्रगतिशील कदम है जी सर वो 1885 का तो बहुत पुराना हो गया था 1933 का भी पुराना था तो वो बदलना जरूरी आखिर सर आपके समय में थोड़े बहुत कुछ ऐसे मतलब आरटीआई आपके कुछ आपके मेमोरी में है जिस तरह का कोई कुछ ऐसा मैटर आया हो तो पुराना समय की पुरानी बात नहीं है जी 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 सर जी सर जी 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 यही आए थे इसी तरह की कि हमने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की वो मांगी और हमें नहीं दी गई तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वो हर किसी को नहीं दी जा सकती है वो या तो आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं या पुलिस मांग सकती है बाकी हर जी, किसी को जी। नहीं दी जाती CDR की कॉपी और जी जी CCTV के मामले में आते हैं हमें फुटेज नहीं दी गई तो उस बारे में भी स्पष्ट है कि केवल जो गोपनीय रखे जाने योग्य फुटेज है उनको छोड़ के बाकी सब दिए जाने लायक हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं सारे सभी अदालतों में सभी सूचना आयोग में सरकारी नेता दफ्तरों में जी 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 सर जी सर लगभग 1:40 हो रहे हैं अब हम लगभग समय हो चुका है हमारे समापन का और ऑफिस इसके लिए जी सर सबको लंच के लिए आमंत्रित कर सकते हैं आप समय हो गया शिवानंद ने भी कर लिया होगा जी 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 सर बिल्कुल बिल्कुल तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर नहीं हमें करें आप विनीत सर जुड़े हैं हमारे बीच में अभी तो अपन और 10-15 मिनट कार्यक्रम 20 मिनट ले सकते हैं 2 बजे तक ले सकते हैं आप किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए लेकिन किसी सदस्य शिवानंद का जी प्रश्न हो प्रश्न सारे हो गए हैं अभी संचालक हाँ, महोदय ने घोषणा और की उम्मीद आदमी सर ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग आप अपने विशेष मार्गदर्शक मंडल से हैं और ये कार्यक्रम आप लोगों की मेहरबानी से हुआ प्रारंभ हुआ ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग कार्यक्रम प्रारंभ होने के मतलब हम नहीं कहते कि आप 12 बजे 11 बजे जुड़े लेकिन कम से कम 15 मिनट बाद यदि आप लोग जुड़ जाया करेंगे तो सबको काफी हौसला अफजाई होगी और ये कार्यक्रम और ढंग से चलता रहेगा ठीक है आपकी बात का ध्यान रखें दरअसल कल हमको एक ये दूरदर्शन मध्य प्रदेश DDMP पे एक हेलो DD प्रोग्राम है 4:30 से 5:30 उसमें RTI के बारे में लाइव सवाल जवाब होंगे उसकी तैयारी में कुछ समय लगाना था इसलिए थोड़ा देर से जुड़ पाए उसके तो लिए अच्छा सर तो ये कुछ सर ये कल पार्टिसिपेंट सुन सकते हैं 4:30 से प्रदीप सर ये जो प्रोग्राम आपका हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो पे ये किसी योजना के अंतर्गत हो रहा है कुछ विशेष इसमें फंडिंग है कि किस तरह से रेडियो पे नहीं दूरदर्शन पे है जो भारतीय दूरदर्शन है ये हेलो DD नाम से प्रोग्राम हर हफ्ते चलाता है 1 घंटे का इसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को अलग अलग विषयों में जैसे हमारे वेबिनार में होता है बुलाया जाता है और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और ये कुल मिला के जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोग्राम है हेलो और इसमें स्क्रीन पे टीवी की स्क्रीन पे फोन नंबर आते हैं लैंडलाइन नंबर दूरदर्शन के उन पर फोन करके कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है सर जैसे हम उस पर प्रश्न पूछना चाहें तो कैसे पूछे सर यहाँ पे आप फोन करेंगे आप वहाँ स्क्रीन पे आपको आवाज सुनाई देगी टीवी की स्क्रीन पे कि मैं यहाँ से ये व्यक्ति बोल रहा हूँ और मेरा प्रश्न लिखिए जी 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 सदस्य को पूछना हो प्रदीप सर से तो वहाँ पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वैसे सब एक्टिव होती हैं तारा जी ने हैंडल किया हुआ है सर यहाँ पर जी तारा जी आप पूछना चाह रहे हैं जी नमस्कार सभी बुद्धिजीवी को नमस्कार सर द्वितीय अपील का हियरिंग जो होता है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या एक छोटा सा प्रश्न है कर सकते हैं खुली कार्रवाई होती है सूचना का कानून और इसके अंतर्गत होने वाली सारी कार्रवाई कुल मिला के पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए तो वहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं होता है तो आप कर सकते हैं लेकिन एक कोर्ट रूम की मर्यादा के लिहाज से उसकी अनुमति लेने तो अच्छा होता है और कोई मना भी नहीं करेगा उसकी देखिए हमारे सूचना राहुल सिंह जी तो खुद ही लाइव टेलीकास्ट करते थे इनका उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं चाहता हूँ और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सारे केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग में हाइब्रिड तरीके से ऑनलाइन हियरिंग होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस तो सबको दिखाई दे तो वहाँ कोई गोपनीय नहीं है लेकिन अनुमति लेकर रिकॉर्ड कर दे तो अच्छा है वो गोपनीय ढंग से भी कर सकते हैं कोर्ट रूम में CCTV कैमरा भी होता है उसमें भी सब रिकॉर्ड होता है तो उसके फुटेज भी आप मांग सकते हैं जी सर आप यहाँ रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना या रिकॉर्डिंग को वेबकास्ट करना है ना मतलब उसको इंटरनेट पर चढ़ाना अपलोड करना ये अलग चीज है तो हमें रिकॉर्डिंग करना अलग चीज है उसको कोर्ट में अपने ब्लॉग में प्रस्तुत करना ये भी अलाउ हो सकता है लेकिन उसको आप डिस्टॉर्ट करते हैं मैनिपुलेट करते हैं AI आपसे व्यक्ति बदल देते हैं अंदर के या फिर आप उसको वेबसाइट पर चढ़ा देते हैं अपलोड करके ये वाइलेशन हो सकता है ना ये ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ ठाकर जी ने ध्यान दिलाया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की अरविंद केजरीवाल के
केस में सुनवाई के दौरान जो रिकॉर्डिंग करके उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया था, उसमें बहुत नाराजगी भी व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट। ये इसको प्रसारित नहीं करना चाहिए पब्लिकली। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तो रूल्स बने हुए हैं और उसमें फिर क्या होता है कि लोग कमेंट भी करते हैं, कमेंट में फिर कंटेम्प्ट भी होता है, तो उसमें ये होता है कि फिर अपने आप पे उन्होंने कमेंट डिसेबल कर रहा है कि देख लो आप, लेकिन कमेंट मत करो। तो इस तरह के उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। हमें इवन जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के नियम नियमावली पढ़ते हैं उसके अनुसार हमें बहुत ज्यादा उसको मतलब बहुत ज्यादा उसको शेयर वगैरह ये सब यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए, पढ़िए, समझिए, सब करिए, मगर उसको शेयर करना सोशल नेटवर्क पर सही नहीं है एज पर द गाइडलाइंस। तो डिस्टॉर्ट वगैरह भी करता है तो वो भी चीजें पता चल जाती है, या बदल दिया गया है ना, तो वो सब चीजें पता चल जाता है। तो हाँ, एंटरटेनमेंट या मिमिक्री पर्पस है तब तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन कि कोर्ट प्रोसीडिंग में कोर्ट के रूल फॉलो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रूल बने हुए हैं इसमें। सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नरेश कुमार जी ने प्रश्न एड्रेस किया हुआ है। सर मैं आगे जी सर एक सुझाव है अगले वेबिनार में, आज ठीक समझे तो ये जो सेक्शन 4 में गवर्नमेंट ने पहली बार पॉजिटिव कदम उठाते हुए 8 और नए बिंदु जोड़े हैं स्टॉर्म वाटर एक्सपोजर के लिए, हाँ 4 में ये इस पे भी चर्चा करना चाहिए, काफी लोगों को इसका पता नहीं, और वो जो नए बिंदु जोड़े हैं वो सब लोगों को, ज्यादातर लोगों के काम के उपयोगी। मैं बिल्कुल सर इसी विषय पे कहना ही चाह रहा था सर, किसी को कोई टॉपिक हो तो आपके द्वारा बहुत अच्छा सुझाव आ गया, मैं वेट ही कर रहा था टॉपिक के लिए। सर आपने क्या बताया सेक्शन 4 न्यू पॉइंट्स ऑफ आरटीआई, जो अभी स्वतः प्रकटीकरण के लिए जोड़े गए नए बिंदु सभी विभागों के नए बिंदु और आरटीआई ये कर सकते हैं। नहीं दूसरा गूगल पे क्या सर्च कर लें हमें होमवर्क करने के लिए, ताकि हम होमवर्क कर सकें। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4B में जोड़े गए नए बिंदु। ओके सर, मध्य प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश सर इसमें एक मेरी रिक्वेस्ट इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा। एमपी गवर्नमेंट का नहीं सर, ये तो मतलब भारत सरकार ने किया डीओपीटी डीओपीटी का, तो हाँ डीओपीटी सर्कुलर जारी किया हमने अपने फेसबुक पे, सर्कुलर की कॉपी भी छापी है और वो सारी डिटेल भी क्या क्या बिंदु सर ये सेक्शन 41 है जो इसमें यूपी गवर्नमेंट ने भी एक बनाया हुआ है अधिनियम रूल 2015 और 2019 का, तो इसमें क्या आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, कुछ भी आप पूछो रवि जी, आप आवाज कट रही है आपकी, हाँ थोड़ी जगह बदल लें, कुछ समझ नहीं आ थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। जब तक कि नरेश कुमार जी आपने भी हैंडल किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सेंटर में डीओपीटी होता है, स्टेट में कौन सा डिपार्टमेंट होता है सर? रहा। ये हर राज्य ने, राज्य सरकार ने अलग अलग विभाग को नोडल विभाग बनाया है, जैसे राजस्थान में जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग है, मध्य प्रदेश। अच्छा सर, हम आपको साइड से हमारे हरियाणा में, हेलो हाँ बोलिए नरेश जी, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी। हरियाणा में हाँ हरियाणा में क्या नरेश जी आपकी आवाज कट रही थी, पूरा एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ये नोडल विभाग जो बता रहे हैं सर, जैसे सेंटर को डीओपीटी बना रखा है नोडल विभाग, हाँ। और अभी सर बता रहे थे राजस्थान में जनसंपर्क विभाग बना रखा है, हरियाणा में 2030 बना रखा है, बताओ। वो आप गूगल करेंगे किसी भी राज्य का फर्क से आ जाएगा, हरियाणा में आरटीए के नोडल विभाग कौन सा है तो आ जाएगा। अच्छा यूपी में शायद गृह विभाग। तो अगर इसमें मान लो इसमें नोडल विभाग ने मान लो इश्यू कर रखी है, उसकी कंप्लायंस नहीं हो तो फिर उसको नोटिस मिल सकता है, आपने इलेक्ट्रिक इश्यू किया तो उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही। सेक्शन 4 के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर, हाँ नोडल विभाग को शिकायत करेंगे, नोडल विभाग ही इस बारे में परिपत्र जारी करता है, और ये सेक्शन 4 तो मैंडेटरी है सबके लिए, उसको शिकायत कर सकते हैं, सूचना आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं, राज्य के सूचना आयोग और केंद्र का विभाग है तो केंद्र सूचना आयोग को धारा 18 में आप शिकायत कर सकते हैं। जी सर, अपने सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के राहुल सिंह जी ने ऐसी कई शिकायतों पे अच्छी कार्रवाई की, और बल्कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि वो सब विभागों में इसका पालन करो। आकर्षित सर, आपसे आपकी चर्चा से याद आया सर कि हमारे पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी कि जो मध्य प्रदेश आयोग है वहाँ पे वैकेंट है, उसको लेकर सर अभी कोई रिसेंट अपडेट क्योंकि आप लोग जुड़े रहते हैं, कुछ वहाँ पर अभी कुछ हलचल हो रही है कि पूरी तरह से शांत है, क्या कुछ शिकायतें मिल रही हैं? कोई हलचल नहीं है, हमने मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, पत्रकार को भी कहा है कि इस इशू को उठाया जाए और सरकार को उस पर दबाव बनाए। लोगों से भी हम निवेदन कर रहे हैं सभी से कि सीएम को, नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस बीजेपी की बड़ी पार्टियां के प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखें, ईमेल करें, सोशल मीडिया पर हैशटैग करके लिखें, ये पद खाली पड़े, मार्च के बाद से पूरा आरोप खाली जल्दी की जाए। आवेदन सरकार के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, मुख्य सूचना एक सूचना दोनों पदों के लिए पर्याप्त संख्या में 120 से ज्यादा हर पद के लिए, तो गवर्नमेंट को केवल काम सिलेक्शन कमेटी सर आपके बीच में वर्तमान में लगता है कि जब तक लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक कुछ खास चेंजेस नहीं आ पाएंगे, मतलब आप क्या कहेंगे? ये तो सभी सरकारों का रवैया रहा है। मध्य प्रदेश में जब हम सूचना आयुक्त बने थे उससे पहले 1.5 साल तक सूचना आयुक्त पूरा खाली था, फिर आप जैसे किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट याचिका की, ये लोगों के जानने का हक का हनन हो रहा है, आयोग खाली होने से द्वितीय अपीलों पे शिकायतों में सुनवाई नहीं हो पा रही है, और आयोग के कार्यशील नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी भी बेफिक्र हो गए, जानकारी नहीं देते हैं, उनको दंड का वही नहीं क्या आदमी जाएगा। सर इसमें मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सर, जो 1.5 साल तक की खाली था तो उसका बर्डन आप लोगों पे डाला गया, मतलब एक प्रैक्टिकल चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, तो सर 1.5 साल का हो जाता है, अभी तो 14,000 से ज्यादा अपीलें इकट्ठी हो गई है। अच्छा, जब 1.5 साल की जो पे है तो सर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पूछना चाह रहा हूं, इस चीज का कोई ओटी वगैरह क्लेम होता है कि नहीं होता है? 1.5 साल की तो गवर्नमेंट की तो जो पे पेमेंट है वो सीधे सीधे बच गई इस विषय में। नहीं कोई ओवर टाइम नहीं होता है सूचना आयुक्त का, हम तो जैसे संडे को भी घर पर फाइल लगा के काम करते थे, ऑफिस में भी 5 दिन का टाइम था लेकिन 7 दिन करते थे, इसमें ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं। सर मतलब जो 1.5 साल की खाली रहा वो कुल मिला के सरकार की कमाई हो गई एक प्रकार से, उसमें पेमेंट तो देना नहीं पड़ा उस समय सरकार को। कमाई नहीं कुल मिला के सरकार की मानसिकता ये है कि इसको नजरअंदाज करते हैं आगे के संबंध में स्ट्रेंथन करते हो जाए, और ये सभी दलों की किसी एक पार्टी के नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग में कई पद खाली हैं, और झारखंड में तो करीब 3 साल हो गए पूरा खाली पड़ा है, और पूरे मॉडल जो स्वीकृत है जिन राज्यों में लोग एक्टिव हैं शिकायत, जिन राज्यों में लोग एक्टिव हैं शिकायत करते हैं, जनता के जागरूक नहीं होने का ही परिणाम है ये, जनता का अगर दबाव बने। और मजे की बात ये कि विपक्ष भी इस मामले में सीरियस नहीं है। एक बार हमने विधानसभा में उठाया तो नेता प्रतिपक्ष ने केवल एक लाइन बोल दी, उसको किसी का ध्यान ही नहीं गया, पूरा इस पर जोर नहीं देते कोई भी पार्टी का आदमी नहीं तो विपक्ष को तो बढ़ चढ़ के उठाना चाहिए कि आप नियुक्ति करिए, क्यों खाली पड़ा है, वो भी नहीं उठाते। मीडिया का भी यही हाल है,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, इस विषय पे मेरा जो एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है कि जिन राज्यों में लोग जागरूक है ना, वहाँ स्थिति थोड़ा ठीक है। मगर जहाँ पे राज्यों में लोग जागरूक नहीं है, बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कोई खास परिवर्तन भी नहीं देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार तो 2 बार इन सब पदों के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन मांग चुकी है, दोनों बार पूर्ण आवेदन आ चुके हैं और कोई एक सज्जन हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार कह चुकी है कि हम ये प्रक्रिया में है, लेकिन आज तक प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। सर, इस विषय को लेके अभी हम लोग एक चीज़ और चर्चा कर रहे थे कि जैसे किशन चंद जैन जी के नित्यानंद जी अगर इसमें हाई कोर्ट में कुछ याचिका टाइप कर दें तो अच्छा होगा। सर, इसमें प्लानिंग चल रही है सर, बाकी सदस्य जो हमारे जुड़े हुए हैं वो अगर शिकायत करेंगे, हम लोग प्रयासरत हैं ही। और जब तक कि क्योंकि एक डेमोक्रेटिक एक्टिविज्म नहीं आएगा सामने कंप्लेंट्स को लेके इस विषय को, तब तक कि मुझे भी अपनी चीज़ एहसास हो रही है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, बट न्यायालय अपनी जगह क्या कह दूँ मैं। नहीं, इस मामले में न्यायालय फटाफट कार्रवाई करता है। हाई कोर्ट हमने देखा अभी तक जहाँ भी चुनाव के पदों में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को या केंद्र को निर्देशित करने के लिए कोई भी रिट याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटाफट फैसले दिए। ये सबको समझने की जरूरत है कि आरटीआई एक्ट संबंधी कोई भी केस आप हाई कोर्ट में दायर करेंगे, उसमें उतना समय हरगिज नहीं लगता है जितना बाकी केसों के निपटारे में, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। इसमें जज को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सब कुछ क्लियर है। केवल एक निर्देश जारी सर, करना। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे ना सर लोगों की मानसिकता बन गई है कि रिट हम लगाएंगे तो पहले तो 10-15 हज़ार वकील का खर्चा, उसके बाद फिर हमें 2 साल तक का, 4 साल तक का इंतजार। मतलब अगर मैंने व्यक्तिगत देखा सर, जो लोग इन पर्सन रहते हैं, मतलब मुश्किल से 1 महीने, मैक्सिमम 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर वो जो सेकंड अपील के बाद की जो सुनवाई है, वो डिसीजन लेके आ जाते हैं, अपना काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मतलब मैं इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि रिट याचिका प्रस्तुत करना आरटीआई के मैटर में इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल छोटा सा कार्य है। पुराने जो केसेस हैं उनकी स्टडी की जा सकती है, उनके जो नकल है कोर्ट से लेके। मध्य प्रदेश में सर एक चीज़ और अच्छी है कि हम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी जो पुराने केसेस हैं जो डिस्पोज हो चुके हैं, उनकी पूरी नकल प्राप्त कर सकते हैं। तो पिटीशन कैसे बनानी है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत सरल हैं। और अब तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये जो नया एक्ट बने आप ऑनलाइन भी रिट फाइल कर सकते हैं। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ई फाइलिंग भी बहुत आसान है कार्य है। दूसरी चीज़ इसमें ये है सर कि ऊपर से भी ना, मतलब अगर कोई जज, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की स्थिति देख रहा हूँ कि अगर कोई जज आपको परमिशन नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट चाहिए, तो हाई कोर्ट का जज उनको समझाता है, रजिस्ट्रार समझाता है कि इफेक्ट बट नहीं है, 100% जो आपको देना ही है, बट इसमें मतलब कोई सुनवाई करेंगे सब कुछ नहीं करना, आपको देना ही है वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी। तो ये चीज़ें भी जी ये गलतफहमी सब लोगों की, हम लोगों को खत्म की जरूरत है कि हाई कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा आरटीआई के मामले के रिट के निपटारे में। बिल्कुल नहीं लगता है, चंद महीनों में हाई कोर्ट निर्देश देता है कि 3 महीने में आप ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करें या 6 महीने में पूरी करें, या कोई अपील पेंडिंग है सूचना आयोग में वर्षों से सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे लोग भी हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट पक्का निर्देश देता है 1-2 महीने के अंदर कि 3 महीने में से निपटारा कर। हाँ जी, और उसमें बड़ी बेंच नहीं होती, सिंगल जज होता है नॉर्मली, तो तुरंत फैसला जी। जाता है। ये में होता है WBMS, मिसलेनियस केस। सर, इस पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टेट के केस में अगर हम कहीं जाते हैं, मतलब एसआईसी के केस में, किसी मतलब जो भी हो सर, वहाँ तो नोटिस हटाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जो वहाँ के कंसर्न वकील होते हैं, जो अपॉइंटेड एडवोकेट होते हैं, वो भी कई बार वहीं के वहीं मिल जाते हैं, वहीं के वहीं नोटिस की जो तामील होती है वो वहीं के वहीं हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल गवर्नमेंट एडवोकेट को वहीं करा दिया जाता है। हाई कोर्ट में लिस्ट होती है कि सूचना आयोग की तरफ से ये एडवोकेट लिस्टेड है, उनको वहीं नोटिस दे देते हैं। और अब तो ई तामील हो गई है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, फटाफट समन तामील होता है, व्हाट्सएप से, इमेज से, कैसे भी हो सकता है। सर, वैसे एसआईसी की जो एडवोकेट वगैरह मैंने देखा, उन लोग का काम फास्ट रहता है, वहाँ इतना पेंडेंसी नहीं रहती, मतलब वो फास्ट रहता है। बस अब जो इन पर्सन व्यक्ति क्या है, वो इन चीज़ों को अपने जस्टिस से रिक्वेस्ट करके कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, और वो इन पर्सन अगर है तो वो खुद ही सब कुछ कर सकता है। तो ये एक सुझाव है, नित्यानंद जी बहुत कम सुनाई दे रहे हैं आजकल वेबिनार में, इनको लाया जाए और इसी पे केवल रिट याचिका पे एक रखिए कि आदमी खुद ही अपनी रिट याचिका कैसे कर सकता है बिना वकील की सहायता के, और खुद ही पैरवी कैसे कर सकता है। अब ये फाइलिंग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ई पे चला जाए आदमी, तो उसको बता दें कि मेरा ये मैटर है, लिख के ले जाओ, ये आप फाइल कर दीजिए, और ऐसे इसकी फीस है तो फीस जमा करा दो, कोर्ट फीस होगी। तो ये सब हमको समझाएं बहुत सरल तरीके से, कोई भी आदमी कैसे खुद कर सकता है रिट याचिका। तो इसमें बड़े पैमाने पे लोग हाई कोर्ट जाने लगेंगे, जो भी डरते हैं खर्चे की वजह से, और कहाँ वकील ढूंढेंगे। सर, इसमें मैं 2 चीज़ें हैं, इसमें बहुत ईज़ी हैं। पहली चीज़ तो ये कि ई फाइल की जो प्रक्रिया है ना सर, वो संबंधित हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ना ई फाइलिंग का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब यूट्यूब में हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पूरा जो ट्यूटोरियल वीडियो होता है, मतलब उसमें कैसे ई फाइलिंग करना है, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ईज़ी प्रक्रिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम किसी भी जो केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है, उस केस की हम नकल ले सकते हैं, और उस नकल के सहारे हम बहुत आसानी से उस संबंधित जो हमारी पिटीशन है उसको ड्राफ्ट करके किसी से चेक भी करवा देते, थोड़ा सा जानकार है, और सिंपल सी बात है, उसको कोई विशेष फॉर्मेट पता होता तो है, मगर 19-20 चलता है। बस हम ऐसी बातें ना लिखें जो किसी की विरोधाभासी हो, शब्दों का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो इसमें लोगों का प्रबंधन करना चाहिए, प्रचार कर सकते हैं, नित्यानंद जी कर सकते हैं कि कैसे आप आसानी से घर बैठे खुद ही बिना वकील की मदद के रिट फाइल कर सकते हैं और पैरवी भी कर सकते हैं। इस पे एक रखिए कभी भी चर्चा। जी सर, बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, ये प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ जो नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि नोडल डिपार्टमेंट हरियाणा में है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, ये प्रशासनिक सुधार विभाग हरियाणा। तो प्रशासनिक सुधार विभाग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, ये नोडल डिपार्टमेंट है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई इन द स्टेट हरियाणा। जी लगभग 2 बजने वाले हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, मीटिंग समाप्त का समय हो गया है। शिवानंद जी से पूछ लीजिए लंच रेडी हो गया होगा। सर, आज चने की सब्जी बनी है, रोटी बनी है। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सब गुरुजन जो आरटीआई के गुरु हैं सबको हमारा सादर अभिवादन, प्रणाम। सर, गुरु आप लोग हैं सर, मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सभी गुरु हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स भी गुरु हैं, उनसे भी कई टीचर सीखने को मिलती है। आपने देखा होगा शैलेश गांधी जी ने कई बार कहा कि मैं तो इस वेबिनार में सीखने के लिए आता हूँ। तो सर, मैं कहना चाहूँगा सर, आज गुरु पूर्णिमा है। मैंने शुरुआती दिनों में से सुना करता था इस मीटिंग को, और इस मीटिंग से ही मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मतलब मैंने तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सीखा है वीरेंद्र सर, डॉक्टर सर को सुन के, शैलेश सर को सुन के, आपको सुन के। जी। तो और आपको तो शिवानंद जी ने एक अच्छा अवसर दिया है कि कार्यक्रम की एंकरिंग भी एंकरिंग कैसा, ठीक है, मतलब ये चीज़ें अपनी जगह पे लगी रहनी चाहिए, और मतलब अच्छे हैं सोशल में जागरूकता के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही बहुत जरूरी भी है आज की डेट में। मैं हूँ, उसके बाद कई लोग हैं। और आपकी कार्यक्रम संचालन की जो शैली है वो दिन पे दिन
परिमार्जित भी होती जा रही है, अभी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी शुरुआती दिनों से प्रयास करता रहा, मगर बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा हूँ इस तरह से होस्टिंग के प्रोग्राम में, बाकी अब लगा हुआ हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन के लिए सर। दूसरी चीज़ ये भी हो रही है ना कि मुझे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो और मैं कुछ केसेस भी अपने ले जा चुका हूँ, तो मैं सभी सदस्यों के लिए भी कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमें अपने ऑनलाइन मतलब मॉक ट्रायल के लिए सीखने के लिए कि अपने हाईकोर्ट में कैसे हमें आर्गुमेंट करना है। तो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी सदस्यों का आज कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आत्मदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आत्मदीप सर आपसे रिक्वेस्ट रहा करेगी कि अगर 1 बजे के आसपास या पौने 1 के आसपास अगर 15-20 मिनट के लिए अगर आप लोग जुड़ जाए तो हम लोग का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और हम लोग का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अच्छे से बना रहेगा। और सर आपने जो सुझाव दिया है सर, इस पर हम लोग बिल्कुल होमवर्क करेंगे और ताकि हम इसको और आगे प्लान कर सकें। और सदस्यों को और कोई सुझाव है तो बिल्कुल दे सकते हैं नए विषय को लेकर कि हम, और उनके जो व्यक्तिगत कार्य हैं उस पर भी बहुत मतलब उनकी जो दिशा है जिस पर उन्होंने अभी रिसेंट में कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो आरटीआई को लेकर, बिल्कुल शेयर करें। वीरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर को सादर नमन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहते हैं। और मैं वीरेंद्र सर को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सर मैं गूगल में जो जानकारी नहीं मिल पाती है वो आपके पास मिलती है और एकदम टू द पॉइंट मिलती है। ये कमेंट बहुत अच्छा है। और मतलब हमारे लिए तो वीरेंद्र सर एक गूगल तो ले ही है, क्योंकि और सब गुरुओं को कतार में खड़ा करके जनता के सामने लाने वाले शिवानंद गुरु जी को भी जी सर, शिवानंद सर के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म सृजित किया गया है ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है, हवन है सर की तरफ से, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए शिवानंद सर को हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से नमन। उम्मीद करते हैं शिवानंद सर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे और बहुत जल्द ही हमारे सहयोग से, बाकी सदस्यों के सहयोग से मध्य प्रदेश के जो सूचना आयोग है उसमें जो रिक्तियां हैं उसको भरने के लिए भी प्रयास किया जाएगा और रिक्तियां जल्दी ही भरी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवानंद सर आशीर्वचन। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को, वीरेंद्र को और आप सबको, कुलदीप जी, देवेंद्र जी, सब सभी हमारे साथी यहाँ पर